हेलो स्टूडेंट्स। ओम सर, ये कोविड वाला पेपर है। जी हाँ, ये बिल्कुल वही कोविड वाला पेपर है जो पोस्टपोन होते होते 3 अक्टूबर 2021 को जाकर कंप्लीट हुआ था। तो फिर आपको लग रहा होगा कि जब जून का पेपर या मई का पेपर अगर अक्टूबर में हुआ तो उस टाइप के स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम मिला होगा। जी बिल्कुल, ये वही पेपर है और बहुत वायरल भी ये हुआ था। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने इस पेपर के क्वेश्चंस में जो आए थे उनको सॉल्व कर करके भी कई जगह पर इससे क्वेश्चन सर्कुलेट हुए थे। जी ये बिल्कुल सही, ये वही पेपर है। सर, इसके सॉल्यूशन तो मुझे चैट जीपीटी और एआई भी दे सकता है, तो मैं ये वाला वीडियो क्यों देखूं? अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ये जो चैट जीपीटी से आप सॉल्यूशंस ये सब निकालते हैं ना, एक्चुअली दिस इज किलिंग योर रैंक। एक्चुअल में यही हो रहा है। हाफ हार्टेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और उसके बाद आधे अधूरे तरीके से उसका फटाफट से सॉल्यूशन देख लेना। अपने जो अटेम्प्ट है उसको अच्छे से ना करके जल्दी से सॉल्यूशन पर आ जाना, यहीं पर बस हम फंस जाते हैं। जो एक्चुअल लर्निंग होनी चाहिए वो स्टॉप हो जाती है या कम हमारी रह जाती है। इसके लिए मैं आपको एक्चुअल बात यही कहूंगा, गूगल सॉल्यूशन जो आप देखते हैं अगर आपने हाफ हार्टेडली ट्राई किया है तो एक्चुअली दे आर किलिंग योर रैंक। रही बात टीचर्स की, टीचर्स को तो कोई रिप्लेस बेटा कर नहीं सकता। टीचर्स आपको उसका सॉल्यूशन बताते बताते कई बार उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी बताते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था। समझ गए? वो सोचना, या हमारे पास दो अप्रोचेस हैं तो क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम भी चल रहा होता है तो कौन सी अप्रोच को फॉलो करना। जैसे जेई एडवांस का पेपर तो इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर इंटरमिक्सिंग होती है, कैलकुलस के साथ अलजेब्रा मिक्स होता है, अलजेब्रा के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत अच्छे से इस पेपर के अंदर भी हुआ है। एक टीचर आपको कई जगह पर इस जगह पर गाइड आपको अच्छे से करेगा कि कैसे आपको ये सोचना है। स्पेशली जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशन आपके पास आ गया, सॉल्यूशंस आ गए तब तो बात ठीक है, लेकिन समझाना उसको इसका ये मीनिंग निकल कर आता है, इस लाइन का मतलब ये है, तो वो जो अंडरलाइन कर करके टीचर आपको समझाता है वही लर्निंग है। वरना क्या होता है, सॉल्यूशन सामने है तो वहां तो हमें दिखता है लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। ये जो गैप है ना नॉलेज का और मार्क्स का, उसको फिल करने के लिए यू एक्चुअली नीड अ ट्रू टीचर जो आपके लिए पहुंचाए। तो आपके सॉल्यूशंस तो मिल जाएंगे वहां से, लेकिन उसमें सीखने की लर्निंग अगर मैक्सिमाइज करनी है तो वो आपको इन सॉल्यूशन से देखने को जरूर मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछ लो। अच्छा सर, ये पेपर तो आईआईटी खड़गपुर वालों ने बनाया था, तो इसमें मैथ तो बहुत टफ आई होगी। हाँ, आईआईटी खड़गपुर वालों ने पेपर बनाया था तो मैथ्स जो है वो मतलब मॉडरेट से लेंदी वाले पार्ट पर ही रहा है। तो बिल्कुल हम उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे मैंने बीच में बोला कि इंटरमिक्सिंग ऑफ जो मैथमेटिक्स के लिए जाना जाता है कि अलजेब्रा कैलकुलस के साथ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा के साथ है, वो सब यहाँ पर था। लेकिन साथ ही साथ में अगर हम देखें तो कई ऐसी टॉपिक्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी के कई क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछे गए थे जिसको स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ कर जाते हैं। जब आप इस पूरे पेपर को एक गो में देखेंगे, वन गो में देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें हर चैप्टर को ऑलमोस्ट जो सिलेबस है उसको क्लोज टू 90% तो कवर करके जाना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन से चैप्टर से इजी क्वेश्चन हमारे लिए निकल के आ जाए या कब कौन से चैप्टर से हमारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आपका फेवरेट चैप्टर हो, लेकिन अगर उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनकर आ गया तो फिर हमारे लिए फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। इसी वीडियो सॉल्यूशंस में आपको मैं एक कंपैरिजन और यहां बताऊंगा कि उस टाइम के जो एक्चुअल स्टूडेंट्स थे उनका रियल डेटा एनालिसिस जो होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया परसेंटेज वाइज भी, और उनका एक्चुअल में जो नंबर था उसके कंपैरिजन में भी, हर क्वेश्चन का डेटा आपको कंपैरिजन में साथ के साथ मिलने वाला है ताकि आप एक खुद का एक एक्चुअल एनालिसिस कर सके। एक यहाँ पर वार्निंग है, वार्निंग सही बोला मैंने, वार्निंग है, सॉल्यूशंस तभी देखिएगा जब आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया हो। सर अच्छे से अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि आपको उसकी थ्योरी आती है और आपने मिनिमम 10 मिनट तक उसको अप्लाई कर लिया है और आपसे ही आधा सवाल हुआ है या बिल्कुल नहीं हुआ है या आप कहीं लास्ट में जाके आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। मार्क्स तभी मिलते हैं जब हम आंसर तक पहुंचते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए जब तक फुल्ली अटेम्प्ट अच्छे से नहीं हुआ सॉल्यूशन नहीं देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है। और एक एडवाइस भी आप लोगों को मेरी तरफ से है, कोई क्वेश्चन आपसे ना हो तो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी लर्निंग वाले प्रोसेस में हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और आगे आने वाले जो दिन हैं हमारे पास जेई की प्रिपरेशन में उनके अंदर अप्लाई करेंगे और बाउंस बैक करेंगे। ठीक है, यही हमें सोचना है। जो भी क्वेश्चंस में हमसे बैच सॉल्यूशन जो है और आपने जो सॉल्व किया है उसमें जो गैप है, चाहे वो कॉन्सेप्ट का गैप हो
कैलकुलेशन का गैप हो या कोई कॉन्सेप्ट आपने गलत लगा दिया हो, लेनियर अप्रोच लगा दी हो, तो सॉल्यूशन आंसर सबसे आते हैं, लेकिन हमें स्मार्ट तरीके ढूंढने हैं, अच्छे तरीके ढूंढने हैं, उस क्वेश्चन को डिकोड करना सीखना है, वो एक टीचर ही आपको सिखाएगा। ठीक है, उस सब के अगर आप सोचेंगे तो आपकी जो लर्निंग है कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत स्ट्रांग रहेगी और आपके अच्छे चांसेस रहेंगे। याद रखिएगा, सॉल्यूशन से के बाद जो लर्निंग आपको मिलेगी उसी से आपके मार्क्स आने वाले हैं एक्चुअल एग्जाम में, वो एक आपको टीचर दे सकता है। तो फटाफट से इस पेपर को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए और इन सॉल्यूशंस को अपनी लर्निंग स्ट्रांग करने के लिए कंटिन्यू कीजिए। नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस जे एडवांस 2021 पेपर 1। उसका एक क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले ये देख लेते हैं उस टाइम पे किस मार्किंग स्कीम के साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था एंड व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम ऑल ओवर द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर जे एडवांस 2021। दिस डेटा इज़ रिलीज बाय जेई एडवांस, जो पेपर सेटर्स होते हैं जो भी IITs को कंडक्ट करवाती हैं उस टाइम के, तो वहाँ पर हमेशा आफ्टर द एग्जामिनेशन दिस डेटा गेट रिलीज्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो पढ़ सकते हैं। 15.11% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। मार्किंग के अकॉर्डिंग उनको +3 मिला होगा एंड दैट नंबर इज़ 21,404। वहीं पर अगर हम देखें, बिकॉज देयर इज़ अ -1 मार्किंग, तो यहाँ पर 38% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको -1 मिला होगा, इन्हें मिला होगा +3, और 46% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा भी क्वेश्चन है। कंसिडर अ ट्राइंगल हुज टू साइड लाई ऑन अ एक्स एक्सिस एंड द लाइन x + y इज इक्वल टू 1। एक लाइन और गिवन है। इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 1,1, दे आर आस्किंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंटर्स होते हैं स्पेशल वाले, उन सब के बीच में रिलेशंस हमें पता होना चाहिए, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। सर्कम सेंटर की यहाँ पर निकालना होगा क्योंकि सर्कम सर्कल की बात हो गई है, ऑर्थो सेंटर गिवन है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। कंसिडर अ ट्राइंगल, ठीक है, एग्जैक्ट एंगल इस डायग्राम इसका क्या बनेगा वो तो क्योंकि हमें सारे वर्टिसेस पता नहीं है, पर जितनी बातें अभी अगर हमें मालूम है उसके हिसाब से अगर इसको बनाएं, सो देयर इज़ अ लाइन x + y + 1। ये आप जानते हैं ये लाइन बन जाएगा अपने पास x + y इज इक्वल टू -1। तो इसके दोनों इंटरसेप्ट अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बनना चाहिए। एंड ऑर्थो सेंटर जो है वो 1,1 ये यहाँ पर है, बाहर है। एंड देयर टू साइड इज एक साइड इसकी एक्स एक्सिस भी है, सो वी आर कॉलिंग दिस एज ए, और यहाँ पर भी एक एक्स एक्सिस है, पर भी एक पॉइंट आएगा बी, एंड देयर इज सम पॉइंट सी एज वेल। तो यहाँ से एक सी पॉइंट भी अपने पास होगा। ऑर्थो सेंटर ऊपर की साइड है इसका, ये एक्स एक्सिस है। सो बिकॉज ऑफ दिस लाइन x + y + 1 इक्वल टू 0, y को 0 करोगे तो x a के कोऑर्डिनेट आपके पास है -1,0 आते हैं। लेट्स से दिस इज सम पॉइंट β,0, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, अब ये क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ऑर्थो सेंटर है तो एक बात मुझे समझाइएगा। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, ऑल्टीट्यूड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम सिंपल सा भाषा में आपको समझाना चाहें, दीज आर द ऑल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, ये है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। जब इसकी एक साइड ये है और ये पॉइंट अगर 1,1 है, इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा हमें से दिख रहा है कि ट्राइंगल के बाहर चला गया है। होता क्या है, व्हेन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल देन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर बोथ लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी तो हम एक रफ डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं, फिर इसका एक्चुअल डायग्राम क्या है वो भी हम सीखेंगे। एक साइड अगर इसकी एक्स एक्सिस है तो जो परपेंडिकुलर वाली जो साइड इसकी आने वाली है, जो परपेंडिकुलर साइड जो होगी जिसके 90 डिग्री पर रहने वाला है, वो कैसा होगा, वन साइड इज एक्स एक्सिस देन परपेंडिकुलर साइड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है देन दिस इज गोइंग टू बी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर ये 1,1 से पास हो गया है
तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी पता चल गई कितनी है, 1 है। अब अगर अल्फ़ा 1 है तो सी पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, तो आप यहाँ से y कोऑर्डिनेट भी इसका निकाल पाएंगे, इट इज़ -2। सो द पॉइंट C इज़ नोन टू अस 1, -2, जो कि 4th क्वाड्रेंट पे दिख रहा है हमें, है ना। अब क्या हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ से निकाला, एक पॉइंट यहाँ से निकाला। अब ये बी वाला पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर है। अब क्या होगा, B वाला जो पॉइंट है सामने वाली साइड है, इससे परपेंडिकुलर आएगा, और B से H को जो मिलाएंगे, जो इसे दिखने में हमें यहाँ लग नहीं रहा है, पर सोचिए, इफ़ इट इज़ अ A, इट इज़ अ B, इट इज़ अ C, तो क्या हुआ होगा, अब जो BH होगा वो सामने वाली जो साइड है AC, तो AC का स्लोप कितना है वो पहले हम देख लेते हैं। AC का जो स्लोप है अपने पास से वो -1 है, ठीक है। तो जो BH का स्लोप होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थो सेंटर अगर वर्टेक्स से इसको मिलाएंगे, एक्चुअल डायग्राम भी मैं इसका बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, एक बार वर्टेक्स आ जाए फिर हम बात करेंगे। सो BH के परपेंडिकुलर होगा, अगर AC का स्लोप -1 है तो इससे जो मिलाने वाला परपेंडिकुलर बनने वाला है, इट इज़ 1, ठीक है। और इसके आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, 1, 0 एंड इट इज़ 1 - बीटा। So we are having the beta as 0. So guys, we got the second this point as well. It is origin. चलिए अब सारे पॉइंट्स आ गए, एक्चुअल डायग्राम बना के देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स प्लॉट द एक्चुअल डायग्राम। क्या हमसे पूछा जा रहा है, there is a one point here, it is -1, 0, एक पॉइंट यहाँ पर भी है, C पॉइंट, 1, -2, एंड ये जो पॉइंट हमारे पास आया B, इट इज़ अ ओरिजिन, दिस इज़ B। तो ये जो ट्राइंगल है, जैसा मैं बोल रहा था आपको, ये एंगल कैसा होगा, 90 से ज़्यादा होगा। दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन 90, तो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, दैट्स वाई इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्राइंगल के बाहर की साइड यहाँ पर लाई कर रहा है, जो कि इस लाइन पर है, यहाँ पर है इसका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से बात बनती है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर भी इधर ही आने वाला है इसका, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ऑर्थो सेंटर बाहर की साइड जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑर्थो सेंटर इज नोन टू अस, ऑर्थो सेंटर ऑलरेडी वाज गिवन, 3 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ऑर्थो सेंटर गिवन है, तीनों ट्राइंगल के वर्टेक्स हमारे पास पता हो तो हमें सेंट्रोइड हमें मालूम होता है, फिर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, 1 + 0 + 1/3 and it is 0 + 0 - 2/3. So the centroid is known to us, this is as 0, -2/3. सर्कम सर्कल चाहिए, इस ट्राइंगल के बाहर से पास होने वाला सर्कल चाहिए, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका सेंटर भी बाहर ही लाई करेगा इस ट्राइंगल के। अब यहाँ से हमें निकालना है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर के लिए क्या होता है, देयर इज अ प्रॉपर्टी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, बहुत फेमस है। इस क्वेश्चन को करने की और भी मल्टीपल अप्रोचेस है ना। यहाँ पर सेंटर सर्कम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है, एंड दिस डिवाइड्स दिस इनटू 2:1। ये हमें निकालना है। लेट्स अज्यूम दिस एज x0, y0। ऑर्थो सेंटर हमें मालूम है 1, 1 है, ये हमें पता है 0, -2/3। सर इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, मेरा काम आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताना नहीं है, कॉन्सेप्ट या कोई बात है तो वो भी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ये हमेशा याद रखना, कन्फ्यूज़न होता है सर्कम सेंटर किधर है, ऑर्थो सेंटर किधर है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। आपको यहाँ पर सर दिख रहा है CIR, तो आप बस यू जस्ट रिमेंबर माय नेम, ओम सर, ठीक है। तो दिस सर विल स्टैंड फॉर सर्कम सेंटर, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, ये भी आपको याद रहेगा, O से ऑर्थो सेंटर बना दोगे आप। अच्छा, सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। सो M स्टैंड्स फॉर मीडियंस, और मीडियन से क्या मिलकर बनता है, सेंट्रॉइड मिलकर बनता है। फॉर्मूला कैसे मिलाओगे, ये एक साइड आ गया है, ये एक तरफ है, सो इट इज़ 2:1, ठीक है।
तो अगर आपको कोई और तरकीब याद हो तो आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे इजी, कभी कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे नाम में पीछे सर बोलते हो आप लोग मुझे, तो सरकम सेंटर से सर हो गया, CIR, वैसे एक्चुअल में SIR होता है, तो सरकम सेंटर पीछे रहेगा। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि इधर ऑर्थो सेंटर होगा इधर सरकम सेंटर होगा। बीच में है जो मेरे नाम में M आता है, तो M स्टैंड्स फॉर मीडियन, मीडियंस के मिलने से क्या बनता है, सेंट्रॉइड। तो OM 2 अल्फ़ाबेट्स इधर है, वी आर राइटिंग दिस एज 2:1। अब बस ये तो मजाक की बात थी, आपको किसी और तरीके से याद हो तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता हो दे कैन यूज़ दिस, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2:1 का फॉर्मूला अगर हम लगाने जाएं तो आप देखिएगा 2x0 + 1 अपॉन 2 + 3 देन 2y0 + 1 अपॉन 2 + 1 एंड इट इज़ गिवन एज 0, -2/3. So let's solve this one. x0 + 1 is 0. We are having x0 as -½ and 2y0 + 1 divided by 3 is -2/3 and the y0 is coming as -3/2. So we are aware of circumcenter, which is the center of circumcircle is coming as -½ -3/2. So now we are aware of the triangle के जो बाहर वाला सर्कल है, this is circumcircle, ठीक है। तो ये सेंटर हमें मालूम है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल, सर रेडियस का भी मालूम नहीं चला। रेडियस में एक पॉइंट इसका ओरिजिन आया था, देयर वाज अ 1 पॉइंट ओरिजिन एंड द अदर पॉइंट वाज -1, 0 and there were one more point, है ना, 1, -2. So for the circumcircle center is already known to us. We can write x distance formula लगा देंगे and radius is going to be, origin से distance निकाल दो इसकी, okay. So we get the circle exactly, x² + x + 1/4, it is y² + 9/4 and plus 3y, it is 1/4 plus 9/4. As it is passing through the origin, constant term is going to be 0. So this is what we are getting, okay, and that is the B is the answer. So we mark B as an answer. मैं पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ वापस से and we will discuss the other approaches also to solve this particular question. एक एक्स एक्सिस एक साइड इट इज़ ऑलरेडी गिवन, देयर इज अ लाइन। एक्स एक्सिस को जहाँ मिलता है पॉइंट वाज नोन, एक्स एक्सिस पर दूसरा पॉइंट अज्यूम किया। ऑर्थो सेंटर जो है हमारे पास, थोड़ा सा भी रफ जैसा डायग्राम बनाने की कोशिश की, लोकेट किया, हालांकि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज लाइन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1,1 से पास होगा तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पर जब हम एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे इस लाइन की वजह से वाई पॉइंट आ जाएगा, नोन आ गया। एक वर्टेक्स बचा है अपने पास, वो एक्स एक्सिस पर है। तो जो ऑर्थो सेंटर से हम इसको जब मिलाएंगे, ठीक है, सो दिस पॉइंट शुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, जो बी के सामने वाली साइड होगी। बी के सामने वाली साइड AC है, आप इस वाले डायग्राम से देख लीजिए, AC और BS जो है परपेंडिकुलर होंगे। ये एक्यूट एंगल बनाया इसलिए अंदर दिख रहा है, ऑप्टो इसमें थोड़ा सा समझने में लगता है, पर हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब था तो हमने बनाया। जब बात डायग्राम की आएगी तो मैंने एक्चुअल डायग्राम भी आपको यहाँ पर बनाकर बता रखा है। तो BH का जो स्लोप है दैट इज़ 1/1 - बीटा, और इसका स्लोप -1 है तो परपेंडिकुलर का स्लोप आ जाएगा 1, यहाँ से बीटा आया 0। तो एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ नहीं है, क्योंकि हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे कि यही एक्स 0 ओरिजिन आएगा, वो कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स हमने कंफर्म किया। सो दिस पॉइंट इज़ हियर। सो नाउ द एक्चुअल डायग्राम इज़ लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट यहाँ है तो ये 90 से ज़्यादा रोटेट होगा, इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसीलिए ऑर्थो सेंटर बाहर जा रहा है। और एक्चुअल में क्या हुआ होगा, इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, AB साइड पे परपेंडिकुलर ऐसे जाके मिलेगा, दिस इज़ 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री है, ये यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्थो सेंटर आ गया है, और हमारा ऑर्थो सेंटर तो गिवन था, हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट्स आने के बाद हमारे पास 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो।
दूसरा तरीका बता रहे, एक जनरल सर्कल की इक्वेशन मान ली, 3 पॉइंट आपको पता है, आप उनसे सेटिस्फाई कर करके जी एफ और सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर सेंट्रोइड निकाल कर, सर ऑर्थो सेंटर पता था तो सरकम सेंटर निकालने की कोशिश की, क्योंकि सरकम सेंटर उसके सेंटर हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो बस एक सेक्शन फॉर्मूला में लगाना पड़ा, जिससे 2:1 से हम इसके अंदर सेंटर, हमारे पास सरकम सेंटर आ गया। सरकम सेंटर आ गया, सरकम सेंटर इज़ द सेंटर ऑफ सरकम सर्कल। फिर हमें बस रेडियस की बात थी, और ये सर्कल में तीनों वर्टेक्स हमें पता है, आसान वाला ले लिया 0 0, डिस्टेंस फार्मूला वहाँ लगा दिया, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, वी आर गेटिंग द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल। एक और प्रॉपर्टीज हम इसको कर सकते हैं, इफ़ यू टेक इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड इट लाइज ऑन सरकम सर्कल, वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को बनाने की वेरीफाई कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ ऑप्शंस को वेरीफाई करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, बट आई एम अगेन रिपीटिंग इट, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विद रिस्पेक्ट टू एनी साइड लाइज ऑन सरकम सर्कल। ठीक है, तो जैसे एक आपके पास से यहाँ पर एक साइड आपकी एक्स एक्सिस है, ऑर्थो सेंटर 1,1 है, तो फिर इसका इमेज क्या बना एक्स एक्सिस के अबाउट 1,-1, तो 1,-1 सरकम सर्कल पे लाई करेगा। ऐसे करके आप ऑप्शंस को यहाँ पर डिकोड करके देख सकते हैं। जैसे 1,-1 है, तो चलिए चेक करके देख लेते हैं, इसका जो इमेज आएगा वो 1,-1 आएगा अबाउट द एक्स एक्सिस। चेक करके देखना है इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 1 + 1 + 1 एंड -3, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखो, फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 1 + 1 + 1 एंड -1, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ रख के देखिए 1 + 1 -3 -1, चेक कर लीजिए इसको, 1 1 -3 -1, दिस इज नॉट कमिंग 0, दिस इज ऑल्सो नॉट 0। ये वाला चेक कीजिए 1 1 -2 -1। ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ भी करने की, इतने सारे तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सीधा सा कॉन्सेप्ट, इफ़ वी टेक इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड दैट लाइज ऑन सरकम सर्कल, सो 1,1 by explicitly given to us, one side is already known to us, that is x axis। x axis के रिस्पेक्ट में 1,1 यहाँ ऊपर होता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज अगर लेते हैं तो वो 1,-1 आएगा, तो सरकम सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ये SCQ फॉर्मेट में पूछा गया है, तो हम इसकी इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा रहे हैं इसको 1,-1 को। और उसको सेटिस्फाई करने जब जाते हैं तो ये ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करते हैं। बी ऑप्शन मार्क करके हम आगे निकल सकते हैं। विद इन 20 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज वी आर हियर फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट, so I am teaching you all the detailed concept how we can exactly get the equation of the circle. Got it guys? और कोई पॉइंट से वेरीफाई करके देख सकते हो आप, मैंने सारे डेटा सही लिखा है। इट इज़ 3 2 आ रहा है यहाँ से, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। 1 1 -2 बन रहा है यहाँ से, यह भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, करेक्ट बात है हाँ। और 1 1 आई एम गेटिंग -3, देन इट इज़ -1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। गॉट इट? वी आर हियर टू डिस्कस एक क्वेश्चन जो JEE एडवांस 2022 में आया है पेपर 1 के अंदर, जो कि स्ट्रेट लाइन का कंस्ट्रक्शन, एक रीजन का कंस्ट्रक्शन है जहाँ पर मेजरली जो कर्व्स हैं वो स्ट्रेट लाइन जैसे हैं, और उसका एरिया हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसा कितने स्टूडेंट्स हैं इसको सही किया था, जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने JEE का पेपर दिया था उस टाइम पर 2021 पेपर 1 के अंदर। पहली बात तो ये SCQ के अंदर पूछा गया था +3 और -1 की निगेटिव मार्किंग थी, तो हम देख सकते हैं 26% 0.41 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था, दे गॉट +3, और 30% इससे ज़्यादा परसेंट स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया था, और यहाँ पर 43% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को किया ही नहीं। सोचिए स्ट्रेट लाइन का टॉपिक हो और बच्चों ने एग्ज़ाम में उसको सॉल्व नहीं किया हो, तो सोचिए उनकी एक्चुअल में JEE की प्रिपरेशन कैसी रही होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर रीजंस बनाने को बोला है कि 0 से 9/4, y की वैल्यू 0 से 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y, x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 करके हम एक डेटा लिखा हुआ है। आइए इसको फॉर्मुलेट करते हैं, और किन किन चीज़ों को सॉल्व करना है पहले वो देख लेते हैं। एक लाइन x = 3y है, और एक लाइन दिख रही है x + y = 2 है। तो पहले यहाँ से 3y + y का वैल्यू 2 रख लेते हैं, y का वैल्यू आपके पास से 1/2 आता है,
तो आपके पास से x का वैल्यू भी 3/2 आता है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया। आइए प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। एक लाइन है आपके पास से, दिस इज x इक्वल टू 0 एंड इट इज़ x इक्वल टू 9/4, और यहाँ पर ये है y इक्वल टू 0 एंड देयर इज़ अ लाइन y इक्वल टू 1। तो पहला वाला बना लिया, 0 से 9/4 के बीच में आना चाहिए, दिस इज ओरिजिन। दूसरा बनाया y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के बीच में। थर्ड वाले की बात करते हैं, जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू x/3। तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी। तो आपको देखना है कि जब x की वैल्यू 9/4 होता है तो y की वैल्यू 3/4 आएगी जब इसको कट करेगा। सो मैं यहाँ रखूँगा 9/4, 3 से कट होगा 3/4, 3/4 की वैल्यू 1 से कम होती है तो यहाँ रह जाएगा। तो ये लाइन आएगा इधर से, यहाँ आके कट करेगा एंड दिस पॉइंट इज 9/4, 3/4। ठीक है, देयर इज वन मोर लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। तो ये 9/4 से 9/4 होता है ग्रेटर देन 2 होता है, 8/4 होता तो 2 बनता, 9/4 है। तो यहाँ पर कहीं पर ये 2 होगा एंड यहाँ पर 1 है तो ऊपर कहीं पर 2 होगा। तो एक लाइन यहाँ से आते हुए इसको ऐसे आके कट कर जाएगा। सो दिस पॉइंट इज़ 2, 0 एंड दिस पॉइंट इज़ 0, 2, और इन दोनों की जहाँ मुलाकात हुई है वो वाला पॉइंट हम पहले ही निकाल चुके हैं। दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ 3/2, 1/2। अभी हमें रीजन्स निकालने हैं, वो देखिएगा हम चाहते क्या है वो देखिए। वहाँ पर हमें चाहिए x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी ये जो लाइन हमने बनाई है x प्लस वाई इक्वल टू 2 ग्रेटर चाहिए। ओरिजिन यहाँ पर आता है इस लाइन के रेस्पेक्ट में 0, 0 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ओरिजिन के दूसरे साइड वाला रीजन चाहिए। इट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर कि इस लाइन के ऊपर वाला रीजन बनाया जाए। ठीक, ध्यान रखना है। और इस वाली लाइन की बात करते हैं, ये लाइन है अपने पास, हम चाहते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y बने। आप इस वाले पॉइंट से ही चेक कर लीजिए 2, 0 इसको सेटिस्फाई करता है क्या करता है। तो इस लाइन के नीचे वाला रीजन हमको चाहिए, इस लाइन के नीचे वाला रीजन हमको चाहिए। तो एक्चुअल रीजन कौन सा है, 0 से लेके 9/4, y की वैल्यू 0 से 1, इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज दिस। आराम से आप डबल श्योर हो जाइए क्या यही वो एरिया है। तो आप देखेंगे ये है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y, यहाँ वाला पॉइंट भी आपको पता है तो देख ही लिया। 2, 0 भी इसको सेटिस्फाई करता है, 9/4, 0 भी सेटिस्फाई करता है, यानी इस वाले रीजन की बात हो रही है। इस लाइन के ऊपर वाला 0 से लेके 1x/9/4 के बीच में और ये भी हाइट के बीच में। सो दिस रेड रीजन वी आर लुकिंग फॉर कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। अब सोचिए रेड वाले रीजन को अगर आप निकालना चाहते हो तो एक काम कीजिए, इस बड़े ट्राइंगल में से ये छोटा वाला ट्राइंगल घटा देते हैं। इस बड़े ट्राइंगल में से ये छोटा वाला ट्राइंगल हम हटा देते हैं, सबके नाम रख देते हैं। लेट्स कॉल दिस वन एज A, इट इज़ B, इट इज़ C एंड इट इज़ D। सो द रिक्वायर्ड एरिया अगर हम बनाना चाहें सो इट इज़ ट्राइंगल OBC माइनस ट्राइंगल OAD। OBC के एरिया में से OAD का एरिया हटा देंगे। अब OBC का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है OB का, बेस है अपने पास 9/4, दिस इज द बेस, और इसकी हाइट क्या होगी, दिस इज द हाइट 3/4, माइनस OAD का निकालना, बेस कितना है इसका OA लेंथ आपके पास से 2 आती है और इसकी हाइट कितनी है, ये है इसकी हाइट। इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा, इसका y कोऑर्डिनेट है 1/2। यहाँ पे आपके पास से 27 आता है, 32 आता है और ये 1/2 आपके पास से आएगा। दिस इज 16/32। तो यहाँ से अगर आप इसको बनाएंगे सो वी आर गेटिंग 11/32 एज एन आंसर। सो विल मार्क A एज एन आंसर। आप सोचिए लाइंस का कंस्ट्रक्शन एक 10th क्लास का बच्चा सीख जाता है। ये JEE एडवांस के अंदर पूछा है, बहुत ज़्यादा नहीं, रिसेंट टाइम में पूछा हुआ है। और इसको जब हम देखते हैं पूरे देश में तो कितने सारे स्टूडेंट्स ने इसको किया ही नहीं, ओनली 26% स्टूडेंट है। सो मैं तो ये भी कहूँगा उसके अंदर भी थोड़े बहुत तुक्के वाले बच्चे ज़रूर होंगे। 43% ने इस क्वेश्चन छोड़ दिया।
कितनी सरप्राइजिंग बात है। और 30% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत तरीके से अटेम्प्ट किया, -1 लेकर गए। कंस्ट्रक्शंस लाइंस का तो सोचिए फिर इलिप्स और हाइपरबोला उनके कैसे चैप्टर्स बने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2021 का एक ब्रिलियंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर लेट द सेट E1 1 2 3 F1 set formed by 1 3 4 and G1 2 3 4 5. Two elements are chosen at random without replacement from the set E1 and let S1 denote the set of these chosen elements. Let E2 is equal to E1 minus S1, F2 is equal to F1 union S1. Now two elements are chosen at random without replacement from the set F2. Let S2 denote the set of these chosen elements. मतलब पढ़ने में इतनी ज्यादा लैंग्वेज है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए तो या तो यही सॉल्व होगा या फिर पूरा पेपर सॉल्व होगा। चलिए, क्या जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को कोई टेस्टिमनी करता है? क्या उस टाइम के स्टूडेंट्स इस बारे में एग्री करते हैं? इसका एनालिसिस हम उस साल की जो जेई की रिपोर्ट थी उससे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जिस सेक्शन में ये क्वेश्चन जिस सेक्शन में पूछा गया था स्टूडेंट्स, तो अगर आप ध्यान दें +3 का फुल मार्क्स पर था और नेगेटिव मार्किंग -1 की यहाँ पर थी। उस टाइम के स्टूडेंट्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं। करेक्ट स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था वो थे 7.93। नंबर वाइज बात करें तो 11,242। आपको पता है हर साल जेई एडवांस तकरीबन इतने ही बच्चे हैं जो आईआईटीएन बनते हैं, इससे डबल मान लीजिए रैंक वहां तक लेकर आते हैं। तो उन सब ने इस सवाल को सही किया था। तो क्या ये श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि जो 11,000 है उन सब की मैथ्स बहुत अच्छी होगी? ये मान के चलिए कि 50,000 बच्चों या 30,000 तक के स्टूडेंट्स की मैथ्स बहुत अच्छी होगी, पर वो सभी सेलेक्ट हो जाए ऐसा नहीं है। जेई के एग्जाम में वो क्वालिफाई करता है जिसके तीनों सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, जो तीनों की मिनिमम एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं। गलत कितने लोगों का हुआ? गलत अगर हम देखें 23% स्टूडेंट्स का है, -1 लेकर गए हैं। जो नंबर हमारे पास है 33,126। नॉट अटेम्प्टेड 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। 70% के स्टूडेंट्स ऐसे 68.69 जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। ये बहुत ज्यादा सर्च करने वाला क्वेश्चन है इंटरनेट के ऊपर 2021 का। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बनाना, सोचना, टाइम के अंदर बनाना टाइम टेकिंग है, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, सेट्स के ऊपर है, दो एलिमेंट चूज कर रहे हैं, फिर नए सेट्स बना रहे हैं, डिपेंडेंसी इनकी आपस में बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन के लिए शुरुआत करते हैं। कंसीडर 3 सेट्स E1, अपने पास है 1 2 3, F1 है 1 3 4, G1 है 2 3 4 5। Two elements are chosen randomly without replacement from E1 and let S1 denote the set of these chosen elements। ठीक है, E1 जो अपने पास सेट दिया गया है 1 2 3, यहां से दो एलिमेंट चूज किए जाते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट चूज किए जाते हैं S1 denote the set of these chosen elements। S1 इसके लिए ही बनाया गया सेट है, तो इसको हम बना भी लेते हैं यहाँ पर कि E1 सेट हमारे पास दिया गया है, ये है 1 2 3। ठीक, S1 सेट इसमें से दो एलिमेंट लेकर हम बनाएंगे। ठीक है, तो दो एलिमेंट कैसे ले सकते हैं? 1 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं। आगे थोड़ा और एक बार डिस्कस करेंगे फिर। तो S1 जो दो एलिमेंट पिक करेंगे, तो यहां तक क्लियर हो गया। E2 क्या है उसको समझिए। E2 लिखा हुआ है E1 माइनस S1। इस लाइन का क्या मतलब? E2 क्या बनेगा? E2 इज E1 माइनस S1, यानी जो दो एलिमेंट हमने E1 में से पिक किए होंगे उसको E1 से हटाने के बाद जो बचता है वो E2 है अपने पास। ठीक है, तो यानी ये हम कह सकते हैं यहां से कि E1 जो है वो क्या है? वो E2 यूनियन S1 है। अगर E2 में S1 का यूनियन लेंगे तो वापस से E1 आ जाएगा। ओके, F2 एक सेट है जो बनाया गया है कैसे? F1 को S1 के साथ ऐड करके जब इसमें से दो एलिमेंट पिक किए जाएंगे तो S1 सेट होगा, वो S1 सेट को इस F1 सेट के साथ यूनियन लिया जाता है। ओके, और उसके बाद जो सेट बनता है उसका नाम रखा गया है F2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो सेट है तो डिपेंड करता है कि हमने यहां से 1 2 पिक किया, 1 3 पिक किया या 2 3 पिक किया। तो जो F2 वाला सेट है ये फिक्स नहीं आएगा, ये चेंज होगा बार बार, है ना। ये डिपेंड करता है कि हमने S1 के अंदर कौन से दो एलिमेंट पिक किए। नाउ टू एलिमेंट्स आर चोजन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर से फ्रॉम द सेट F2। तो जो नया सेट F2 बना है
उसमें से दो नंबर फिर से पिक किए जाते हैं और उससे S2 बनाया जाता है। सो नाउ S2 डिनोट द सेट ऑफ दीज चोजन नंबर्स। तो E1 से जो दो नंबर्स पिक किए हैं उसको S1 बोला है, F2 से जो दो नंबर्स पिक किए हैं उनको S2 बोला है। आगे चलते हैं, फिर है हमारे पास G2 कैसे बनाया गया है? जो G1 हमारे पास सेट है, G1 सेट कहाँ है? ये रहा 2 3 4 5। तो जो दो नंबर्स पिक किए ये G1 के अंदर जाकर ऐड किए जाते हैं तो फिर नया सेट बनता है G2। ठीक है, तो अब तक दो बार दो नंबर्स पिक किए गए हैं। पहले E1 सेट से दो नंबर पिक किए गए, उसको बोला गया S1 सेट। S1 को फिर जाके मैच किया गया, F1 के साथ मिक्स किया गया तो F2 बना। उस F2 से दो नंबर्स पिक किए गए, उनको बोला S2, और वह S2 जाके ऐड हुए हैं G1 में, और जो नया सेट बना वो बना है G2। ठीक है, तो दो बार दो नंबर्स निकाल चुके हैं, एक बार S1 बोला गया है, एक बार S2 बोला गया है। अब क्या होता है? फाइनली टू एलिमेंट्स आर चोजन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम G2 from the set G2, let S3 denote the these numbers। अच्छा, S3 अब इस नंबर को बोला जाता है। तो जो S2 नंबर्स F2 से निकाले थे वो जाके G1 में ऐड हुए तो नया सेट बना G2। अब इस G2 से दो नंबर्स पिक करके नया सेट बनाया जा रहा है, दैट इज S3। ठीक है, S3 बनाया जाता है। S3 के बारे में क्या पता है वो सुनिए। S3 है, ये दिया हुआ है कि हमारे पास S3 लिखा गया है कि E3 इज इक्वल टू E2 यूनियन S3। ये डेटा अपने पास है कि जो E3 है वो E2 और S3 जो थर्ड टाइम में निकाले गए हैं दो एलिमेंट, उसका सेट E2 के साथ जब यूनियन लिया जाता है तब ये वाला सेट गिवन है। और क्या पता है? गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E3। गिवन है E1 इज इक्वल टू E3। अब आप समझिए, E1 यहां भी लिखा है, E3 यहां भी लिखा है। E1 का मतलब हो गया E2 यूनियन S1 और यह है E2 यूनियन S3। E2 यूनियन S1 और E2 यूनियन S3। आपको पता है S1 फर्स्ट टाइम में दो एलिमेंट निकाले गए हैं, S2 सेकंड टाइम में F2 से निकाले गए दो एलिमेंट से, और S3 G2 में से दो एलिमेंट निकाले गए हैं। तो यहां पर देखा जाए कि अगर ये रिलेशन है तो हमारे पास एक डेटा पता चल गया कि S1 और S3 सेम आएंगे। यानी फर्स्ट टाइम जो दो एलिमेंट्स हमने पिक किए हैं वो S1 है, और जो थर्ड टाइम पिक कर रहे हैं S3 वो दोनों सेम आएंगे, क्योंकि एक कंडीशन गिवन दैट है E1 इक्वल टू E3। तो यहां से हमारे पास ये कंक्लूजन आ चुका है कि S1 इज इक्वल टू S3। यानी फर्स्ट टाइम के दो एलिमेंट वही हैं जो लास्ट में थर्ड टाइम हम चूज करने वाले हैं उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब इतना कंफ्यूजन जब एग्जाम में होता है तो टाइम भी कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है पैरेलली, और जब वो चल रहा होता है तो फिर हम थोड़े परेशान होते हैं कि अब कैसे सॉल्व किया जाए। P is the conditional probability event S1 जो है आपके पास से 1,2, then find the value of P। P is the conditional probability of event S1, then find the value of P। ये हम यहाँ से P की वैल्यू चाहते हैं कि S1 अपने पास से हो जाए। ठीक है, चलिए, तो S1 कितना हो? 1,2 है। कितने चांसेस क्या है S1 के? सबके बारे में केसेस बनाते हैं। सो लेट्स डिस्कस S1 क्या है। तो S1 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? इसमें से दो नंबर्स पिक करने हैं। आप बताइए पहला केस क्या हो सकता है? केस नंबर 1, फिर हम बात करेंगे केस नंबर 2, और फिर हम बात करते हैं कि केस नंबर 3 क्या बनेगा। केस नंबर 1 है कि हम 1 और 2 को पिक कर लें, हमारे पास E1 1 2 3 है। दूसरा वाला केस हम यहां से पिक करते हैं कि हम 1 और 3 ले लेते हैं, और तीसरा वाला केस है कि 2 और 3 पिक कर लिया। आप बताइए, सीक्वेंशियली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहला केस क्या है कि यहां से 1 और 2 लिया गया हो, दूसरा केस 1 एंड 3, तीसरा केस 2 एंड 3। करेक्ट। अब ये जो S1 है ये किसके अंदर जाके मिलेंगे? आप देखिएगा S1 F1 के अंदर जाके मिलेंगे। F1 है 1 3 4, तो हमारे पास जो F1 वाला सेट है वो है 1 3 4, 1 3 4। अब यहां पर S1 में F1 का यूनियन होगा और F2 बनेगा। सो नाउ आई एम राइटिंग F2। आप बताइए F2 क्या बनेगा? ये F1 है, इसमें ये जाके ऐड होगा। जब ये इसके अंदर जाके ऐड होगा तो आप देखिएगा 1 3 4 के अंदर ये ऐड होगा तो आपके पास 1 2 3 4 बन जाएगा। सिमिलरली
अगर 1 3 इसके अंदर ऐड होगा तो 1 3 यहां भी है, यहां भी है, तो ये मेरे पास से 1 3 4 आपके पास से बनेगा। तो F1 में है 1 3 4, आपने 1 3 निकाला, यही जाके इसके अंदर यूनियन हो जाएगा तो 1 3 4 ही रहेगा। पहले 1 2 निकाला था, इसके अंदर ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 बन जाएगा। और जब 2 3 हम यहां से लेकर आएंगे तब आप सोचिएगा यहां हमारे पास बनता है 2 3 यहां पर ऐड होगा तो बनता है 1 2 3 4। 2 3 ऐड होगा तो 2 और 3 ऐड होके ये F2 की सिचुएशन हर केस के हिसाब से लिख लिया। अब जब F2 है तो यहां से S2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट चूज किए गए हैं। अब ये जो 2 एलिमेंट है ये चूज किए जाएंगे तो S2 बनेगा। यहां हमने लिखा S2 हमें क्या चाहिए, ठीक है। S2 के बाद S2 G1 में ऐड होगा तो G2 बनेगा और G2 से फिर हमें वापस से S3 चाहिए क्योंकि G2 से फिर 2 एलिमेंट और चूज करेंगे, ये दिया हुआ है। G2 से 2 एलिमेंट और चूज किए जाते हैं। केस क्या है कि जो S1 है वही S3 है, तो जो S1 यहां केस लिया जा रहा है उस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास S3 का वैल्यू भी फिक्स है कि यहां पर वापस से हमारे पास 1 and 2 आना चाहिए, यहां पर हमारे पास 1 and 3 आना चाहिए और यहां पे हमारे पास 2 and 3 आना चाहिए। अंडरस्टूड? S1 S3 के इक्वल होगा क्योंकि गिवन है E1 E3 के इक्वल है। अब S2 के बारे में बात की जाए, G2 क्या है उसके बारे में सोच लेते हैं। जो यहां से आप ड्रॉ करेंगे वो G1 में ऐड होगा और G1 कितना है वो देख लीजिए 2 3 4 5। कितना है G1? 2 3 4 5। जो G1 हमारे पास लिखा गया है वो डेटा है 2 3 4 5, ये है G1। अब आप सोचिए G1 में S2 ऐड होता है, G1 में S2 ऐड होता है तब G2 बनता है। अभी G1 में 1 नहीं है और मुझे यहां 1 लेकर आना है तभी तो चूज कर पाऊंगा। तो यानी इस S2 के अंदर मुझे कम से कम यहां से 1 जरूर लेना है। तो जो भी मैं यहां सेलेक्ट करूंगा मुझे एक बार 1 तो लेना ही लेना होगा, तब जाके अब मैं 1 के अलावा 2 3 4 में से कुछ भी पिक कर लूं। 2 3 4 ऑलरेडी यहां पर लिखे हुए हैं तो मेरे पास G2 जो है वो बन चुका होगा 1 2 3 4 5। क्योंकि G1 के अंदर 1 नहीं है, अगर G1 में S2 ऐड होके G2 बनेगा और मुझे S3 चाहिए जो इसमें से निकलता है, और अगर वो S1 के बराबर हो तो G1 में 1 नहीं है तो वो जो 1 आया होगा वो इसमें से सेलेक्ट होना चाहिए, तभी जाके हमारा S1 और S3 के इक्वल होने के चांसेस हैं। तो क्या हुआ, पहला केस E में से 1 and 2 सेलेक्ट किया, दूसरा केस 1 and 3, तीसरा केस 2 and 3। 1 and 2 जब सेलेक्ट किया है तो F2 बनाया पहले हमने। F2 कैसे बनेगा वो देखिए आप, F2 था अपने पास, F1 के अंदर S1 ऐड किया, ये रहा F1। जो भी केस 1 2 था इसके अंदर बना दिया, इसके हिसाब से ये बनेगा, इसके हिसाब से ये बना। अब S2 इसमें से 2 एलिमेंट ऐसे पिक करने हैं कि जब वो G1 के साथ ऐड हो तो G2 बने और इसमें से सेम एलिमेंट चूज हो जो यहां लिखे गए हैं। ये जो X है ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, कुछ भी आप पिक कर लोगे, G1 के साथ ऐड होके ये सेट बनेगा, 1 and 2 कॉमन आ जाएगा। सेकंड वाले को डिस्कस करते हैं। 1 3 4 मैंने लिखा है, फिर से वही बात, G1 के अंदर 1 है ही नहीं तो मुझे यहाँ 1 लेना होगा, फिर यहाँ पर X पिक करेंगे। अब ये 3 और 4 में से कुछ भी हुआ, अगर यहाँ पर जो हमें पिक करना है यहाँ से 3 और 4 दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 वापस से 5 का सेट ये बन जाएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। जब हमने 2 and 3 पिक किया और ये बनता है 1 2 3 4, लेकिन इस तीसरे वाले केस के अंदर हमने लास्ट में 2 and 3 पिक किया है। जब 2 and 3 पिक किया है लास्ट में से, ये कहां से पिक किया? G2 में से। तो कोई जरूरी नहीं कि G2 के अंदर अब 1 हो भी या नहीं भी हो। तो यहां पर अब हमें सोचना होगा कि अगर हम यहां पर 2 केस बना सकते हैं। पहला केस तो यह है कि जब 1 को लिया गया हो, दूसरा केस यह है कि जब 1 को लिया गया ही ना हो। ठीक है, X और Y दोनों डेटा ऐसा है जो 1 नहीं है। अगर 1 ले लिया आपने तब आपके पास से सेट बनेगा 1 2 3 4 5 और उसमें से मैं 2 और 3 पिक कर लूंगा। लेकिन अगर X और Y लिया है तब 1 नहीं है,
1 नहीं है हमारे पास, तो वापस से 1 को छोड़ दे तो 2 3 4 में से कुछ होगा, 2 3 4 ऑलरेडी है, तो मेरे पास यहाँ पर G2 बनेगा 2 3 4 वाला सेट, ये वाला नंबर 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 5, और यहां से हमने 2 3 पिक कर लिया, क्योंकि S3 वही होना चाहिए जो S1 है। तो ये पॉसिबिलिटीज इनकी बन रही है। अब इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या है वो हम यहां से निकाल कर देख लेते हैं। P1 जो फर्स्ट वाला केस है, आपके पास 3 चॉइसेस थी, 1 2 1 3 2 3, आपने 1 3 1 2 वाला चूज किया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक। फिर आपके पास ये वाला सेट बना। अब आपको वैसे तो 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स में से 2 नंबर चूज करने हैं, तो टोटल तो बन जाएगा 4C2, लेकिन मुझे 1x लेना है, 1 तो लेना ही होगा, तभी लास्ट में 1 आ पाएगा। ये x के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, आई विल बी हैविंग 3/4C2। फेवरेबल कितने रहेंगे? 3। 1 को तो पिक करना ही होगा, 2 3 4 में से कोई सा भी एक दूसरा नंबर पिक कर लिया जाए, 2 नंबर लेने हैं, तो इन तीनों में से कोई एक, 3 और टोटल 4 है अपॉन 4C2। इसके बाद हम पहुंचे यहां पर। अब इसमें से हमारे पास 5 नंबर बन चुके हैं, 5 में से टोटल केस तो कितने हैं? 5C2, लेकिन मैंने पिक क्या किया है? 1 और 2, तो फेवरेबल के अंदर तो मेरा 1 रहेगा और टोटल में आ जाएगा 5C2। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड वाले केस की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, P2 की। P2 में 1 और 3 सेलेक्ट किया, तीनों के इक्वल चांस थे, कोई सा भी सेलेक्ट हो सकता था, तो यहां पर है 1 और 3, 1/3 प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि 1 और 3 ले लिया, और टोटल मेरे पास 1 2 3 थे, कोई से भी मैं 2 इसमें से ले सकता हूं, तो मेरे पास 1/3 चांस है। यहां पहुंचे, 1 और x की बात कर रहे हैं, x के पास क्या ऑप्शन है? अब यहाँ पर देखिए x के पास क्या ऑप्शन है, 1 तो ले ही चुके हो, आपके पास या तो 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज है। सो इट इज 2, लेकिन मेरे पास टोटल नंबर्स हैं कितने? 3 है, सो आई कैन राइट 3C2। ये हुआ अपने पास से, जिसके हिसाब से हमने S2 जनरेट किया है। फिर इस वाले टारगेट पे पहुंचे, 5 एलिमेंट है, 5C2 हमने बनाया। यहां से अगर हम देखें तो हमें 1 और 3 चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है, 1 और 3 फेवर में आ गया, टोटल 5 से 5C2 10 पॉसिबिलिटीज थी, 1/5C2। अब है थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी, पहले 2 और 3 को सेलेक्ट करना, 1/3 चांस है। फिर इसके बाद आप पहुंचे यहां पर। अब यहां से दो केसेस हैं, तो दोनों को अलग अलग केस कंसीडर करते हुए 2 प्रोबेबिलिटीज का सम निकाल देंगे। पहले इस ऊपर वाले पे चलते हैं, 1 और x। इस ऊपर वाले x में अगर हम बात करें, ये एक साथ है, ये एक साथ है, यहां x के लिए क्या चांसेस है? आपने 1 तो ले ही लिया है, x के पास आपके पास चांसेस है 2 3 4, ठीक है, और यहां x और y के पास क्या चांसेस है? 1 हो नहीं सकते, 2 और 3 आपके पास इनकी पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर अगर हम देखें, 4 टोटल है, 4C2 है ना, 4C2, और x के पास 3 चॉइसेस हैं, 3/4C2। अब मैं पहुंचा यहाँ पर, ये 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स में से 2 और 3 2 नंबर्स पिक करना, एक फेवर में कि 2 और 3 को ले लिया, वैसे ऑप्शन 5 थे, तो आपके पास डेटा बनता 5C2 1 प्लस। इस वाले केस की बात करते हैं, 1 को छोड़कर 2 3 4 हमारे पास नंबर है, ये 1 नहीं हो सकते, 2 3 4 में से कोई से भी 2 नंबर्स आप पिक कर लीजिए, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3 में से 2 लेने, 2 3 4 में से, तो डेटा इज 3C2 डिवाइडेड बाय 4C2। इन चारों में से 2 नंबर लेना, पर सेकंड वाला केस तब है जब x और y दोनों 1 नहीं है, तो 2 3 4 में से 2 नंबर पिक करने। पहुंचे यहाँ पर, 4 नंबर से 4 में से 2 और 3 लेना है, एक चांस है, वैसे ये 4 है, तो आपके पास अगला नंबर बनता है 4 में से 2 लेंगे 4C2, और 2 और 3 लेना है, सिर्फ बात एक प्रोबेबिलिटी इस बात की, 1/4C2। अब इन सब में से पहले इन सब का डेटा हम निकाल लेते हैं। 3 से 3 चला जाएगा, यहां पर अगर हम डेटा बनाए, ये 6 आता है, दिस इज कमिंग एज 1/60, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/60। यहां पर बनाते हैं, क्या डेटा बनता है? ये 3 है, यहां भी 3 है, और ये यहां से आपके पास है 10 आ जाएगा, 990 है, 9
एंड 10 90 2/90, तो डेटा आपके पास से 1/45 आता है। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी इज 1/45 और यहां पर डेटा आपके पास बनेगा 1/3। इस नंबर को बनाइएगा। 4C2 आपके पास से कितना है, ये बनता है 6, 4 3/2, तो आपके पास से बनेगा 6, तो हाफ आएगा, पहला वाला नंबर इज हाफ। 5C2 एंड 20, ठीक है, प्लस आते हैं अपने पास से 3C2 इज 3, दिस इज 3 और ये 36, यहाँ से 6 6 एंड 6 इज 36। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखें, फिर आगे बनाएंगे बात को। ये 12 आता है। आई एम हैविंग दिस एज 1/3, 1/20, 1/12, ठीक है। थोड़ा एलसीएम ले लें इस बात का, तो क्या डेटा बनता है ये जी। 1/3 अपने पास ऑलरेडी है, I think we can take the LCM 60, so it is 3 times, it is 5 times, okay, so it is 3 times, 20 मैंने लिखा है और 5 times वहाँ पर आ जाएगा। it is 8 by आपके पास 3 and 60, 4 से कैंसिल करते हैं तो आपके पास आएगा 15, 4 जा 45, 2/45 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, पूछा क्या है, पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिखाइए कि P विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट S1,2। अब ये 1,2 होना चाहिए क्योंकि ये हो चुका है कि हमारे पास S1 S3 के इक्वल हो चुका है। हम चाहते हैं 1,2 यानी इसके होने के क्या चांसेस हैं। तो इन तीनों के हिसाब से देखा जाए सो दिस हैज बिकम, ये होना चाहिए क्योंकि S1 S3 के इक्वल आ चुका है। ये वाली कंडीशन आई हो तो ये फेवर में आ जाएंगे और ये सब अपने टोटल में बनेंगे। सो नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवर वाला डेटा अपने पास आएगा, वो डेटा है 1/60 था प्रोबेबिलिटी, 1/60, 1/45, 2/45। फेवर में आ जाएगा अपने पास 1/60, टोटल प्रोबेबिलिटी 1/60, 1/45 एंड 2/45। ये आपके पास से 1/60 है, 1/60 एंड इट इज 3/45। ये 60 है, ये भी 1/60 है। यहां से देखिएगा 3 से कैंसिल है, 1/15 आता है। सॉल्व कर लेते हैं। 60 से 60 कैंसिल है 1 टाइम्स, 15 60 is 4, the final answer is coming as 1/5. 1/5 we are marking as the final answer. कैसा लगे क्वेश्चन? बेहतरीन सवाल है ये, जो कई बार सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है। इस सवाल को अगर ढंग से नहीं पढ़ा हमने कि कब क्या सीक्वेंशियली हो रहा है तो फिर ये सवाल बनने का मतलब ही नहीं है। फिर भी देखिए देश भर में 11,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लिया था। फिर से पूरे क्वेश्चन का क्रक्स अगर मैं निकाल के बताऊं, सीक्वेंशियली आप सोचिए क्या है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि E1 = E3 दिया है, यहीं से पता चल जाता है कि S1 S3 के इक्वल आएगा। तो जैसे आपने यहाँ केसेस बनाए सेम यहाँ पर ऑलरेडी पोजीशनड हो जाते हैं। जो भी पॉसिबिलिटी हम यहाँ सोच रहे हैं वो एज इट इज यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। फिर एक एक करके केस सोचा और उस पर्टिकुलर केस की क्या प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में हमने सोचा, सीखा और बना दिया इसको। ठीक है, ऐसे बेहतरीन सवाल इस पेपर के अंदर पूछे गए। नॉट ओनली दिस पेपर, बहुत सारे पेपर्स जिसमें हुए जिससे हमें पता चलता है कि एग्जामिनर कितना डीप इन क्वेश्चंस के लिए चला गया है, तो उसी की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे और भी सवाल आपको करने हैं तो आप जरूर मेरी जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं पियर्सन की, उनको यूज में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सवाल डिस्कस करते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूछा गया है। जे एडवांस 2021 पेपर 1 का है बढ़िया सवाल। SCQ फॉर्मेट के अंदर पूछा गया है जहां पर स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि 4 ही ऑप्शन सामने होते हैं विद द मार्किंग ऑफ -3 एंड -1। जहां पर अगर इसका रुझान देखें तो उस टाइम पे जिन्होंने एक्चुअल में एग्ज़ाम दिया था 16% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर +3 स्कोर किया था और उससे ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने -1 लिया था और उससे 3 गुना से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर से डरते हैं, अटेम्प्ट करना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ
नेगेटिव मार्किंग एज वेल। पर रिस्क लेने वाले एससीक्यू को प्रेफर करते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन में से किसी एक को हमें उन्हें एडजस्ट करना होता है कि फाइनल आंसर के लिए क्या बात बनाई जाए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको यहाँ पर इसके 2 तरीके से सॉल्यूशंस आपको मैं इसके देने वाला हूं। चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं दोनों मेथड से। तो पहले क्या हमें गिवन है उसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज़ नोन टू अस इज Z1 हमें पता है कि ये e पावर आयोटा थीटा 1 है। वहीं पर एक रिलेशन और हमें गिवन है कि ZK की वैल्यू आती है ZK माइनस 1 एंड e टू द पावर थीटा के, ये हमें दिया है। और जितने भी ये एंगल्स हैं सबका सम 2 पाई आता है, ये रिजल्ट भी है। ये रिजल्ट कब ट्रू है, ये वाला जो हमने लिखा है दिस इज वैलिड फैन के इज 2 3 से लेके 10 तक आयोटा लिखा हुआ है। और एक एक्सप्रेशन है, 2 स्टेटमेंट्स हैं Z1 माइनस Z2, इनके डिफरेंसेस का सम दिया हुआ है और नीचे स्क्वायर्स करके फिर डिफरेंस लिया गया है, वो 2 पाई से लेस देन, यहाँ 4 पाई से लेस देन, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। चलिए अगर मैं 2 रखता हूँ तो मेरे पास Z2 आता है, यहाँ से Z1 आएगा, e टू दी पावर आयोटा थीटा 2 बन जाता है। ठीक है, ये हमने लिखा। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा देखें, ये हमारे पास अगर Z2 है तो आप देखिएगा क्या इसको हम लिख पाएंगे। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये e टू दी पावर आयोटा थीटा 1 बन जाएगा आपके पास से, और ये है e पावर आयोटा थीटा 2। e पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपके पास से डेटा आता है। तो चलिए सबसे पहले इस डेटा को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ये e पावर अगर हम ऐसे भी ना रखना चाहें तो इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा देख लें। Z2 आपके पास से लिखा हुआ है तो वो है Z1 e पावर आयोटा थीटा 2 माइनस Z1 यहाँ से मॉड है बाहर आ जाएगा, और ये है e पावर आयोटा थीटा 2 माइनस 1। ये तो 1 है, आप देख सकते हैं इनका मॉडुलस कितना है, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, तो इन सब का जो मॉड है वो तो 1 है। e पावर आयोटा थीटा, z क्या होता है r e पावर आयोटा थीटा, तो r की वैल्यू 1 यानी मॉड 1 है। यहाँ वाले को थोड़ा ओपन करते हैं तो ये बनता है cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2 माइनस 1 आपके पास से है, 1 माइनस 2 आपके पास लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 चला गया है, 2 साइन थीटा बाई 2 अगर हम देखें तो ये अपने पास से कॉमन आ जाएगा, और आपके पास यहाँ से डेटा बनने वाला है आयोटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस 2 भी कॉमन ले लिया है, साइन भी कॉमन ले लिया है, ये डेटा आपके पास आता है। 2 तो बाहर ही रहेगा, इट इज़ साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये आपके पास से जब आप मॉड निकालने जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसका मॉडुलस कितना बन गया है, 1 आ गया है आपके पास से। सो अल्टीमेटली यू आर हैविंग दिस एज मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, ये जितने भी एंगल्स हमें दिए जा रहे हैं पॉजिटिव वैल्यूड है, रेडियंस में इनकी बात हो रही है। साइन थीटा और थीटा में कौन बड़ा होता है, अगर हम ये बात करें जितने भी यहाँ पर एंगल्स हैं आपके पास से सबका सम 2 पाई है। ठीक है, तो ऑल दीज एंगल्स हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम जो वैल्यूज़ है, हम जानते हैं दैट साइन एक्स इज लेसर देन एक्स। ठीक है, और सबका बार वैल्यू अगर हम बात करें जितना भी ये थीटा 2 होगा किसके बीच में रह सकता है, 0 से पाई। हालांकि यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ, पॉजिटिव वैल्यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम थीटा बाई 2 की बात करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेंगे, साइन मॉड भी लगा रखा है, तो 0 से पाई में हम बात कर सकते हैं क्योंकि देयर इज़ अ मॉड साइन एज वेल। तो थीटा बाई 2 आपके पास से 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगा। 0 से पाई बाई 2 में कौन बड़ा होता है, x बड़ा होता है। सो वी कैन यूटिलाइज दिस रिलेशन कि इट इज़ रिटन एज थीटा बाई 2 एंड विच कैन बी रिटन एज थीटा 2 बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव। सो मॉड लगा दिया है, हट जाएगा, प्लस से ओपन होगा। तो Z2 माइनस Z1 का जो मॉड है ये हमारे पास सिंप्लीफाई करते हुए कैसा आ रहा है, थीटा 2 से लेस देन आ रहा है। तो सिमिलरली अगर हम इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं P वाले स्टेटमेंट के लिए, तो आपके पास जो P स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो है Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 Z10 माइनस Z9 प्लस Z1 माइनस Z10
तो आप इन सब को लिख सकते हैं। यहाँ से आप जब लिखना चाहेंगे तो ये आपके पास आएंगे 2 sin थीटा 2/2 प्लस मॉड है 2 sin, जो आगे वाला नंबर है वो वाला एंगल आ जाता है थीटा 3/2, मूविंग फॉरवर्ड ऐसे चलता रहेगा 2 sin थीटा 10/2 एंड द लास्ट वन इज 2 sin थीटा 1/2। और इन सब की वैल्यूज़ कैसी आ जाएंगी, अभी हमने लिखा तो ये बन जाएंगे थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 10 प्लस थीटा 1। सबका सम हमें गिवन है, कितना है सबका सम? सबका सम गिवन एज 2 पाई, इट इज़ 2 पाई, दिस इज 2 पाई। ठीक है, तो कैसा आ गया है? स्टेटमेंट इज ट्रू, पी स्टेटमेंट इज ट्रू। अपने पास ये डेटा बना, क्योंकि अंदर सेम डेटा का स्क्वायर करके लिखा हुआ, तो आप सोचिए क्या फ़र्क पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँगा तो यहाँ z1 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ थीटा 2 बन जाएगा, तो यहाँ 2 थीटा 2 बन जाएगा, तो एंगल इसका डबल हो जाएगा। तो यानी बाय 2 वाला टर्म यहाँ पर नहीं आने वाला है। सो जस्ट इसी बात का एनालिसिस यहाँ कर लेते हैं कि अगर ये z2 माइनस z1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये z1, क्योंकि हमें पता है कि z2 है z1 e टू दी पावर आयोटा थीटा 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा z1 का स्क्वायर e पावर आयोटा कॉस थीटा 2 z1 स्क्वायर, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर बाहर है e टू दी आयोटा 2 थीटा 2 माइनस 1, दिस इज 1 कॉस 2 थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2, 2 आयोटा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2। ये हट जाएंगे सब, आपके पास यहाँ से डेटा बनता है 2 साइन थीटा 2 आयोटा कॉस थीटा 2, इसको पहले लिख रहा हूँ, और यहाँ पर माइनस आयोटा साइन थीटा 2। आप इसका मॉड निकालिए, 1 आएगा। ये बनेगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज़ 1। सो 2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा 2 लिखा हुआ है, तो यस इससे लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा 2 का मॉड, और जो कैसा लिखा हुआ है प्लस के साथ। तो पिछली बार जो हमने देख रहे थे क्या फ़र्क पड़ रहा था, थीटा 2 आ रहा था, अब कितना आने वाला है? 2 थीटा 2 आने वाला है। तो सब जगह क्या आ जाएगा? सब जगह से जब आप इसको सिंप्लीफाई करने निकलेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास हर जगह ये बन जाएगा 2 टाइम्स थीटा 2 प्लस 2 टाइम्स थीटा 3, ये लेस देन इक्वल टू है ना, 2 टाइम्स थीटा 4 एंड चलते चलते 2 टाइम्स थीटा 10 प्लस 2 टाइम्स थीटा 1। ये डेटा बनाया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, सारे सबका सम आ गया, सबका सम गिवन है अपने पास से 2 पाई है। सो यस वी कैन से कि इट इज़ लेसर देन और इक्वल टू 4 पाई। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमने एक इसको बस पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, e पावर आयोटा थीटा 1 z1 जो है z2 को निकाला, और एक एक्सप्रेशन को निकाल के सिंप्लीफाई करते हुए चले गए। दूसरे वाले में बस स्क्वायर किया हुआ था, तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा? z1 का स्क्वायर आ गया, पर मॉड 1 है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ डबल एंगल हो जाएगा। तो फाइनली जो एंगल थीटा 2 आ रहा था वो डबल आएगा, सबका समेशन बन गया। इसी लॉजिक को आप अगर डायरेक्टली ऐसे वैल्यूज रख के नहीं करना चाहते तो फिर थोड़ा सा और सोच के भी इसको बना सकते हैं कि इसको हम ऐसे पॉलीगन के हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर आप इसको देखना चाहें तो देखिएगा कि z1 आपको लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड मेथड। पहले वाले के अंदर हमने प्योर मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व किया था, डेटाज रखा, छोटी सी एक इनइक्वलिटी जो होती है उसको यूटिलाइज किया साइन थीटा और थीटा वाली को। अब हम इसको थोड़ा ज्योमेट्री के हिसाब से देखना चाहते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। z1 है e पावर आयोटा थीटा 1 आपके पास है, z2 आपके पास से लिखा है z1 e पावर आयोटा थीटा 2। आप मुझे बताइए जब मैं यहाँ पर ये रख दूंगा तो ये मेरे पास e पावर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान से, ये थीटा 1 यहाँ रखेंगे तो एंगल ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं z3 के लिए जाता हूँ, कौन सा एक्सप्रेशन में वो लिखा हुआ अपने पास, देयर इज वन एक्सप्रेशन इज zk इक्वल टू zk माइनस 1 e पावर थीटा के, इस रिलेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं 3 निकालने पहुँचता हूँ तो यहाँ पर 2 बन जाता है और यहाँ पर आयोटा थीटा 3 बन जाएगा। k की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट किया 3, तो यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा।
अब Z2 देखिए, Z2 के अंदर θ1 और θ2 पहले से, अब θ3 भी आ गया है। तो क्या समझ पा रहे हैं? 2 है तो 2 तक सम है, 3 है तो 3 तक सम है, तो आप ऐसे Z10 समझ गए हो। फिर तो क्या आने वाला है, Z10 जब आप निकालने जाओगे तो ये डेटा आपके पास से θ1 प्लस θ2 से लेके आपके पास से θ10 आ जाता है। और आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो लिखा है सबका सम ये दिया हुआ है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ10 की वैल्यू 2 पाई आती है। सो दिस होल सम इज कमिंग एज e⁻² 2 पाई एंड विच इज 1 cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो इन सब का मॉड 1 है, ये जितने भी आपके पास लिखे हुए हैं सबका मॉड 1 है। दे ऑल लाई ऑन द सर्कल, दे ऑल लाई ऑन द सर्कल। और जिसमें अगर हम बात करते हैं, ये है आपका Z10, दिस इज द पोजीशन ऑफ Z10, ठीक है। Z1 जो है इसके बाद हम बनाना चाहते हैं, Z1 जो है 0 वाला पोजीशन जो है इससे θ1 एंगल के ऊपर है, फिर इससे θ2 एंगल के ऊपर कौन है, क्योंकि मॉड सबके बराबर हैं, दिस इज Z2। ऐसे चलता जा रहा है, यहाँ पर Z3 है जिसके साथ एंगल और हो गया है, कितना θ3 ऐड हो गया है। ऐसे सारे करते करते सारे के सारे एंगल्स हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे। ऐसा नहीं बोला है कि थीटा सारे इक्वल हैं, तो रेगुलर पॉलीगन की बात मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि रेगुलर पॉलीगन बनेंगे ऑल थीटास विल बी इक्वल, ऐसा कुछ नहीं दिया है। बस ये गिवन है कि सबका सम बराबर है एंड दे आर फॉलोइंग दिस रिजल्ट। θ1 θ2 आपस में सब अलग अलग भी हो सकते हैं, बट सबका जब सम निकाला जाएगा तो डेटा आपके पास से 2 पाई आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए जो डेटा हमको इंटरेस्टेड है वो है Z2 माइनस Z1। Z2 माइनस Z1 ये लेंथ होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर सबकी रेडियस 1 है तो ये जो आर्क लेंथ है ये ज़्यादा होगी, ये परपेंडिकुलर कम होगा। तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, जो आर्क लेंथ अपन निकालते हैं वो क्या होती है, R इंटू थीटा। आर्क Z1 Z2 अगर हम निकालना चाहें इट इज R इंटू थीटा, और थीटा कितना है, θ2 है, दिस इज θ2। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो लेंथ होगी Z2 माइनस Z1 जो डायरेक्ट लेंथ है, ऑब्वियस सी बात है किससे छोटी होगी, जो आर्क की लेंथ है उससे कम होगी। आर्क की जो लेंथ आएगी आपके पास Z1 Z2 उस आर्क से कम होगा, रेडियस इसकी 1 है तो θ2 रहेगा। तो आपके पास से अगर आप देखें सो वी आर गेटिंग दिस एज लेस देन θ2। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको बनाने जाओगे Z3 माइनस Z2 तो ये इनके बीच का एंगल कितना है, θ3, ये इससे कम आएगा। तो बन गया हम जो चाहते थे वो। अगर Z4 माइनस Z3 किसी ने पूछा तो हमको पैटर्न मिल गया, सेकंड जो फर्स्ट लिखा रहता है उसका एंगल आ जाता है। अब देखिए कहाँ तक लिखा हुआ है सम, 10 और 9 है, फिर 1 और 10 भी है, तो ये 10 भी आ गया है, और लास्ट में जाते जाते वहाँ पर 1 और 10 भी लिखा हुआ है। 1 और 10 है तो θ1 भी आ जाएगा। जब हम इन सब को इधर ऐड करने जाएंगे तो θ1 θ2 सबका सम कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो आपके पास से वही सबका जो सम आने वाला है वो डेटा आपके पास बनेगा एंड इट इज़ लेस देन θ1 प्लस θ2 प्लस θ10 विच इज़ लेस देन 2 पाई। तो स्टेटमेंट ऑफ P इज़ ट्रू, स्टेटमेंट ऑफ P जो है वो ट्रू अपने पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो वाली बात ट्रू हो जाएगी, वो लेस देन 2 पाई आ जाएगा। क्लियर है, लेस देन 2 पाई के लिए भी क्लियर है, तो इक्वल टू 2 पाई के लिए भी बात क्लियर ही बोली जाएगी, है ना। आपको बता दें, आप जानते हैं ना, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। हाउ डू वी रीड इट, इट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, इफ इट इज लेस देन ऑल्सो ट्रू, इफ इट इज इक्वल देन ऑल्सो ट्रू। ओके, बोथ केसेज इज ट्रू, बोथ आर ट्रू। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने बात की। अब बात करते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से, तो सेकंड वाले के हिसाब से क्या बनाया जा रहा है। सेकंड वाले के हिसाब से हम एक काम कर सकते हैं, जो स्क्वायर्स बनाए गए हैं ना इनको हम नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ज्योमेट्री को ही यूटिलाइज करते हुए लेट्स पिक लाइक दिस कि जो Z2 का स्क्वायर है वो है आपके पास से Z1 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर देखो आप, इससे हमने इस रिज़ल्ट को ही स्क्वायर कर दिया और यहाँ से e⁻i 2θ2 बन गया है।
जब हम यहाँ पर ये आर्क लिखने जाएंगे तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि जब आप इसको इस लेंथ की बात करेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना हो चुका है वो देखिए। अब एंगल इनका 2 थीटा हो चुका है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसा बन जाएगा, लेस देन 2 थीटा। सेम प्रोसीजर। तो यहाँ पर हमारे पास से फिर से कैसे रिजल्ट बनेंगे, Z3 का स्क्वायर है, Z2 का स्क्वायर है 2 टाइम्स थीटा 3 एंड इट गोज़ ऑन। यहाँ से चलते चलते अपने पास से 10 वाला बनेगा, 9 वाला बनेगा, लेस देन 2 टाइम्स थीटा 10 और लास्ट वाला एक अपने पास Z और Z10 के लिए भी ये वाला रिजल्ट हम लिखने वाले हैं जो बनता है 2 थीटा 10। सबका आप सम कर दीजिए, डबल आ जाएगा 2 पाई के साथ, अल्टीमेटली इट इज़ लेसर देन 4 पाई। तो फिर ये लेस देन 4 पाई आपके पास से रिजल्ट इसका निकल के आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। प्योर मैथमेटिक्स अगर आपको चाहिए तो उससे आप कर सकते हैं, अगर आप ऐसे आर्क के लेंथ और एंगल से सोचेंगे तो बात बराबर ही है, एक ही जगह कन्वर्ज करते हैं और ये क्वेश्चन हमारा सही होता है और आंसर मार्क करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट गाइस। और ये पॉलीगन का क्वेश्चन ऐसा है कभी ना कभी कुछ टाइम बाद हर 2-3 साल में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जितना इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके अंदर महारथी बनते चले जाएंगे गाइस। चलिए डिस्कस करते हैं जे एडवांस 2021 पेपर 1 के अंदर जो पूछा गया है। आपके पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी का जो एक तरीके से कॉम्प्रीहेंशन है, 2 पार्ट उसके अंदर पूछे गए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं उस टाइम पे जब जे एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया तो कितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही हुआ था। परसेंटेज आप देख सकते हैं, जैसा ये चैप्टर है 2.55, 2.11, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था। आप देख सकते हैं 3620 यानी 3620 और दूसरा वाला क्वेश्चन तो 3031 के पास ही था। मार्किंग स्कीम क्या थी, वो ये था कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे तो सिर्फ 2 नंबर मिलने वाले, ओनली +2, +4 +3 भी नहीं था, ओनली +2 था और 0 था, क्योंकि डेसिमल के अब तक 2 डेसिमल तक इसका आंसर लगाना था। दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि कोई इसको तुक्का लगा पाए। ठीक है, आते दोनों क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। वहाँ पे आप एक बात और देखिए, रॉन्ग रेस्पॉन्स 70%, 71% के हैं और नहीं करने वाले भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। इससे पूरा एक आइडिया लग जाता है कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा, कितने क्वेश्चंस ने पूरा इसको गलत किया। तो ये हुआ एक्चुअल एनालिसिस। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें जो पूछा गया है कि दे आर 3 नंबर्स चोजन रैंडमली वन आफ्टर द अनदर विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के साथ 3 नंबर्स चूज किए जाते हैं। फ्रॉम दिस सेट P1 is the probability that the maximum of chosen number is at least 81। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ मैक्सिमम बोला, यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड बोल दिया, अगले वाले के अंदर मिनिमम बोला है और यहाँ पर एटमोस्ट वर्ड बोल दिया है। ठीक है, और इन दोनों की इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज हमको निकाल कर देखनी है। चलिए पहले बार में फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आराम से हम देखते हैं। देखिए ये जो होगा 1 आफ्टर अनदर होगा और विद रिप्लेसमेंट है। तो 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर हमने अगर ड्रॉ किया है तो उसको वापस से रख दिया है, ये भी बात उसके अंदर रहने वाली है। तो आपके पास से 3 नंबर्स आएंगे, लेट्स से दे आर A, B एंड C। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम वापस से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि तीनों नंबर सेम आ जाए, ये भी हो सकता है कि तीनों नंबर्स अलग अलग आए, और ये भी पॉसिबिलिटीज है 2 ऑफ देम आर सेम एंड 1 इज डिफरेंट। ये भी पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। पूछा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। P1 is the probability that maximum of chosen number is at least 81. So we are looking for maximum of chosen number is at least 81। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। 3 नंबर्स आपके पास आए तो उन तीनों में कोई ना कोई एक नंबर ज़्यादा होगा। उन तीनों का जो मैक्सिमम नंबर है वो एटलीस्ट 81 होना चाहिए, उसकी मिनिमम वैल्यू 81 होनी चाहिए। मतलब क्या इसकी फिजिबल केसेस है वो हम बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ये, जैसे आपके पास से कहीं से 82 आ जाए, एक नंबर 1 है, एक नंबर 10 है, तो क्या ये वाला केस कंसीडर होगा? यस, क्योंकि तीनों का जो मैक्सिमम है वो 82 है। तो बोला ये है कि मैक्सिमम नंबर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 81 से ज़्यादा होना चाहिए जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो। तो इसकी अगर ये वाला सिनारियो है तो आपके पास इन तीनों का मैक्सिमम 82 है जो एटलीस्ट 81 से ज़्यादा है, तो ये वाला केस है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारे केसेस काउंट करने से बेटर है कि हम इसको लिखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ
chosen number is at most 80। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो 3 नंबर्स आए हैं, आराम से समझते हैं, 3 नंबर्स जो आए हैं हमारे पास, जो आए गए हैं, अगर तीनों की मैक्सिमम वैल्यू ही अगर 80 कर दी जाए, मैक्सिमम वैल्यू ही मतलब तीनों का अपर बाउंड ही 80 है, उसके ऊपर वो नहीं जाने वाले हैं, तो आपके पास जो तीनों का मैक्सिमम होगा वो भी कैसा होगा, अपने पास से 80 से कम ही रहने वाला है। और 80 से अगर कम हो गया तो हमें तो एटलीस्ट 81 चाहिए था, समझिए, तो दोनों अपोजिट एंड पर है। तो वी वांट कि अगर तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो मिनिमम 81 चाहिए, एटलीस्ट 81 चाहिए, दैट इज 1 माइनस तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो एटमोस्ट 81 पहुंच जाए, 80 पहुंच जाए, 80 से ज़्यादा ना पहुंचे। मतलब कि ये है कि हमारे पास तीनों नंबर्स जो हैं वो 1, 2, 3 से लेके 79 और 80 तक है। अगर हमारे तीनों नंबर्स इसके बीच में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इन तीनों का मैक्सिमा होगा वो कभी भी 81 नहीं बनेगा। इस बात को अगर 1 में से हटा देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि तीनों के जो नंबर्स का जो मैक्सिमम नंबर है उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 81। तो जब सारे नंबर्स इसके बीच में रहने वाले हैं तो आप सोचिए, फर्स्ट टाइम में आपके पास से 80 फेवर में है, टोटल बन गए हैं 100। सेकेंड टाइम में क्योंकि विद रिप्लेसमेंट हो रहा है तो जो एक बार आ चुका है वो वापस भी आ सकता है, तो ऐसा हमें 3 बार करना है क्योंकि 3 नंबर्स हमें चूज़ करने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप 4/5 लिख सकते हो, जिसका कि होल क्यूब बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल है, इट इज़ 4/3। 1 माइनस 64 आपके पास से आता है और ये है 125। तो यहाँ से हमारे पास डेटा है 125 माइनस दिस अपॉन 125। डेटा निकाल लेते हैं तो यहाँ से 1 आएगा एंड इट इज़ कमिंग है 61 अपॉन 125। पर ये P1 की वैल्यू है, हमसे जो पूछा उसको थोड़ा देख लेते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन 625/4 टाइम्स P1। 625/4 P1 की वैल्यू 61 अपॉन 125। इससे कैंसिल होगा कितनी बार, 5 बार। और 5 से अगर हम इसको बना के देखते हैं 305/4 आता है आपके पास से, जिसको कि हम लिख सकते हैं हाउ मच, ये कितनी बार चला जाएगा आप देखेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 300/4 प्लस 5/4। हाफ करेंगे तो 150 आता है, उसका फिर हाफ करेंगे तो 75 आता है, एंड 5/4 तो 1.25 आता है। जो करेक्ट आंसर वी आर गेटिंग दिस है 76.25। अप टू 2 डेसिमल तक निकालना है, सो करेक्ट आंसर इज 76, आपके पास डेटा आया 0.25 इज द करेक्ट आंसर। इसको हम आंसर की तरह मार्क कर देंगे। तो जो वर्ड गिवन था, मैक्सिमम तीनों में नंबर्स के अंदर से एटलीस्ट 81 हमें चाहिए। जो तीनों नंबर्स पिक किए गए हैं उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एटलीस्ट 81 चाहिए हमें। तो हमने उसको कैसे निकाला, 1 माइनस जो तीनों नंबर्स का मैक्सिमम है उसको हमने अपर बाउंड कर दिया कि एटमोस्ट 80 कर दिया, 80 के ऊपर चाहिए ही नहीं। तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट केसेस हैं। तो सारे नंबर्स अगर 80 के अंदर आ जाएंगे तो ABC जो पहले 3 नंबर्स जो हम चूज़ कर रहे हैं उनके लिए सैम्पल स्पेस 1 से लेके 80 के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट ये हो रहा है। तो हर बार आपके पास 100 चॉइसेस रहेंगी, ठीक है। तो 80/100, 80/100, 80/100 से फर्स्ट वाला पार्ट हमारा बन जाता है। पढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखिएगा। कई बार एग्जामिनेशन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना, मैक्सिमा, मिनिमा, एटलीस्ट, एटमोस्ट, बस ये परेशान करते हैं थोड़ा समझने के लिए। फिर से हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज एटमोस्ट 40। अब सुनिए कहानी। प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज एटमोस्ट 40। कुछ केस बना के पहले इसको समझ लेते हैं। जब 3 नंबर्स आपके पास आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन तीनों में एक सबसे बड़ा भी होगा। हो सकता है तीनों ही ज़्यादा आ जाए, तीनों इक्वल हो जाए, तीनों ही मिनिमम पे भी आ जाए। तीनों डिस्टिंक्ट होंगे तो फिर तो एक ही नंबर मैक्सिमा होगा, एक नंबर मिनिमा भी होगा। तो यहाँ पर हमें तीनों में जो मिनिमम नंबर है वो हमारे पास एटमोस्ट 40 चाहिए। तो मैं इसको अगर लिखना चाहिए तो मुझे क्या लिखूँगा, 1 माइनस के इन तीनों के अंदर जो मिनिमम ऑफ चोजन नंबर हमें चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इज एटलीस्ट 41। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक जा सकते हैं मिनिमम नंबर के लिए। तो मिनिमम नंबर यानी आपके पास से कैसा हो, 40 रखना अलाउड है।
42 हो, 80 हो, ये अलाउड है। इन तीनों का मिनिमम नंबर 40 है, तो ये वाला केस अलाउड था। और क्या हो सकता था उसके बारे में हम बात करते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, मिनिमम को हमको रोकना ही पड़ेगा इसके पहले। ये 32 हो सकता है, यहाँ से आप चले जाएंगे तो 60 अलाउड है, 82 भी अलाउड है। देखिए तीनों का मिनिमम 32 है, 32 40 से कैसा है, कम है। हम बात कर रहे हैं कि इसको भी सारे केसेस करते हैं तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो हमने लिखा 1 माइनस, ऊपर वाला हेडर सेम रखा जैसे पिछले वाले के अंदर हमने रखा था। ध्यान दीजिए, अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ। मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर, मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर, एटलीस्ट को चेंज कर दिया एटमोस्ट के साथ, और एटलीस्ट 81 चाहिए था तो एटमोस्ट एक नंबर कम 80 तक इसको रोका। यहाँ हमें एटमोस्ट 40 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो, तो हम इसका बड़ा केस क्या होगा, मैं बोलूँ आपके मार्क्स मैक्सिमम 40 आने चाहिए, तो इसका काउंटर बना के आपके मार्क्स 41 से ज़्यादा आए, तो इट इज़ एटलीस्ट 41। तो 41 के अंदर होंगे। अगर मिनिमम नंबर ही अगर 41 तक होगा तो आपके सारे नंबर्स किसके बीच में आने चाहिए, 41, 42 से लेके 100 सारे नंबर्स इसके बीच में आने चाहिए, तभी जाके आपके पास एटलीस्ट 41 बोला है। तो आप सोचिए फेवरेबल हमारे पास जो भी नंबर्स लेंगे इसी में से लेंगे, ताकि जब तीनों का मिनिमा भी आएगा तो वो इस वाले सेट के अंदर है। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। सो वी आर हैविंग दिस एज 1 माइनस द फेवरेबल आज 60 बाय 100, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, अगेन 60 बाय 100, अगेन 60 बाय 100, तो ये आपके पास से बनेगा 1 माइनस, वी आर हैविंग दिस 3 बाय 5 पावर क्यूब। सो 1 माइनस 27 अपॉन 125, थोड़ा देख लीजिए, 25 होता तो 100 आता, 27 है, इट इज़ 98 बाय 128 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ P2। हमें चाहिए 125 बाय 4 P2 के साथ। सो 125 बाय 4 आपके पास से आता है, और ये 98 बाय 125 है। सो 98 बाय 4 अपने पास आता है, विच इज़ 49 बाय 2, जो आपके पास से बनेगा 24.5। तो दिस इज़ द आंसर फॉर सेकेंड वन। प्रोबेबिलिटी जैसा आपने, लेकिन सोचिए इनको एक एक को सॉल्व करने के बाद भी मार्क्स +2 ही मिला है। SCQ के लिए इस पेपर के अंदर +3 था, और जो MCQ वाले क्वेश्चन है उसके अंदर +4 है। तो ये सोच के ज़्यादा टाइम ना लगाना था एग्जाम के अंदर, क्योंकि मार्क्स 2 ही मिलने वाले थे। अल्टीमेटली टोटल मार्क्स मैटर करते हैं, है ना, इसीलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसके लिए नहीं हुआ। एक पैसेज के ऊपर ही, एक कहानी के ऊपर ही दोनों आंसर्स पूछे गए, तो क्वेश्चंस डिफरेंट थे। तो याद रखिए जब +2 ही मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम उसके ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन की मार्किंग MCQ से आधी है, ऊपर MCQ में -2 की भी मार्किंग थी इस पेपर के अंदर। तो जैसी मार्किंग इसकी एग्जामिनेशन के अंदर होती है, वो सबसे पहले जेईई एडवांस पेपर के अंदर स्टूडेंट को पता चलता है। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर MCQ सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा।
थैंक यू। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 के अंदर पूछा गया था, जहां पर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो ये देखते हैं उस टाइम के जितने जेईई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म किया था, क्या उनका बिहेवियर था, उसको जानने के लिए उसकी मार्किंग स्कीम को समझते हैं। पहली बात तो यहाँ पर एक तरीके से पैसेज पूछा गया है जिसके अंदर एक सर्टेन थ्योरी दे रखी है और उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन मार्किंग अगर हम देखें तो सिर्फ +2 है, +3 या +4 नहीं है। तो नंबर वाइज देखा जाए तो वेटेज कम ही रखा गया है। इसी पेपर में SCQ को +3 था और MCQ +4 था, ऑल्दो वहाँ पर दोनों जगह नेगेटिव मार्किंग थी। SCQ के अंदर -1 की और MCQ के अंदर -2। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो मार्क्स अवार्ड वाले हैं वो सिर्फ 2 ही मार्क का रखा गया है, ठीक है। तो अटैम्प्ट तो ज़रूर करना चाहिए। 32% स्टूडेंट है जिन्होंने इसको एग्जामिनेशन के अंदर सही किया था, क्योंकि ये न्यूमरिक वैल्यू वाले हैं और अप टू 2 डेसिमल तक इसको आंसर करना था, 2 डेसिमल तक। तो यहाँ पर गैस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, और वहीं पर सेकंड वाला क्वेश्चन 8.45 है। रॉन्ग रेस्पॉन्स बहुत सारे, आधी क्लास यहाँ पर ख़त्म हो गई होगी, आधी क्लास इन द सेंस आधे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, और यहाँ पर ऑलमोस्ट आप 63% स्टूडेंट का ये गलत था। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर 32.49 है, तो इससे पता चलता है कि पहला वाला जो क्वेश्चन इसका पार्ट का होगा वो ईजियर साइड पर रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और पढ़ते हैं कि क्या बातें इसके अंदर पूछी जा रही हैं। ओके, सो दे अल्फा बीटा गामा आर द रियल नंबर्स विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास 3 इक्वेशंस लिखी गई हैं। इस कंसिस्टेंट, आपको मतलब है कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इफ इट इज इनकंसिस्टेंट देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डिटर्मिनेंट ऑफ M रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। फिर P इज द प्लेन containing all alpha beta gamma for which above system of linear equation is consistent। जिसके लिए कंसिस्टेंट आएगा उनके लिए एक प्लेन बनाया गया है, ऑल दोज अल्फा बीटा गामा। अब ऑल दोज बोल दिया है मतलब ये लोकस की बात हो गई है, ठीक है। D इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड, तो मतलब क्रेमर रूल है। प्लेन भी आपको दिख रहा है, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी इसके अंदर पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रेमर रूल के हिसाब से सबसे पहले अगर हम डेल्टा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 आता है अब यहाँ से, और यहाँ से 7 8 और 9 आपको दिख रहा है। तो ये तो डायरेक्टली काउंटिंग्स लिखी हुई हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको देखें तो ये तो काउंटिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डेटा हमें दिख रहा है। थोड़ा अगर आप ध्यान दें अगर, तो आप देखोगे कि पहले और आखिरी को अगर ऐड कर दें तो इसका डबल आ जाता है। व्हाट आई एम सेइंग इज R1 के अंदर R1 + R3 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास से 8 10 और 12 आ जाता है, जो कि सेकंड वाले का डबल है। अब देखिए इन दोनों को, इसका डबल ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज 0। डेल्टा तब 0 होता है तो हमारे पास 2 बातें होती हैं, या तो नो सॉल्यूशंस आएंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट दिया है, जब प्लेन्स होते हैं तो कंसिस्टेंट आने के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो, पर कोफिशिएंट आप देखिए एक्स वाई जेड के अलग अलग है, पैरेलल वाला तो सीन ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये फैमिली ऑफ प्लेन्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक और केस होता है इनफाइनाइट के लिए कि 2 कोइंसिडेंट हो, तीसरा आके कट करे, पर यहाँ एक भी प्लेन यहाँ पर हमें कोइंसिडेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यानी ये जो बनने वाले हैं ये फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स वाली कहानी है कि 3 प्लेन आके आपस में कट कर रहे होंगे। दे ऑल आर शेयरिंग 1 लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनको लिखा जा सकता है फिर P1 + लैम्डा टाइम्स P2 करने पर P3 आ जाएगा, ऐसा करने पर। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखते हैं तो जो भी मैंने ऊपर लिखा वहीं से देखिएगा, पहले और आखिरी वाले को ऐड कर रहा हूँ मैं। आई एम एडिंग दिस वन एंड दिस वन। तो जैसे मैं ऐड करता हूँ मेरे पास आता है 8x आता है, और यहाँ से बनेगा 10y + 12z इज इक्वल टू अल्फ़ा + गामा -1, ठीक है। वहीं पर अगर मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को डबल कर देता हूं तो मेरे पास आता है 8x + 10y + 12z इज इक्वल टू 2 बीटा। तो आप देखिए फ्रंट वाला जो पार्ट है दोनों जगह सेम है। हम चाहते हैं कंसिस्टेंट बने, तो हो ये रहा है कि फर्स्ट वाला प्लेन प्लस सेकंड वाला प्लेन, थर्ड वाला प्लेन ऐड करते हैं तो दूसरे वाले प्लेन का डबल आ जाना चाहिए। तो आप डेटा जब देखने जाएंगे तो वहाँ से आपके पास से सेकंड वाले का डबल आता है 2 बीटा, और वहाँ पर आपके पास से आता है अल्फ़ा + गामा -1।
सो दिस इज द कंडीशन, ये हमारे पास आता है अल्फा बीटा गामा। हमें लोकस भी बोला है, फॉर ऑल दोज अल्फा बीटा गामा की बात हो रही है, तो यही वो प्लेन है। सो दिस इज द प्लेन जिसके बारे में बात हो रहा है। सो वी कैन राइट दिस अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंगली ये प्लेन भी निकल के आ जाएगा। सो x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, ये है वो रिक्वायर्ड प्लेन। हमें अभी यहाँ पर एक जगह डिटर्मिनेंट भी पूछा है, तो आप इसका अगर डिटर्मिनेंट यहाँ निकालना चाहेंगे तो आप देखिएगा, सारस रूल अप्लाई करते हैं, अल्फ़ा बनेगा आपके पास से, फिर यहाँ से -2 आता है, इसको हटा दिया, चलो कोफैक्टर वाले तरीके से ही कर लेते हैं। वी आर हैविंग 2 बीटा एंड इट इज़ गामा, ठीक है। तो आप देखेंगे अल्फ़ा माइनस 2 बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आती है, दिस इज़ 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ m इज़ 1, सो वी आर गेटिंग फॉर द फर्स्ट वन द आंसर इज़ 1, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, प्लेन की बात हो रही थी, वो हम निकाल चुके हैं, ये प्लेन है। अब d इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 101 फ्रॉम द प्लेन। एक प्लेन की अगर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। 101 से पॉइंट दे रखा है, a पॉइंट है इस प्लेन से, तो दैट डिस्टेंस का जो स्क्वायर बनेगा आपके पास से, वो आपसे पूछा है। दैट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर दिस, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ पर स्क्वायर पूछा गया है, स्क्वायर पूछा गया है, तो हमने भी स्क्वायर कर दिया है। पॉइंट आपको पता है, x1 की वैल्यू 0 है, y1 1 है, और प्लेन की इक्वेशन ऊपर है, तो 0 -2 0 -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ए बी सी इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 -2 एंड 1। स्टैंडर्ड फार्मूला है, ऊपर से आपके पास से डेटा देखेंगे, वी आर हैविंग -3 अपॉन √6 आपके पास से आता है, स्क्वायर करेंगे 9/6 आता है, विच इज़ अ 3/2, सो आंसर इज कमिंग एज 1.5। ओके, सो वी आर मार्किंग 2 आंसर्स, फर्स्ट वन इज 1 एंड द सेकेंड वन इज 1.5, ठीक है। जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है, ऑल दो बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई कॉनिक सेक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, ना सर्कल वगैरह का यूज़ है, सिंपल स्ट्रेट लाइंस और लोकस वाला प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपको कर्व्स को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बातचीत हो गई है। कॉन्सेप्ट पे जाने के पहले आपकी जो अभी प्रिपरेशन है उसको कंपैरिजन उस टाइम के स्टूडेंट से करते हैं जो फुली प्रिपेयर्ड थे, जैसा उनका बिहेवियर नेशनल फ्रंट पे रहा था, उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करते हैं, और उसके बारे में पता चलता है जो हर साल जेईई वाले एक पेपर का रियल जो एनालिसिस होता है, जो वहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स वो रिवील करते हैं कितने स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन सही किए, तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल जज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो 8.47 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था यहाँ पर। वहीं पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वहाँ पर अगर हम बात करें वो 1.24 जो कि बहुत कम है। आप देखिए 1752 स्टूडेंट ने सेकंड वाला क्वेश्चन सही किया। ऐसी क्या डिफ़िकल्टी है वो हम देखते हैं। वहीं पर पहला वाला 11,997 स्टूडेंट्स ने सही किया था। वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत भी किया है, 57, 60%, 33, 38% स्टूडेंट ने तो क्वेश्चन छोड़ ही दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस के बारे में। पर इसके पहले ये भी देख लीजिए जिनका सही हुआ तो उनको बहुत सारे मार्क्स नहीं मिले, मार्क्स सिर्फ +2 ही मिला और 0 मिला है। इसी तरह के मार्क्स उनको मिले हैं ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए अटेम्प्ट ज़्यादा आपको दिख रहा है। मार्किंग स्कीम पर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हुआ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का नेचर तो सेम रहता है, लेकिन अगर हम मार्किंग स्कीम बदल दें तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर उसको लेके काफ़ी चेंज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, समझते हैं क्या बातें ये दी गई हैं। कंसिडर द लाइन्स, 2 लाइन्स गिवन है L1 एंड L2 फॉर अ फिक्स्ड कांस्टेंट लैम्डा C इज द लोकस, लोकस प्रॉब्लम है पॉइंट P सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2 का प्रोडक्ट दे रखा है L² है। लाइन y इक्वल टू 2x+1 मीट्स दिस लोकस C एट 2 पॉइंट्स R एंड S, जिनके बीच के डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी है, √270 है। फिर आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है जहाँ से R' और S' आते हैं, वहाँ D की बात हो रही है। फर्स्ट पार्ट में लैम्डा की वैल्यू पूछा है, λ² का, सेकेंड वाले पार्ट में D। तो चलिए सिस्टमैटिक तरीके से पहले एक एक बात को बनाते हैं और सीखते हैं कि क्या इसके अंदर पूछा जा रहा है। सो L1 इज नोन टू अस एंड L2 इज नोन टू अस। लैम्डा फिक्स है, C इज द लोकस ऑफ पॉइंट P का लोकस है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड L2 इज λ²। पहली बात
तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको याद हो तो वो होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसी के बारे में बात हो रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है हमें। पढ़िए, प्रोडक्ट P पॉइंट के लोकस की बात हो रही है। सो लेट्स अज्यूम द P पॉइंट इज H, K, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं L1 पर और L2 पर। सो दे आर टू परपेंडिकुलर्स P1 एंड P2, उनका प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, इट इज लैम्डा स्क्वायर। सो लेट्स यूज द इक्वेशंस आर गिवन टू अस, वी कैन राइट इट एज √2h प्लस k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, इट इज 2 + 1, देन इट इज √2 टाइम्स h माइनस k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 + 1 एंड दिस इज गिवन एज लैम्डा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है। यहाँ डेटा बना देते हैं, ये 3 है, ये भी √3 है, सो वी आर गेटिंग 3 हियर। सो लोकस तो आ चुका है। लोकस प्रॉब्लम्स के लिए, लोकस के लिए h को वापस से हम x रख देंगे और k को y ले सकते हैं। डायरेक्टली भी आप x और y के बारे में सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही बात है। सो वी आर हैविंग दिस एज 2x² माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। दिस इज द कर्व C, दिस इज द कर्व C, ठीक है। ये है आपके पास से कर्व C की बात हो रही है। 2x² माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दी है 3 लैम्डा स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या डेटा दिया है। अब एक लाइन है, जो लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, वो इस मीट करता है इस कर्व को। कौन सा लाइन है, लाइन लेकर आते हैं। सो लाइन इज गिवन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दिस इज द लाइन, ठीक है। और ये इस कर्व को मीट करता है 2 पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स R एंड S, उनके बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है √270। तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश अगर हम करने की सोचें कि क्या डेटा यहाँ से बनकर आना चाहिए, तो आप देख लीजिए, यहाँ से वी आर हैविंग दिस एज 2x², y की जगह 2x रखोगे तो ये 2x का होल स्क्वायर बनेगा आपके पास से, तो 4 बनेगा, 2 बनेगा, तो आपके पास से 2x का स्क्वायर विच इज़ 3 लैम्डा स्क्वायर। सो वी कैन हैव x एज प्लस माइनस √3/2 mod ऑफ लैम्डा, and y we can write from here y as plus minus, so twice करेंगे इसको, so it is 2 times, it is √3/2 times mod of lambda plus 1, which is plus minus √6 root lambda plus 1. So certainly we can have 2 points, एक बार प्लस ले लेते हैं, so it is √3/2 mod lambda comma √6 mod lambda plus 1, एंड वहीं पर दूसरा वाला जो पॉइंट है वो नेगेटिव के साथ आ जाएगा, एंड देयर इज अ नेगेटिव ऑफ √6 mod lambda plus 1। इनके बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है RS। तो व्हेन यू टेक द डिफरेंस, तो आप देखिएगा दे बोथ गेट एडेड, इसका बनेगा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे 1 से 1 चला जाएगा आपके पास से, तो ये 2√6 mod r का होल स्क्वायर दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस डेटा इज नोन टू अस। सो यहाँ से 2 चला जाएगा तो आपके पास से 6 आता है, mod लैम्डा का स्क्वायर आता है। यहाँ से अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं, सो वी आर गेटिंग 4 × 6 × mod लैम्डा का स्क्वायर विच इज गिवन एज हाउ मच, √270। 24 and 6 is 30 lambda square is 270, so the lambda square is coming as 9। lambda square की वैल्यू अपने पास निकल के आई है 9। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, जिसको आपने देखा कि देश भर में काफ़ी सारे बच्चों ने किया था, पर ज़्यादा तो नहीं था, 8% के आसपास ही थे। तो सिर्फ प्रोडक्ट फार्मूला, जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला, उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँचे। अब डी की बात हो रही है, अब वो क्या है वो पढ़ते हैं। लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS, ये RS है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, RS की इक्वेशन हमें पता है। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर के लिए हमें इनका मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट क्या है, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ RS। मिड पॉइंट के लिए दोनों को हमें ऐड करना होगा, दोनों ऐड करोगे तो ख़त्म हो जाएंगे, 0 आएगा यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड करोगे ये भी चला जाएगा, 2 आएगा, 2/2 यानी 1। दिस इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकाल दिया दोनों का।
और परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है। आप यहाँ से इसका स्लोप निकालिए, m1 का स्लोप आपके पास से 2 है, तो आप मुझे बताइए इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, वो -½ होगा। सो दैट स्लोप इज -½ तो उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं y - y1 -½ x - 0। तो यहाँ से बन जाएगा 2y - 2 + x = 0। ये कंडीशन अपने पास निकल के आती है। थोड़ा देखिए इसको, स्लोप अगर फर्स्ट वाली लाइन का 2 है, y = 2x + 1 है, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप बनेगा -½ ठीक है। इसका मिड पॉइंट्स निकाल लिया हमने, दोनों को ऐड किया, x1 + x2/2, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऐड करते 0 बन जाएगा। यहाँ पर √6 mod लैम्डा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास है 2/2 दैट इज 1। तो स्लोप पता है y - y1 m × x - x1, सो y - y1 x - 0, और ये स्लोप हमने लिखा 2 से मल्टीप्लाई किया, 2y - 2 + x। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, सेकंड लाइन जिसकी बात हो रहा है। अब ये किसको मिलता है, कर्व C को मिलता है। सर कर्व C की इक्वेशन कहाँ है, ये रही, ये है कर्व C। और कहाँ जाके मिलता है, दे मीट एट द पॉइंट r' एंड s'। नाउ d इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन r' एंड s', इसकी बात हो रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आ जाइए। सो द कर्व C इक्वेशन इज 12x² - y - 1 होल स्क्वायर, 12 नहीं है 2 है, ये तो मॉड का साइन है, दीज आर मॉड साइन, = 3 λ², ठीक है। और जो सेकेंड लाइन जिसकी बात हो रहा है, दैट लाइन इज x + 2y - 2 = 0, x + 2y - 2 = 0। नाउ व्हेन दीज टू मीट देन दे आर पॉइंट्स r' एंड s', ठीक है, उसकी बात हो रहा है। तो इनको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द डेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से y - 1 को हम -x/2 लिख सकते हैं। देखो y - 1 यहाँ पर है, आप 2 कॉमन ले लीजिए, y - 1 वहाँ भी चाहिए, -x/2 यहाँ पर रख सकते हैं। सो वी आर हैविंग 2x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो इट इज़ x²/4। लैम्डा हम पहले ही निकाल चुके हैं, λ² की वैल्यू आई थी अपने पास से 9, इट इज़ 27। तो यहाँ से निकालिए 8 - 1, आपके पास से 8 - 1 विल बिकम 7x²/4 इज 27। तो आपके पास से दो डेटा x के आने वाले हैं जो कि दिख रहे हैं यहाँ से, 27 × 4/7, ये है x², ठीक है। तो यहाँ से दो डेटाज आएंगे, एक x1 आएगा आपके पास से √2 टाइम्स, और देखो यहाँ से भी 9 लिख सकते हैं, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। दिस इज द डेटा, +6 √3/7। थोड़ा चेक करिए, 27 के अंदर 9 है, 9 का रूट लेंगे 3 आ जाएगा, 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 3 और 2 का बन गया 6 जो कि आउटसाइड है, फिर 3/7 वो रूट में जाएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। सेकंड वाले का जो होगा वो इसी का नेगेटिव आएगा, 6 × 3/7, 6 टाइम्स इज नॉट द 6th रूट, इट इज 6th टाइम 3/7। y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये फंडा भी लगा सकते हैं कि जब हमें पता है कि ये यहाँ पर है तो y1 के लिए ये डेटा होगा और y2 के लिए ये वाला डेटा भी बनेगा। हमें y1 - y2 चाहिए होता है डिस्टेंस निकालने के लिए, तो जस्ट टेक द डिफरेंस, तो आपके पास से -x1 + x2/2। सो द डिस्टेंस फार्मूला सेज r'(s' is it is x1 - x2 whole square y1 - y2 whole square. So we can just put these values. Tell me, y1 - y2 is x1 - x2 whole square, सेम आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, बट there is by 2 which will become by 4. हमें इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। So we are getting 5 and 4 + 1 will become 5 times 5/4 x1 - x2 whole square. यहाँ से आपके पास x1 x2 दोनों पता है, so just take the difference, +6 - 6 will become 12 times √3/7, और इसका बन जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देंगे। सो देखते हैं क्या डेटा बनता है यहाँ से। सो वी आर हैविंग दिस एज 5/4 × 12 है आपके पास से, विच इज़ 144 × 3/7,
तो कितना डेटा बनता है, थोड़ा इसको एड्रेस करते हैं। 4 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, सो 12, देन 6। सो हाउ मच वी आर हैविंग देन, यहाँ 4 यहाँ पर आपके पास है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 5 इंटू 4 इज 20 और ये 27 है, 27 का डबल 540 बाय 7, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। 540 बाय 7 इसका नंबर आ रहा है एंड वी आर वेरी मच कीन अप टू 2 डेसिमल तक हमें आंसर लेकर आना है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे ये लिखा है तो वी आर हैविंग 7, यहाँ से 49 आएगा, 49 के बाद आपके पास से यहाँ पर लिखा हुआ है 54, तो 5 ज़्यादा है तो 50 बनेगा, तो 7 7 अगेन 49, 49 के बाद आपके पास 1 बचता है, दैट इज़ 1, फिर आपके पास से 3 बचेगा, 30, 1.74 के आसपास। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, 77.14 द आंसर वी आर गेटिंग फॉर द सेकेंड वन। द फर्स्ट वन वी गॉट 9 and the second one we are getting 7714. 7714 the answer we are getting for the second one. JEE Advanced 2021 पेपर 1 का वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आया गया था तो पूरे देश भर में सिर्फ 2.75% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था, पूरा कंप्लीट सही किया था। 2.75%। चैप्टर जो है वो मैट्रिक्स से है, जो कहते हैं ना मैट्रिक्स बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो आसान चैप्टर है, लेकिन वहीं जेईई एडवांस के अंदर अगर एमसीक्यू कैटेगरी के पूछा जाए जहां पर फिर एक भी गलत ऑप्शन अगर मार्क कर दिया तो -2 की पेनल्टी मिलती है, जो मिली बिल्कुल 21% स्टूडेंट्स को। जो आप देख सकते हैं 30,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे जो -2 मार्क्स लेकर गए थे, और ये है 3,900, इनको मिला था +4, और ये पार्शियल मार्किंग वाले 1 मार्क वाले 30,000 थे, +2 मार्क्स वाले थे 26,000, और ओनली 4,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने +4 लिया था। तो आप देख सकते हैं 30,000 ऐसे थे जिन्होंने -2 लेकर गए थे। तो एमसीक्यूज के लिए बिल्कुल हमें बहुत कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, इनकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा हमें करनी है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि ऐसा कौन सा ही सवाल था। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए इसको क्या लिखा गया है कि एक 3x3 की मैट्रिक्स है M, डिनोट करते हैं, ये वाला जो सिंबल है ये डिनोट करता है डिटर्मिनेंट ऑफ M। लेट करके हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है E, P एंड F। Q इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर है मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब Q इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं Q इनवर्स को इन्होंने यूटिलाइज किया होगा। ऑप्शन है F है, PEP, P स्क्वायर के बारे में बातें हैं, फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट है, अलग अलग मैट्रिसेस के कई सारी चीजें और भी आगे जाके हमें दिख रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले P स्क्वायर की बात हुई है, PEP की भी बात हुई है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले P स्क्वायर निकालते हैं। P स्क्वायर का मतलब है P इंटू P, तो P वाला डेटा ये रहा अपने पास 100 010 010। भाई PEP के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम एक बार P स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। 100 010 001। एक बार मैं सही से देख लूं मैं सही लिखा है नहीं लिखा, देखो गलती हो गई है। 100 है, सेकंड वाला आपके पास है 001 है, 001 100 001 ये डेटा आपके पास है। क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम करते हैं, रो बाय कॉलम 1, रो बाय कॉलम 0, रो बाय कॉलम 0, रो बाय कॉलम 0, रो बाय कॉलम 1, रो बाय कॉलम 0, रो बाय कॉलम 0, रो बाय कॉलम 0, और रो बाय कॉलम से आप करेंगे 1 आ जाएगा। यस, P स्क्वायर की वैल्यू I आ रही है। ये वाला ऑप्शन तो अपने पास जो लिखा हुआ है ये I है, लेकिन यहाँ एंड करके लिखा है। अब आगे वाला स्टेटमेंट सही होगा तभी हम आगे बात कर पाएंगे, वरना बात नहीं कर पाएंगे। PEP हम निकालना चाहते हैं, PEP। अब P स्क्वायर इक्वल टू I है, इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि P और P का इनवर्स दोनों सेम आएंगे आगे जाकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का भी। आगे चलते हैं, PEP को डेटा कंप्यूट करते हैं। P लेकर आइए, 100 0 001 010,
ई लेकर आइए, ई ये रहा 1 2 3 2 3 4 8 13 18 और ये मल्टीप्लाई होगा पी के साथ। चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं। रो बाय कॉलम से सिर्फ 1 आएगा, रो बाय कॉलम से 2 आएगा, अगला वाला 3 बनेगा। 0 0 1 से 8 आएगा, 13 आएगा, 18 आएगा, फिर लास्ट वाले से 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। हमारे पास फिर से P लिखा हुआ है जो है 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ये मल्टीप्लाई एक बार और हम करेंगे और ये मल्टीप्लाई अगर करके देखते हैं, देखिएगा 1 2 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस डेटा को अगर हम लिखना चाहें तो इस डेटा को कहाँ लिखें, जगह का थोड़ा कमी है, आइए यहाँ लिखते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बनती है। रो बाय कॉलम 1, रो बाय कॉलम यहां से आप करूंगा तो 3 आएगा, फिर इसका रो बाय कॉलम यहां से होगा 2 बनेगा। सेकंड वाली रो 8 13 18 इससे मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, 8 13 18 यहां से मल्टीप्लाई होगा 18 आएगा, 8 13 18 यहां से मल्टीप्लाई होगा 13 बन जाएगा, 2 3 4 यहां से मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा, 2 3 4 यहां से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, 2 3 4 यहां से मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा। अब आप चेक करिए कौन सा है। स्टेटमेंट ये है कि पीईपी का जो प्रोडक्ट होता है वो एफ आएगा। 1 3 2 8 18 13 2 3 4, समझ गए? तो बहुत सारे स्टूडेंट इनका एक ऑप्शन क्यों सही हुआ था, वो आगे चाहे बड़े हो या ना बड़े हो उन्होंने ये पी स्क्वायर का डेटा निकाल लिया होगा और ये पीईपी की वैल्यू एफ आती, ये ऑप्शन तो उन्होंने मार्क कर ही दिया होगा। ए इज करेक्ट आंसर, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज की भी बात हो रही है। सो ए ऑप्शन इज मार्क्ड। अब तक की लर्निंग क्या रही है वो हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन आंसर आया है कि एफ का वैल्यू हमारे पास है पीईपी पी स्क्वायर आई है, यानी पी ही पी इनवर्स है। तो पिछले वाली स्लाइड पर जितनी बातें हमने रिजल्ट निकाले थे सब यहाँ ऊपर एक लाइन में लिख लिए हैं। गोइंग फॉरवर्ड और हम डेटा यहाँ पर निकालना चाहते हैं। कुछ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है जो हमें पता है कि Q नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये है कि Q का डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं होगा, यानी Q इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्वेश्चंस में दिख रहा है Q इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम E का डिटर्मिनेंट निकालते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत है दो ऑप्शंस में, यहाँ भी सब जगह। E का डिटर्मिनेंट आप बनाइए, ये 1 2 3 2 3 4 8 13 और 18 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक हम यहाँ पर P का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। P का डिटर्मिनेंट तो नहीं, F का डिटर्मिनेंट और निकाल लेते हैं क्योंकि P का डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं आने वाला। F का निकालते हैं 1 3 2 और F का तो निकालने की जरूरत है नहीं हमें, विल सी। आओ इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अब आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको आप 6 टाइम्स करके भी हटा सकते हैं। तो अब छोटा छोटा रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, इसको एक बार सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 1 1 1 आ जाएगा और 6 टाइम्स हटा दीजिए। 6 टाइम 18 होता है, 0 चला गया, 12 होता है, 1 आएगा, 6 टाइम्स करोगे 2 आएगा। दिस इज द डेटा। तो 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है मैंने। आप चाहो तो डायरेक्टली भी घटा सकते हो, R2 माइनस R1 किया है और R3 में से 6 टाइम्स R1 कर दिया है, ठीक है। चलिए बनाते हैं आगे। सो वी आर गेटिंग 1 0 माइनस 1 माइनस 2, फैक्टर्स निकालेंगे, -2 ही रहेगा, प्लस 3 1 माइनस 2। सो कितना डेटा बन रहा है देखो एक बार, -1 प्लस 4 माइनस 3, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस एज 0। E का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है। अब हमारे पास जो F है वो PEP आता है। हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ले लिया PEP, P का डिटर्मिनेंट है, E का डिटर्मिनेंट है, P का डिटर्मिनेंट है। क्योंकि इनके इनवर्स इक्वल आते हैं तो इतना तो हमको पता है कि इनका डिटर्मिनेंट जो होगा वो
जीरो नहीं आएगा क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, लेकिन ये वाला डेटा हमारे पास जीरो है। सो अल्टीमेटली एफ का डिटर्मिनेंट भी जीरो है। कितना है? एफ का डिटर्मिनेंट भी जीरो है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो जो डेटा हमारे पास लिखा गया है वो है ई एफ का क्यूब, और ये डेटा हमारे पास लिखा जा रहा है। तो ये आप बना सकते हो ई के डिटर्मिनेंट का क्यूब, एफ के डिटर्मिनेंट का क्यूब, ई के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, एफ के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ई का डिटर्मिनेंट जीरो, एफ का डिटर्मिनेंट जीरो, ग्रेटर देन जीरो इंटू जीरो। तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है। तो क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है? नो, इट इज फॉल्स। दिस रिजल्ट इज फॉल्स। तो ए इज करेक्ट बट सी इज रॉन्ग। अब आते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो जो इसका आरएचएस है वहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। तो ये क्या बनेगा? ई का डिटर्मिनेंट, क्यू का डिटर्मिनेंट, पी का डिटर्मिनेंट, एफ का डिटर्मिनेंट और क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट। सबके डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लेंगे सेम ऑर्डर के। ई का डिटर्मिनेंट जीरो है, चाहे क्यू का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, क्या फर्क पड़ता है। पी का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है बट एफ का डिटर्मिनेंट है। अल्टीमेटली इट इज कमिंग एज जीरो। आरएचएस जीरो आ रहा है, ठीक है, आरएचएस जीरो आ रहा है। बात है एलएचएस की। एलएचएस में जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उसको थोड़ा हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स अपने पास लिखी गई है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये मैट्रिक्स है ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। इसकी बात हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। थोड़ा देखो यहां से, ई क्यू है और पी एफ क्यू इनवर्स के बारे में बात है। उसको मान लेते हैं लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स एक्स। ये एक मैट्रिक्स एक्स है अपने पास लिखा हुआ है ना। अब ये इनवर्स क्यू के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। क्यू एक रैंडम कोई मैट्रिक्स है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। एफ की वैल्यू पीईपी है, ये बात हमें मालूम है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको क्यू से मल्टीप्लाई किया। तो क्यू से मल्टीप्लाई वो भी किससे किया है? राइट साइड से किया है। मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लेफ्ट से मल्टीप्लाई है राइट से। राइट मल्टीप्लाई को पोस्ट मल्टीप्लाई भी बोलते हैं और लेफ्ट वाले को प्री मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। यहां पर है क्यू इनवर्स और ये क्यू आ जाएगा। यहां पर अब आप आगे बढ़िए, क्या बात बनती है वो देखते हैं। क्यू इनवर्स और क्यू जो है अपने पास से ये बनता है आई, और कोई रिजल्ट हमारे पास हो तो उसकी हम बात करते हैं, है ना। ये यहां से आपके पास से आई बन जाता है और एफ की जो वैल्यू है उसको हम लेकर आते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास? एफ की वैल्यू है अपने पास पीईपी। पीईपी एफ की वैल्यू है पीईपी। आई से मल्टीप्लाई होके तो वही बन जाएगा। अब आप देखिए क्या बन रहा है, यहां से बनेगा पी स्क्वायर, करेक्ट, पी स्क्वायर इंटू ईपी, और पी स्क्वायर की वैल्यू है आई, पी स्क्वायर की वैल्यू है आई। तो मैं यहां पहुंचा x, ये है ई क्यू स्क्वायर, ये आई है, यहां से ईपी आता है। थोड़ा और लिखते हैं, यहाँ ई है, यहाँ है क्यू स्क्वायर, यहाँ ई है और यहाँ पी है। आई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ये बात देखिएगा आप, है ना। ये क्यू स्क्वायर प्लस पी लिखा हुआ है और ये एक्स है। हमें एलएचएस क्या है? दिस इज एलएचएस। जिस मैट्रिक्स को हम अज्यूम करके चल रहे हैं इसी का डिटर्मिनेंट लेना है। यहां आपके पास क्या बन जाएगा आप बताइए? ये बनेगा ई का डिटर्मिनेंट क्यू स्क्वायर प्लस पी, इसका डिटर्मिनेंट। और ई का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, ई का डिटर्मिनेंट जीरो आता है। सो वी आर गेटिंग दिस एज जीरो। फर्क नहीं पड़ता आगे वाला डिटर्मिनेंट जीरो आता है नॉन जीरो आता है, पर ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बन जाएगा। तो एलएचएस भी जीरो है और अपने पास आरएचएस भी जीरो है। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, जैसा लिखा हुआ है अलग अलग ओपन कर देते हैं। याद रखिएगा मैट्रिक्स के अंदर दो डिटर्मिनेंट को ऐड करके डिटर्मिनेंट लेना
और सेपरेट करके इसको बना देना, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा नहीं होता है। वरना कई स्टूडेंट इसको देख के सोचते सेम ही तो बात है, क्या दिक्कत है, अरे बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। तो इसको अलग से निकाल के देखा, आरएचएस को अलग से बना के देखा, तो एलएचएस भी 0 आ रहा है, आरएचएस भी 0 आ रहा है। क्यू इनवर्स था, क्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आई बना, एफ की वैल्यू वापस से रख दी जो निकाल के लेकर आए थे पीईपी, दिस हैज बिकम पी स्क्वायर इज आई। ठीक है, आई के बाद आई से मल्टीप्लाई करने पर सेम रहता है, दोनों जगह से ई कॉमन आ गया, बस बात बन गई। जैसे डिटर्मिनेंट लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ई अपने पास बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ई की वैल्यू 0 है। एलएचएस आरएचएस दोनों सेम है। अब तक आंसर्स में क्या क्या बातें आ चुकी हैं? ए सही है, बी सही है, सी गलत है ना। अब आए हैं डी पर। डी में लिखा हुआ है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स ईपी प्लस एफ इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंड सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज का मतलब ट्रेस। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज का मतलब क्या पूछा जा रहा है? ट्रेस पूछा जा रहा है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो अब तक हम क्या मार्क कर चुके हैं? ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी गलत है, डी पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं डी क्या होगा। जो रिजल्ट हमारे पास है वो आप देख सकते हो, ये वाला रिजल्ट ट्रू है। डी ऑप्शन के अंदर हमें जो पूछा जा रहा है कि सम ऑफ डायगोनल यानी ट्रेस पूछे जा रहा है इसका इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल ऑफ इसके बारे में पूछा जा रहा है। दोनों के ट्रेस इक्वल आएंगे, ये बात है। अब दोनों में इजी कौन सा पहले वो देख लेते हैं। यहाँ ई अलग है, ई के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा पता है, तो सेकंड वाले को पहले प्रूव करते हैं। सेकंड वाले के बारे में थोड़ा ज्यादा बात निकालते हैं। ई प्लस पी इनवर्स एफ पे लिखा हुआ है, ई है, ये पी इनवर्स है, एफ का डेटा लेके आइए, एफ का डेटा होता है पीईपी। अब देखिए क्या डेटा बनता है, यहां से ई आता है, पी इनवर्स और पी तो आई बन जाएगा आपके पास। ठीक, ये पी इनवर्स और पी तो आई बन जाएगा, यहां ई है और यहां बन चुका है पी स्क्वायर। और हम जानते हैं पी स्क्वायर तो आई होता है, ये रहा पी स्क्वायर आई है। तो लो कर लीजिए बात, हमारे पास 2e आ चुका है। तो हमें अगर ट्रेस ऑफ e प्लस पी इनवर्स एफ पी निकालना है, दैट इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ 2e, और वो बन जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ e। ठीक है, अब ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसकी ट्रेस की वैल्यू, जिसकी डेटा की वैल्यू ये है। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, उसको पकड़ते हैं, वो क्या है? P इनवर्स EP प्लस F लिखा गया है, आराम से पढ़िए। P इनवर्स EP प्लस F है, F को क्या लिखा जा सकता है बताइएगा? F की वैल्यू है PEP, ये डेटा है, F की वैल्यू है PEP। सोच रहे हैं क्या किया जाए? F की वैल्यू है PEP। देखो आप जानते हैं कि P इनवर्स और P बराबर आएंगे, क्योंकि P स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो P और P इनवर्स इक्वल है, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो हमने यहां पर P इनवर्स को P रखने की सोचा, तो ये PEP सेम हो जाएंगे, ये 2PEP बन जाएगा, करेक्ट। यहां 2 टाइम्स E लिखा हुआ, P अभी भी लिखा हुआ है। तो अगर हमें इसका ट्रेस निकालना है, तो यहां से हमें ट्रेस निकालना है इसका, और ये 2 बाहर आ जाएगा आपके पास से, एंड दिस इज द ट्रेस ऑफ PEP। ये डेटा आपके पास लिखा गया है। अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेस की, अगर आपको याद हो तो, कि अगर सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA बराबर बात होती है। अगर आप ट्रेस निकाल रहे हो, सिर्फ डायगोनल का सम निकाल रहे हो, तो ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूटिलाइज करेंगे, तो यहां से ये जो PE लिखा हुआ है ना, इसको मैं EP लिख सकता हूं, और ये वाला P मैंने सेम रखा। तो ये जो PE लिखा हुआ है, इसको मैंने शफल कर दिया EP के साथ, क्योंकि AB के प्रोडक्ट निकाल के ट्रेस निकालोगे, सेम ऑर्डर के हैं, तो फिर जो
स्क्वायर मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर की, तो BA का भी सेम ही आता है अगर आप ट्रेस निकालते हो। अब यहां से आपके पास बनता है 2 टाइम्स दिस E एंड इट इज रिटन एज P स्क्वायर, और P स्क्वायर तो सबको पता है I है, P स्क्वायर इज I। आपके पास है 2 टाइम्स दिस इज I, वो आ गया आपके पास है 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ E, सेम आ गया। ये भी वही लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है, तो मार्क करने की बारी है। यहां से ये भी आंसर आ जाएगा ABD। पूरे देश भर में अगर आप इस बात को देखें, ABD ये डेटा बनता है आपके पास, ABD आपको दिखा, दिस इज करेक्ट आंसर। जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 का वो ब्रिलियंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया कैलकुलस के ऊपर। हालांकि ये क्वेश्चन जिस कैटेगरी में पूछा गया है वहां -2 की मार्किंग है, और स्टूडेंट से रिलेटिवली इस क्वेश्चन को एवरेज पाया है, आसान पाया है, क्योंकि हम देख सकते हैं 21% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर सही किया, 10% ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियली सही किया। तो सही वाले आपके पास काफी सारे हैं, 30,000 है, 15,000 है, 45,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। नहीं करने वाले भी काफी सारे 43,000, रॉन्ग वाले 52,000 है, यानी ये लेकर गए होंगे -2 की मार्किंग, 52,596। कई बार आसान सवाल होता है तो देखिए 50,000 के आसपास ऐसे स्टूडेंट है जो -2 की मार्किंग लेकर गए हैं, और 43 के आसपास ने 0 अटेंड मार्क किया है। ठीक है, आसान सवाल होते हुए भी, मतलब बहुत रूटीन वाला क्वेश्चन है, तब भी ये रिस्पॉन्स है, और ये आपको बूस्ट करेगा ये पता करने के लिए मैं कहाँ स्टैंड आउट करता हूँ, मेरी क्या भी सिचुएशन चल रही। हो सकता है आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहाँ स्टूडेंट ही 200 ही बच्चे टेस्ट देते हो, 500 ही बच्चे टेस्ट देते हो, तो एक नेशनल लेवल पे पिक्चर जो है, ये जेईई की एक्चुअल एनालिसिस रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। एक फंक्शन है हमारे पास है जो कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, बहुत ही एक रीजनेबली इजी क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है, जिसके बारे में आपसे ऑन टू, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के बारे में बातें पूछी गई है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। डोमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये x+1 का होल स्क्वायर +3 लिखा हुआ है, तो डोमेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, R में डिफाइंड है, सो नो प्रॉब्लम। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट। x² + 2x + 4 का है होल स्क्वायर अपने पास, x² + 2x + 4 अपने पास आता है, और इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो वह डेटा बनेगा 2x - 3, x² - 3x - 6 अपने पास बनेगा, और ये डेटा आपके पास से बनता है 2x + 2। ठीक है, ये डेटा मैंने बनाया यहाँ पर यही ऊपर बनेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला बना 2x + 2। लेट सिंप्लीफाई करते हैं। 2x³ आता है, 4x का स्क्वायर आता है, 8x आता है, 3x का स्क्वायर है, 6x आता है, 12 आता है। थोड़ा ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन का। माइनस साइन आता है, 2x का क्यूब आता है, 2x का स्क्वायर आता है, 6x का स्क्वायर है, 6x आता है। ये डेटा आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x³ माइनस यहां से 2x अगर हम लिखते हैं, एक बार डेटा में चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। ठीक, चलिए ये कैंसिल्ड आउट है। यहां से अगर आप देखें माइनस से +12 आता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और कोई डेटा है तो वो भी हम देख लेंगे। x² के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां से आपके पास से एक x² आता है, यहाँ आपके पास से 4x² है जो ऐड होके प्लस बन जाएगा, 5x² आपके पास से डेटा बनता है। ठीक है, और डेटा देखिए, यहां से अगर हम x का कोफिशिएंट देखेंगे तो ऊपर 2x आता है, 2x है, और यहां से आपके पास से 18 है, तो 20x आपके पास से आता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। 5x कॉमन है, यहां से x + 4 है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये -4 है और ये 0 है, ठीक है। नीचे तो होल स्क्वायर लिखा हुआ है। -4 से 0 से बड़ा नंबर लीजिए आप, 0 से बड़ा नंबर, इट इज प्लस माइनस एंड प्लस, ये डेटा आपके पास आएगा। -4 एंड 0, ये दो डेटा आ गए। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या इसका बिहेवियर है। जैसे यहाँ पर प्लस है माइनस है तो ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। सो दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा। ये हमें रेंज डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। क्या डिसाइड करने में? रेंज डिसाइड करने में। तो वैसे तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है। डिक्रीजिंग देखिए -2 से -1 के बीच में, यस। -4 से 0 के बीच में डिक्रीज करेगा और ये इंटरवल इसी के बीच में लाई करता है, यस करेक्ट। तो हमारे पास अगर x की वैल्यूज -4 से 0 है तो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर -∞ से -4 है यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी है, देन इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 1 से लेके यहां से आपके पास डेटा लिखा हुआ है इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2, ठीक है। ये जो डेटा दिया हुआ 1 से 2 या 2 से ठीक है, 1 से 2 चलेगा। तो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब बारी यह है कि ऑन टू है या इन टू है। तो सबसे पहले ये दोनों डेटा हम कंप्यूट करते हैं। f ऑफ -4 निकालिए, फंक्शन से निकालिएगा, ये है फंक्शन। f ऑफ -4 रखिए तो आपके पास से आता है 16 प्लस 12 माइनस 6, 4 रखिएगा 16, यहां पर 2x लिखा है यानी 8 आएगा, और आपके पास से +4 आता है। तो यहां से 6 आता है आपके पास से, 6 बनता है 22, और यहां से आपके पास से 20 आता है, 20 में से 8 चला जाएगा तो डेटा आपके पास से आता है 12। 11/6 हमारे पास डेटा बनता है, ठीक है। और f ऑफ 0 पर डेटा निकालिए जो कि मिनिमा का पॉइंट है। 0 पर डेटा अगर आप देखेंगे तो -6 आता है, यहां से 4 है, वी आर गेटिंग दिस एज -3/2, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा पे कर लिया। अब थोड़ा सा इन्फिनिटी पे एनालिसिस कर लेते हैं। रेंज की बात हो रहा है क्योंकि इन्फिनिटी तक ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और वहीं से ये इंक्रीजिंग करता हुआ आ रहा है। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे अगर हम इसकी लिमिट निकालें, ऑल दो हम ये देखकर बता सकते हैं कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो चाहे आप प्लस इन्फिनिटी पर निकालिए या माइनस इन्फिनिटी पर इसका डेटा निकालिए, सेम ही रहना चाहिए। वन माइनस 3/x आता है, 6/x² आता है, 2/x आता है। ये डेटा आपके पास है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है। फाइनल आंसर इज कमिंग एज 1, ठीक है। तो रेंज की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है रेंज जो इसमें आनी चाहिए, वो आप देखिएगा। तो 11/6 आपके पास है जो प्लस में पॉजिटिव में है, मैक्सिमा की वैल्यू है, ये मिनिमा की वैल्यूज हैं, और बीच में वैल्यूज 1 इनके अंदर आ चुकी है। 11/6 के अंदर 1 आ जाता है, तो इससे मेनी वन फंक्शन। तो डेटाज आपके पास रहेंगे -3/2 से लेके 11/6। दिस इज द फाइनल रेंज। यहाँ लिखा है -3/2 से 2, इट्स रॉन्ग। क्या ये इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू होगा? कोडोमेन हमें यहाँ पर R दे रखा है, वो रेंज ये आया है क्लियरली। रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, hence it is an into function, not an onto function. So C is also not the correct answer. So the final answer which we are going to mark it as AB. तो कौन कहता है कि जेईई के पेपर के अंदर रूटीन क्वेश्चन नहीं आते? बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन है। इसकी रेंज निकाला हम क्वाड्रेटिक के अंदर भी सीखते हैं। तो मैंने डिफरेंशिएशन करके निकाली है, आप y एज्यूम करके इसको निकाल सकते हैं। वो जो मेथड होता है अपने पास, यहां से हम y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहां से भी आप इसकी रेंज निकाल सकते हो। तो एक 11th क्लास का जो स्टूडेंट है वो इस वाले मेथड को भी यूटिलाइज करेगा। बिल्कुल ये वैलिड है करना। x² हमारे पास कॉमन है, यहां से x हमने कॉमन ले लिया, 2y + 3 + 4y + 6। पहला y = 1 हो तब, दूसरा जब ये 0 नहीं है। जब y = 1 है तो पहला डेटा 0 है, आपके पास है 5x आता है,
10 आता है, x की वैल्यू -2 है, रियल आना चाहिए। आप देखिए यहां से रियल में ही डिफाइंड है, तो यस इट इज एक्सेप्टेबल। सो हेंस वी कैन पिक y इज इक्वल टू 1 एज द सॉल्यूशन। लेकिन जब y -1 0 नहीं है, नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक, नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है फिर x कैसा है, रियल है, सो द रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल है, तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। आपके पास डेटा है 2y + 3 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स y - 1, 4y + 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 6 दूनी यहां से 12 आएगा, 9 आएगा, 4 आपके पास से और आता है, 4y² है प्लस 6y - 6y - 6 आता है आपके पास से। तो आप थोड़ा डेटा बनाइए, 16 आता है, 4 आता है, 12 आपके पास से आता है, ये 2 है आपके पास से, तो यहां से 4 जाएगा तो 8 बन जाएगा, यहां से 4y आता है, ये 9 है और ये 24 है, सो 24 + 9 इज 33, ये डेटा आपके पास बनेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ये तो मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं इसका सॉल्व करने का, रेंज निकालने का, है ना। चलिए बनाते हैं आगे, बताइए क्या और क्या क्या बातें बनेंगी। यहां से फैक्टराइजेशन हमें करना है जी, बिल्कुल करते हैं। तो आपके पास से कितना है, 4 आना चाहिए, यहाँ 11 है, 3 है आपके पास से, तो 11 को हम आपके पास यहां से 4 लिखा हुआ है ना, सो जस्ट थिंक हम किसी को क्या बना सकते हैं। मैं ये लिख सकता हूं इसको 12y² प्लस 18y माइनस 14y 33 लेस देन और इक्वल टू 0। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या, एक बार देख लेते हैं थोड़ा। फैक्टराइजेशन की बात है। आफ्टर ऑल सॉल्व करने के बाद देखो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो हमें देखनी ही होगी। मैंने यहां से अगर 6 कॉमन लेता हूं तो 12 मैंने 18 लिखा है, या -4 आना चाहिए, सो दिस शुड बी 22। ठीक, अब फैक्टराइजेशन होना चाहिए, सो आई एम टेकिंग 6y एज कॉमन, सो 2y + 3 आपके पास बनेगा, और यहां से आप 11 कॉमन ले लीजिए, ये भी 2y + 3 है, सो वी आर हैविंग 2y + 3 6y - 11 लीजिए, आ गया हमारे पास डेटा। -3/2 से लेके 11/6 आपके पास बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं है, पर यहां से हटेगा तो वहां से इंक्लूड हो जाएगा। फाइनल रेंज हमारी यही आने वाली है, -3/2 से 11/6। तो ये एक तो वाला क्वेश्चन था कि 11th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है, तो वो इन दोनों को तो डिसाइड कर ही देगा, रेंज इस वाले को, है ना। पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट करके निकाला है, तो रेंज को ऑल्टरनेटिव मेथड से निकाला, ऑल्टरनेटिव मेथड से। पर हमें अगर डिफरेंशिएशन करना ही है तो क्यों ना फिर हम डिफरेंशिएशन से ही एनालिसिस कर लें। मैक्सिमम मिनिमम आ ही गया है तो रेंज यहीं से निकल के आ जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम पे क्या डेटा आ रहा है, इन्फिनिटी पे डिस्कशन होगा, रेंज यहां से भी निकाली जा सकती है, ठीक है। पर क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद फिर सेकंड क्वाड्रेटिक मेथड पे मत जाइए, यहीं से सॉल्व कीजिए, क्योंकि टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके गाइस, जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम,
मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा से, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। जेई एडवांस 2021 पेपर 1 का वो क्वेश्चन जो है डेंजरस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़कर जाते हैं या फिर थोड़ा सा डरते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ, लेकिन अगर आप जेई की प्रिपरेशन में अभी लगे हुए हैं तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं, इतना डरने की इस चैप्टर से ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उस टाइम के एग्जामिनेशन की बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं, -2 की मार्किंग थी, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट था, अगर एक भी गलत ऑप्शन आपने मार्क कर दिया तो -2 की वजह से पेनल्टी था, और पूरा सही करने पर +4 मार्क्स ज़रूर थे। तो चलिए एक आइडिया लेते हैं उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस का पेपर दिया था उनका क्या बिहेवियर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए पूरा क्रॉस इंडिया में रहा था। तो जेई की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये सिर्फ 1.62% स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब लेस देन 2% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था, और +4 मार्क्स जिसने लिए। पार्शली करेक्ट के अंदर 22% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पार्शली भी इसको सही किया था। पार्शल में अगर आप 1 मार्क की बात करें तो 24,000 के आए थे, और 7,200 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 2 मार्क्स इसके अंदर लिए थे। करेक्ट रिस्पॉन्स का मतलब है जिन्होंने +4 मार्क्स लिए वो थे 22,095 स्टूडेंट्स, और जिन्होंने -2 की बरसात ली थी, पेनल्टी -2 की, वो थे 19,895 स्टूडेंट्स। वहीं पर 88,000 स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ दिया था। आइए किस क्वेश्चन की बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं क्या पूछा जा रहा है। EFG करके 3 इवेंट हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमें अलग अलग दे रखी है। P ऑफ E पता है, P ऑफ F पता है, P ऑफ G पता है, और तीनों की जो कॉमन एक साथ होने की प्रोबेबिलिटीज़ है वो भी हमें पता है। एक इवेंट है H, अगर H के ऊपर C लिखा जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ H हो गया है, इसका मतलब ये है कि उसके कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है कि वो इवेंट नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर बेस्ड हमसे 4 प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स हैं उनके हिसाब से बनाई गई हैं, उनके बारे में एक इनइक्वलिटी हमको दे रखी है जो हमें सॉल्व करनी है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शंस इनमें से सही होंगे एक एक करके। यहाँ पर हमें P ऑफ E पता है, P ऑफ F पता है, P ऑफ G पता है। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा वेन डायग्राम बना के देखें, इनके कॉमन होने की भी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। तो दिस इज E, F एंड G। जो हमें दिख रहा है सबसे पहले ये फॉर्मूला सबसे पहले समझ में आता है, तीनों का यूनियन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो P ऑफ E यूनियन F यूनियन G, आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे। सबसे पहले इंडिविजुअली सबका सम आता है, फिर उसके अंदर दो का कॉमन लेके टर्म्स आती हैं, और फिर लास्ट में तीनों का कॉमन भी आता है। ये क्वांटिटी अगर आप यहां से देखोगे तो यूनियन वाली पूरी क्वांटिटी ये आती है। पर एक बात हम यहां से ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो P ऑफ ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा इनकी इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज़ है उससे कम ही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स अभी माइनस में आएंगी, और ये टर्म तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, ये वाली टर्म तो सबसे कम होती है। तो 3
टर्म्स इसके अंदर जो तीनों की कॉमन दो की कॉमन वाली है माइनस होंगी, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है तीनों के एटलीस्ट एक एलिमेंट होने की प्रोबेबिलिटी इन तीनों के इंडिविजुअल सम से लेस देन आने वाली है। तो ये वाली बात हम बोल सकते हैं। ये 1/8 रहेगा, ये 1/6 है, ये 1/4 है। आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। P ऑफ E ये पूरा सेक्शन बनेगा, ठीक। P ऑफ F आपके पास ये पूरा सेक्शन बनेगा, वहीं P ऑफ G आपके पास ये पूरा सेक्शन बनेगा। और जब मैं यूनियन की बात करूंगा तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो जब इंडिविजुअली ऐड करूंगा तो ये कॉमन पार्ट कई बार ऐड हो चुके हैं, यानी इन तीनों का इंडिविजुअली सम इससे ज़्यादा है। तो ये डेटा हम यहाँ बनाते हैं। यहाँ हमने लिया 24, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 आता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि इसकी वैल्यू जो है E यूनियन F यूनियन G 13/24 से लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। सो वी आर मार्किंग C एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप जानते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं 1 माइनस E यूनियन F यूनियन G। डिमॉर्गन्स का रूल होता है, अगर कहीं पर यह लिखा गया हो कि A कॉमन B कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है A यूनियन B का पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसे कॉमन करके लिखा हुआ है तो इन तीनों को चेंज कर देंगे, इसका A बनेगा कॉमन का यूनियन B और ये बन जाएगा, और ये 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B यूनियन बनता है आपके पास, A यूनियन B बनेगा। सिमिलरली ये जो डेटा हमसे पूछा गया है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास से आप लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटर्न एज E यूनियन F यूनियन इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, जो 1 माइनस आपके पास है ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 13/24 जा सकती है, मैक्सिमम। तो मैं मैक्सिमम इसमें से कितना घटा सकता हूँ वो आप देख लीजिए, 13/24, जो मैक्सिमम लॉस 13/24 का हो सकता है। बाकी बार तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा ही आने वाली होंगी। अगर आप इसका एलसीएम लेके देखेंगे अब आगे तो ये 11/24 से ग्रेटर आना चाहिए, और यहाँ लिखा हुआ है कि 5/12 से भी कम आएगा। ये कितना लिखा हुआ, 5/12 से भी कम लिखा आएगा। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखें तो ये 5.5/12 लिखा हुआ है। 11/24 का मतलब कितना है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5.5/12 से ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, और यहाँ बोली जा रही कि 5/12 से कम आएगा। तो सर्टेनली डी इज़ नॉट द आंसर। तो सी और डी में डिसाइड हो चुका है, सी आंसर का पार्ट बनेगा, डी आंसर का पार्ट नहीं बनने वाला है। बारी है ए और बी के बारे में। चलिए ए और बी की बात करते हैं। ये हो गया, ये नहीं है। तो डिमॉर्गन्स के रूल बहुत फेमस याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये डेटा क्या है इसको समझते हैं, आइए बनाते हैं बात। E F G ये E है, ये F है और ये G है। तो देखिएगा E और F का कॉमन है, G नहीं होना चाहिए। ओके, E और F का कॉमन हो, G नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला टुकड़ा। ये कौन सा टुकड़ा है, E और F का कॉमन है और G नहीं होना चाहिए, ये वाली बात है। और हमें ये पता है जो तीनों का कॉमन है, ये कॉमन है अपने पास 1/10, वो लिखा हुआ। देखिए यहाँ से तीनों का जो कॉमन है इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/10। अब आप मुझे बताइए, ये सेगमेंट है, यहाँ की बात हो रही है, या तो हम F को यूटिलाइज करें या फिर हम E को यूटिलाइज करें। दोनों में से किसी एक को यूटिलाइज करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। G की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर P ऑफ E की बात करते हैं तो P ऑफ E तो बड़ा सेक्शन है, ये वाली वैल्यू तो ज़्यादा आएगी। बोलो यस और नो। यहाँ पर ये जो इतनी सी प्रोबेबिलिटी है प्लस है 1/10, इन दोनों का जो सम होगा वो इस पूरी प्रोबेबिलिटी से कम आएगा। P ऑफ E की वैल्यू 1/10 है और ये डेटा हम निकालना चाहते हैं।
तो आपके पास है 1/10 माइनस 1/8 10 आता है आपके पास से, ये है ई एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। यहाँ से आप बना दीजिए, 40 हम लेंगे तो यहाँ से 5 आता है, यहाँ से 4 आता है। तो ये 1/40 से आपको दिख रहा होगा कि क्या डेटा बन रहा है। 1/40 से लेस देन आएगा, ये रहा 1/40। सो ए वी कैन मार्क एज द फाइनल आंसर। तो ए आ रहा है, सी आ रहा है, हमें बात अब इसको भी देखना है। इसको भी थोड़ा अगर हम देखें, ई एफ और जी, ई नहीं होना चाहिए, एफ और जी होना चाहिए। ई नहीं होना चाहिए, ई को छोड़ दिया हमने, एफ और जी होना चाहिए। नहीं, यहाँ का सेगमेंट ये वाला टुकड़ा है आपके पास, इसकी हम बात करने वाले हैं। ई नहीं होना चाहिए लेकिन एफ और जी होना चाहिए, ठीक है। और ये जो तीनों का कॉमन है वो भी हमें मालूम है, दिस इज ऑल्सो 1/10, दिस इज ऑल्सो 1/10। तो अब आप यहाँ से एफ को देख लीजिए कि जो एफ का सेगमेंट आएगा, प्रोबेबिलिटी एफ की वो ज़्यादा ही होगी इन दोनों के इंडिविजुअल सम से। प्लस 1/10 आपके पास लिखा हुआ है, दिस सेगमेंट इज 1/10 और ये टुकड़ा आपको चाहिए। टोटल एफ वाला तो ज़्यादा बनेगा, सो एफ की प्रोबेबिलिटी तो ग्रेटर होगी। पी ऑफ एफ हमें पता है कितना है, 1/6 है, 1/6 आपके पास से आ जाएगा। ये लिखा है 1/10, ये आपके पास से डेटा बनता है। लेस देन और इक्वल टू 1/6 और 1/10 आपके पास से आता है। 30 आपके पास है, डेटा देखिए 5 आता है और यहाँ से 3 आता है। ये 1/15 आता है आपके पास से। इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/15 है, दैट इज द बी इज द आंसर। सो फाइनल आंसर अगर हम देखें तो ये बात बनती है ए बी सी। ये एडवांस 2021 का डिस्कस करने वाले हैं। जब पूरे देश भर में पेपर 1 के अंदर पूछा गया था तब सिर्फ 2.55% स्टूडेंट्स का ही ये पूरा सही हुआ था। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जिसकी के अंदर एक भी गलत ऑप्शन मार्क करने पर -2 की पेनल्टी है। और ऐसे स्टूडेंट जो थे वो थे 14,708 को -2 मार्क्स मिला था। 90,000 के आसपास, 90,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था। वहीं पर जिसको +4 मार्क्स मिले वो है अब सिर्फ 3,620। इसी पेपर में एक और मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया था, इस स्कोर उसको अगर कंपेयर करें तो ये वाला उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ, वो 2.75 के आसपास हुआ था और ये 2.55 के आसपास। पार्शियल मार्किंग में 19,000 को +1 मिला और +2 वाले जो है वो है 12,549 स्टूडेंट्स है। ऐसा कौन सा ही क्वेश्चन है, आइए एक एक करके स्टडी करते हैं, सीखते हैं क्या सवाल है। आइए, 3x3 का मैट्रिक्स है M, जिस पर ये जो सिंबल है डिनोट करता है डिटर्मिनेंट ऑफ M को। I be the matrix 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। E and F are 2 3x3 मैट्रिक्स जहां पर I minus EF is invertible। I minus EF is invertible, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब निकलता है कि I minus EF का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और उसी के हिसाब से बात बनाई गई है। I माइनस EF का जो इनवर्स है वही अपने पास एक और मैट्रिक्स G के साथ डिसाइड किया गया है, I माइनस EF इनवर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू। इसके बारे में बातचीत हो रहा है कि क्या क्या बातें यहाँ पर आने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि इनवर्स का अगर इनवर्स ले लिया जाए तो सेम आ जाता है, करेक्ट। इनवर्स का अगर इनवर्स ले लिया जाए तो सेम आ जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, एक प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिख रहा हूं, जी के रेस्पेक्ट में नहीं, आप ऐसे इन जनरल देख लीजिए। ए का भी इनवर्स अगर ले लिया जाए तो वापस से वो ए आ जाता है। मैं यहाँ पर पहुंचता हूं इसका इनवर्स लेने के लिए, ठीक। तो आप देखिएगा, यहां से आया जी इनवर्स,
इनवर्स का इनवर्स सेम आ जाएगा आपके पास से, करेक्ट बात है, ये सेम आ जाएगा अंदर वाला फंक्शन। यहां पर है जी इनवर्स। अब मैंने यहां से जी से मल्टीप्लाई इसको कर दिया है, तो यहां है जी माइनस है आपके पास से, आप डेटा देखिएगा, जी ई एफ आपके पास से बनता है, यहां से आई आ जाएगा आपके पास, और ये लिखा हुआ है जी माइनस जी ई एफ। यहां पर ये मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई किया है, पीछे की साइड से इधर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है, और मैं एक इसमें मल्टीप्लाई राइट साइड से भी कर देता हूं, दोनों साइड से, ठीक है। एक बार प्री मल्टीप्लाई किया है इस साइड से और एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई उस साइड से, तो यहां से आई आता है, ये जी है, और आपके पास से ई एफ जी बनता है। अगर आप देखेंगे ई एफ जी का जो डेटा है वो जी माइनस आई आता है। वहीं अगर हम यहां पर देखें तो जी ई एफ का जो डेटा है वो भी जी माइनस आई आता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया अपने पास, वो आप देख के बताइए। जी माइनस आई, ई एफ जी है, जी ई एफ है, दोनों से अगर हम कंबाइंड बना के देखें तो रिजल्ट आता है ई एफ जी और ई एफ जी। जी ई एफ जी दोनों इक्वल है, ई एफ जी इज इक्वल टू जी ई एफ, सो वी कैन मार्क सी एज द करेक्ट आंसर। इतनी मेहनत के बाद अभी सिर्फ +1 मार्क मिला है। एक बेसिक आइडेंटिटी यूटिलाइज की, इनवर्स का इनवर्स सेम आता है, तो जी की वैल्यू इस इनवर्स में, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर से एक और इनवर्स ले लिया हमने, जी इनवर्स करके, इनवर्स का इनवर्स सेम। एक बार यहाँ पर जी से प्री मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, जी माइनस आई दोनों जगह से कंपेयर करके हम यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स लिखे गए हैं, एक एक करके उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बी वाले ऑप्शन को पहले उठाते हैं, सी कर लिया है, बी को आप देखिए क्या लिखा है, आई माइनस एफ ई पूछा जा रहा है, आई प्लस एफ जी ई, ये प्रोडक्ट हमें लेकर आना है, बताना है कि क्या डेटा बनेगा। तो फर्स्ट वाले को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ले आते हैं, आई प्लस एफ जी ई माइनस एफ ई माइनस एफ ई एफ जी ई आता है आपके पास। तो आई से मल्टीप्लाई किया, एफ ई से मल्टीप्लाई किया, और ये डेटा अपने पास आया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आप देखिएगा, ई एफ जी आपके पास लिखा है, क्या लिखा है, ई एफ जी। ई एफ जी की वैल्यू आती है जी ई एफ, ये डेटा मैंने रिप्लेस कर दिया, ई एफ जी की जगह मैंने लिखा जी ई एफ। चलिए देखते हैं क्या कुछ बात बनती है या नहीं बनती, या कुछ फायदा है हमें इससे, वो भी देख लेते हैं। जी ई एफ लिखने से तो कोई फायदा नहीं होगा, इसको ये लिखने से तो कोई फायदा नहीं है, और कोई फायदा हो तो वो बताइए। ई एफ जी यहां पर है, ई एफ जी को लिख लेते हैं जी माइनस आई, ये वाला डेटा लिख लेते हैं जी माइनस आई। तो यहां पर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया जी माइनस आई के साथ। अब आप देखिएगा, एफ जी ई आता है, और यहां से माइनस और माइनस आपके पास से प्लस हो जाता है, ये एफ ई आता है, ठीक है। अब देखिए आप, एफ जी ई कैंसिल, एफ ई से एफ ई भी कैंसिल है, और डेटा आपके पास से आई आता है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट एज आई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बी ऑप्शन ट्रू है। तो माइनस वाले का तो पता नहीं, लेकिन प्लस वाला हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब बात इसकी है कि क्या ये रिजल्ट भी ट्रू होगा, तो ये वाला रिजल्ट ट्रू होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। सेकंड वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट भी है ना। और यहाँ पर एक ऑप्शन और लिखा हुआ है जो डिटर्मिनेंट से है, तो हम डी पार्ट की भी बात कर सकते हैं। डी वाला पार्ट जो है उसको हम देखें, जैसे प्लस वाला आई बना है, तो डी वाले पार्ट को अगर हम देखें, अब तक हमने आंसर्स मार्क कर दिए हैं।
ये दोनों सही हैं, बी एंड डी। डी पार्ट को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। आई से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एफ जी ई माइनस एफ ई प्लस एफ ई एफ जी ई, ये डेटा है एफ ई एफ जी ई। अब यहां पर अपने पास ई एफ जी लिखा हुआ है और अभी अभी हमने प्रूव किया था क्या, देखो अब डेटा एक ई एफ जी जी ई एफ दोनों का डेटा जी माइनस आई आता है। जी माइनस आई आता है आपके पास से, तो हम इस डेटा को लिखेंगे यहां से आई एफ जी ई एफ ई जी माइनस आई मैंने यहां रखा एंड लेट्स सी क्या ये ऑप्शन सही है। एफ जी ई आता है आपके पास से और यहां से एफ आई ई भी बनेगा, ठीक है। एफ जी ई तो कैंसिल है और यहां से आप देख सकते हैं आई माइनस 2 टाइम्स एफ ई अपने पास आ रहा है। एफ ई वाली टर्म कैंसिल नहीं हुई, आई के बराबर ये नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ए ऑप्शन के पास, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, क्या कंक्लूजन है, उस बारे में बात कर लेते हैं। यहां से आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा देख सकते हैं। आई माइनस एफ ई यहां भी लिखा हुआ है और यहां भी है, तो एक काम करते हैं आई माइनस एफ ई का एक बार आई से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस आई माइनस एफ ई का एक मल्टीप्लाई एफ जी ई से भी करते हैं, ठीक है। आई से मल्टीप्लाई ये बनाया, आई माइनस एफ ई का आई से मल्टीप्लाई किया और आई माइनस एफ ई का एफ जी ई से भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आप देखिए क्या बात डेटा पूछा जा रहा है। हमारे पास आई से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये डेटा बनेगा, आप जानते हैं आई और आई स्क्वायर सेम आते हैं, बस अगली लाइन में हमारा रिजल्ट है आई माइनस एफ ई एफ जी ई, ये डेटा यहां लिखा और ये डेटा यहां, अंडरस्टूड। दोनों साइड में डिटर्मिनेंट लेना चाहता हूं, आई है ये तो एफ ई ही बन जाएगा एंड दिस इज प्रिसाइजली योर ए ऑप्शन, दिस इज ए। सो व्हाट वी आर मार्किंग विद ए बी सी। एक ऐसा क्वेश्चन जो पूरे देश भर में जब एक्चुअल एग्जाम हुआ हो तब सिर्फ 2.2% के आसपास लोगों से हुआ है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैट्रिसेस के अंदर बहुत ऑर्डर का प्रेफरेंस होता है, किसको कहाँ पर लिखना है, जिसके फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे वही इन सवालों को कर पाएंगे। ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। इस आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2021 for any positive integer n, let Sn from 0 to infinity tends to r is defined by this Snx summation cot inverse 1 plus k times k plus 1 x square upon x, and for any x belongs to real number, cot inverse x belongs to 0 to pi and tan inverse x belongs to from minus pi by 2 to pi by 2. Then which of the following statements is not true? The question was asked in MCQ type question, जिसके अंदर more than one options correct हैं और MCQ के अंदर आप जानते हैं पार्शियल मार्किंग भी ट्रू होती है, लेकिन अगर एक भी गलत ऑप्शन हमने मार्क कर दिया तो देयर इज अ पेनल्टी ऑफ -2। उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया था, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस उनकी रही थी, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए करेक्ट मार्क्स पूरे क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व किया था देवर ओनली 12,758 स्टूडेंट्स, इनको +4 मार्क्स इसके अंदर मिला होगा। गलत क्वेश्चन मार्क्स इनको मिला है वो 32,000 है, जो -2 की मार्किंग घर लेकर गए होंगे, -2 मार्क। और वहीं पर सही करने वाले तो देख लिए पार्शियल मार्किंग भी अपने पास है 10,394 रहेगी। जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया थोड़े समझदार रहे, उन्होंने 0 मार्क्स लेकर गए, वो थे 86,457। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में थोड़ा देख लीजिए। पार्शियली मतलब यही हो सकता है एक आध ऑप्शन बना लिया हो,
बिल्कुल नहीं बने हो। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम देखें यहाँ पर तो ऐसा ये दिखता है कि यहाँ पर ITF का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, कॉट इनवर्स है। और देखिए ये SN जो है 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन किया गया है, यहाँ पर x है तो x हो गया अपने पास से पॉजिटिव। तो पहली बात ये है कि अगर पॉजिटिव है तो जितने भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये सब आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ट्रायंगल बना के फटाफट से कन्वर्ट कर सकते हैं। tan इनवर्स लिखा है तो हम उसको सीधा cot इनवर्स को tan इनवर्स में ले जाएंगे और अंदर वाले डेटा को टोपल कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यहाँ से 1 प्लस और ये आ रहा है k टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स x का स्क्वायर। अब ITF में सीरीज तो बनती नहीं है तो हमें समेशन निकालने को बोला है, तो हमारे पास एक ही मेथड है, दैट इज VN मेथड, कि हम एक टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में लिखें और फिर समेशन उसका बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आता है SNX, सिग्मा इज फ्रॉम k to 1 to n, यहाँ से डेटा बनेगा tan इनवर्स, ये आता है 1 प्लस डेटा बनाइएगा kx प्लस x आपके पास से आता है, अगला वाला भी आपके पास से kx बनता है। यहाँ से दोनों का डिफरेंस हम बना सकते हैं kx प्लस x माइनस kx, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डेटा बनता है kx प्लस x इंटू kx लिखा हुआ आपके पास से, है ना। ये दोनों का डिफरेंस है, सेम डेटा बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मा आपके पास है k की वैल्यू 1 to n आता है, tan इनवर्स k प्लस 1 टाइम्स x आता है और ये डेटा है tan इनवर्स kx आता है। ये डेटा आपके पास है, लिखा। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम थोड़ा सिग्मा से चेंज करना चाहें तो सबसे पहले हम k की वैल्यू 1 रखना है तो 2x आता है और ये tan इनवर्स x बनता है। अगला डेटा 1 की जगह जब k की जगह 2 रखेंगे तो आपके पास यहाँ से डेटा बनेगा, अभी हमने 1 रखा था, अब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 विल बिकम 3x, ये 2x आपका डेटा बना। प्लस 2 के बाद अगर हम 3 रखेंगे 3 प्लस 1 इज 4x, 3 यहाँ पर रखेंगे तो ये 3x आता है। तो यहाँ पर अगर 3 है तो आप 4 रखिए, 4 रखने से आपके पास से ये डेटा बनता है। और इस तरीके से सीक्वेंशियली अगर हम चलते हुए चले तो हमारे पास tan इनवर्स n प्लस 1 x आता है और tan इनवर्स आपके पास से nx भी आपके पास से डेटा बनता है। n हमने यहाँ पर रख दिया, n प्लस 1 और nx आपने बनाया। अब बताइए आगे क्या हुआ, दे स्टार्ट गेटिंग कैंसिलिंग आउट, tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 4x, tan इनवर्स 4x। तो VN मेथड अप्लाई कर दिया टेलीस्कोपिक सीरीज के हिसाब से, हम इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखा है। इस ब्रैकेट देखिए किसी भी ब्रैकेट में सेकंड टर्म पहले कैंसिल हो जाती है तो यहाँ ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 2 टर्म्स कोई बचने वाली हैं तो एक टर्म बचेगा ये वाला और एक टर्म बचेगा ये वाला। तो हमारे पास से इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। तो जो SNX आने वाला है वो लिखा जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 टाइम्स x माइनस tan इनवर्स x आता है, ये हो गया tan इनवर्स x और ये भी डेटा लिखा हुआ है ना। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए कई सारे डेटा पूछे गए हैं। पहले हमसे SNX की वैल्यू भी पूछी गई है 2 जगह पर, तो हम चाहें तो इस डेटा को निकाल लेते हैं, वरना हमें S10 भी निकालना है। सबसे पहले तो हम S10 निकाल देते हैं। S10 आपके पास एक सेकंड, S10 की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, लेटर इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से n प्लस 1 टाइम्स x माइनस x 1 प्लस n प्लस 1 टाइम्स x का स्क्वायर आता है। n प्लस 1 टाइम्स x माइनस x आता है, 1 प्लस n प्लस 1 और x का स्क्वायर बन गया डेटा। तो ये डेटा आपके पास से आता है SNX, ये है tan इनवर्स, nx आपके पास है, nx बन गया 1 प्लस n प्लस 1 x का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर
हम कंक्लूड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं यहीं पर ये अप्लाई कर दूं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हमें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा कि एस एन एक्स की वैल्यू क्या बनेगी। ये इन्फिनिटी बनेगा तो ये बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एक्स। ये डेटा बनेगा π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स आपको पता है cot इनवर्स एक्स आता है, इतना बनता है cot इनवर्स एक्स। और अगर मैं दोनों साइड लिमिट, ये तो चल ही रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, cot अगर मैंने ले लिया तो एस एन एक्स की वैल्यू मेरे पास है cot इनवर्स एक्स है, तो यही x आ जाएगा इफ x इज पॉजिटिव। ये रिजल्ट अपने पास आता है। तो ये रिजल्ट आया तो कौन सा रिजल्ट आया? वी आर गेटिंग b एज द रिजल्ट। अपने पास यहाँ से b रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, और जो बातें पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे S10 निकालना है तो यहाँ पे चाहूँ तो मैं डेटा निकाल सकता हूँ कि S10 का क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए S10 निकालते हैं यहाँ से। S10 is equal to, the data is tan inverse tan x यहाँ पर आपके पास है 10 + 1 आता है 11, 1 + 11 x²। ये जो S10 हमारे पास लिखा गया है इसको हम लिखेंगे π/2 माइनस cot इनवर्स tan x अपॉन 1 + x² + 1। अब ये पॉजिटिव डेटा है तो ये tan इनवर्स वाला पूरा पलट जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 1 + 11 x² by tan x। So is this the same expression? Yes. A is true, B is true. दो डेटा अपने पास निकल के आ गए। सिमिलरली अगर हम वहां पर S3x बनाने चले, तो ये देखिए S3x यहाँ पर 3 रखेंगे तो डेटा बनता है अपने पास से tan इनवर्स 3x अपॉन 1 + 3 रखेंगे, 3 + 1 is 4, 4x का स्क्वायर बनता है। और ये आपके पास से लिखा गया है कि π/4 आएगा, तो इक्वेशन इसकी वैल्यू इतनी बननी चाहिए। यहां से आपके पास है π/4। आप सॉल्व कीजिए, tan ले लेंगे दोनों साइड, 1 + 4x का स्क्वायर है, ये आता है tan π/4 विच इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 4x² + 1। इक्वेशन बनता है 4x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए, -3 का स्क्वायर 4 × 4, 9 - 69 गेटिंग -7। हमारे पास से कितना डेटा बन गया? -7 हमने हमारे पास से डेटा बना। और ये कितना आ रहा? नेगेटिव आ रहा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है, इसका मतलब ये निकल के आया कि इसका नो रियल रूट्स बनेंगे, नो रियल रूट्स। और इन्होंने बोला है कि इसका एक रूट आएगा। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है अपने पास से, है ना। फिर बारी आती है डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में tan लेना है और Sn की बात की जा रही है। Sn ढूंढिए एक बार, Sn कहाँ है? Sn हमारे पास डेटा में लिखा हुआ था tan इनवर्स nx अपॉन 1 + n + 1 x²। तो यहाँ जब हम tan ले लेंगे तो बचेगा nx अपॉन 1 +, तो ये डेटा हमारे पास बनेगा nx अपॉन 1 + n + 1 x², इट इज लेसर देन 1/2। ये डेटा आपके पास है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ये डेटा आपके पास से बन गया। आपके पास से डेटा बना दीजिए, n + 1 आता है, x का स्क्वायर है, 2nx + 1 है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। ये डेटा हमने बनाया, इसको इधर लेके गए, ये बात आपके पास है। अब क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। ऐसा बोला गया है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि फॉर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x अगर पॉजिटिव है तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो ये सही होना चाहिए हमेशा। This should be true for all n greater than or equal to 1 and x greater than 0 के लिए हमेशा ऐसा होना चाहिए।
तो अगर हम एक भी एक्सेप्शन यहां पर बता दें तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरी क्लास में सारे IITians हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, बोलो सारे सारे IITians हैं, तो मुझे गलत प्रूव करने के लिए वहां पे सबको नॉन IITian बनाना जरूरी नहीं है। अगर मैंने एक भी स्टूडेंट आपने बता दिया उठा के, सर ये देखो आपने बोला था सारे IITians है, ये देखो ये तो नॉन IITian है, ये तो ऐसी इधर उधर के कॉलेज का बैठा हुआ है, तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहां भी यही बात बोली कि भाई ये हमेशा हाफ से कम आएंगे। फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0, तो हम इसी बात को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखकर देखते हैं, क्योंकि सभी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये डेटा बनता है 3x का स्क्वायर है 4x प्लस 1 है, क्या है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं, x माइनस 1 और x 3x माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर 2 रख के देखा, तो ऐसा डेटा बनता है -x माइनस 3x, और ये डेटा बनता है। तो यहाँ से अगर हम डेटा बना के देखें, ये 1/3 आता है, यहाँ 1 आता है, प्लस माइनस और प्लस आपके पास से लिखा हुआ है, प्लस माइनस और प्लस। तो आपको दिख रहा है कि क्या डेटा बन रहा है। क्या ये x हमेशा पॉजिटिव के लिए वाली बात सही आई है? नो, दिस होल एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। अगर x की वैल्यू 1/3 से 1 के बीच में ले ली तो नेगेटिव आ रहा है, सो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत हो गया है। यहां बोला कि x की पॉजिटिव डेटा के लिए आप कभी भी बात करो हमेशा ट्रू आएगा। सो n की वैल्यू 2 लेते हैं तभी ये स्टेटमेंट गलत बन जाता है। n की वैल्यू 2 लेते हो, इन्होंने बोला कि फॉर एवरी n इट इज ट्रू। तो देखिए x पॉजिटिव के लिए पूरी बात हमेशा आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही है। 1/3 से 1 के बीच में इट इज नॉट ओबेइंग दिस रिलेशन, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो आपके पास से करेक्ट फाइनल आंसर आप यहां पर मार्क करेंगे A एंड B। A एंड B हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीस्कोपिक सीरीज ITF के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। अपने ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक के अंदर ITF दिया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। JEE एडवांस 2021 पेपर 1 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को थरोली डिस्कस करते हैं। उसके पहले ये भी देख लेते हैं कि उस टाइम पे जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को प्रिपेयर किया था, उन एग्जाम को दिया था, उनका नेशनल लेवल पर क्या एक्सपर्टीज रहे थे, क्या एनालिसिस रहा था, कितने लोगों ने क्या एक्चुअल में सॉल्व किया था। ठीक है, ये एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता ताकि हम ये देख पाए कि मेरी अभी की तैयारी क्या चल रही है जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा और मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करने गया। ठीक है, ऑल्दो भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर टाइम है, बट इसीलिए आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपके पास टाइम है। ठीक है, उस नजर से भी आप इसको देखिएगा। सही क्वेश्चन देखते हैं। 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया था, यानी ये -2 की मार्किंग लेकर गए थे। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर को JEE एडवांस के अंदर छोड़कर ही जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर 12.75 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया है, यानी +4 लिया है। पार्शियल मार्किंग वाले भी स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं। +1 जिनको मिला है वो है इतने आपके पास है 9600, और 18,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो +4 लेकर गए थे। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसकी बात हो रही है। पढ़ते हैं यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स नंबर है WC + i/d करके लिखा है। आर्ग्यूमेंट ये रहा -π से +π, i -1 है। ये एक नोटेशन सिंबलाइज करने का तरीका है कि भाई ऐसे लिखा गया है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है। अल्फा एंड बीटा आर द रियल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सच दैट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर zx + i/y इस तरीके से लिखे गए हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर लाइज ऑन दिस सर्कल, इसका लोकस बता दिया है कि सर्कल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन आर ट्रू। ये एक टॉपिक है जिसके अंदर हम लोकस बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 अपॉन z - z2 इज इक्वल टू थीटा, एंड इफ थीटा इज फ्रॉम 0 to π/2, तो फिर z जो लोकस आता है इट्स अ मेजर आर्क, इट्स अ मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। ये एक मेजर आर्क निकल के आती है अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहती है। यहाँ पर π/4 है तो ये भी मेजर आर्क होगा। Z1 और Z2 किस पॉइंट से होते हैं वो बात बनाई जाती है ऐसे ही, भाई क्या बात है, यहाँ Z2 है, यहाँ Z1 है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं कि यहाँ पर ऐसे रोटेट होता है, दिस एंगल बिकम्स द थीटा। ये तो है इसकी थ्योरी। आते हैं हम यहाँ पर, जो इक्वेशन हमें गिवन है सबसे पहले हम यहीं से इसका सेंटर निकाल लेते हैं कि सर्कल का सेंटर क्या है। सेंटर है अपने पास -5/2 है और 3/2 आता है।
चाहे तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, 25/4 है, 9/4 है और -4 भी अपने पास लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 34 आता है जो कि 17 है, 8 आता है, /2 भी लिखा हुआ है। 3/√2 शायद इसकी रेडियस आ रही है, थोड़ा एक बार देखो, 34/4 यानी 17/2 है, 8 आता है आपके पास से, 9 है, सो 9 में लिखेंगे हम 3/√2, ठीक है, ये डेटा आपके पास आता है, ठीक है। ये हमने लिखा है, सेंटर है, ये रेडियस है। आगे की बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसके आगे ट्रू होगा। अब देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा रियल नंबर दिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा बीटा रियल है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों पॉइंट हमें सर्कल के एक्स एक्सिस पर दे दिए गए हैं। तो अगर एक्स एक्सिस की बात दी जा रही है तो एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, वाई तो 0 होता है। तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को कहां मिलता है पता करना है अगर हमें, तो वाई को 0 रखना होगा। वाई को जैसे ही हम 0 करने जाते हैं, हमारे पास ये दो डेटा आ जाते हैं, जो बनता है x+1 और x+4। सो व्हाट वी आर हैविंग इज x इक्वल टू -4 एंड -1। हम इस सर्कल का अगर एक्चुअल डायग्राम बनाना चाहें तो आप देखिए कैसे बनता है। सेंटर ये कहां पे कट करने वाले हैं, यहां पे दोनों जगह कट कर रहे हैं, एक -4 पे, एक -1 पे। सेंटर है इसका सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पर इसके मिड पॉइंट पर होगा, इधर जाके होगा, ये सेगमेंट ऐसे बन रहा होगा, दिस इज द सेंटर। ये ज्वाइन करके इधर से बन रहे होंगे सर्कल x, y, और ये एंगल अगर आप देखोगे, दिस इज एंगल इज, यहां पर एंगल है 45 डिग्री। तो बात बन चुकी है। इसके अकॉर्डिंग यहां पे ध्यान रखिएगा, -z1 -z2 आता है, और यहां जो लिखा गया है वो अल्फा और बीटा लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है, क्योंकि रोटेशन ऐसे होता है, तो z2 - z ये आपका इनिशियल पॉइंट होता है, तो z2 वाला पॉइंट यहां पर आता है। तो यहां पर जो लिखा गया है उसको आप थोड़ा देखिए, वो लिखा गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा, और z माइनस बीटा बनेगा आपके पास। सो दिस पॉइंट इज माइनस बीटा, दिस पॉइंट इज माइनस अल्फा, ऊपर वाला पॉइंट z1 है, ठीक है। क्योंकि जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन अपने पास आएगा, और ये डायरेक्शन जो बनता है, दिस इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो प्लस में कंसीडर किया जाता है, और एंगल भी +π/4 दिया है, -π/4 नहीं है। तो बीटा की वैल्यू आपके पास यहां से आती है 4, और अल्फा की वैल्यू आपके पास आती है 1। अब इसके बाद जो भी वो पूछें, प्रोडक्ट पूछ लीजिए, आंसर 4 आने वाला है। अल्फा की वैल्यू -1 नो, -4 नो, बीटा इज 4, yes. So the correct answer we will mark it here BD. जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9, 10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9, 10th में है,
पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं वहाँ यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप। मेरे दो पोर्टल हैं, upliftmaths.com और uplift जेई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो जेई एडवांस 2021 पेपर 1 के अंदर आया था। पहले इसकी मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। ये पूछा गया था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आंसर्स आएंगे और +4 था और 0 भी था। इसके अंदर इसी पेपर के अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा था जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप देखिए, एक सिंगल क्वेश्चन होगा +4 का होगा। कॉम्प्रिहेंशन पूरा सॉल्व होने पर आपको +4 मिल रहा था, यहाँ पर ये क्वेश्चन अकेला सॉल्व हो गया तो +4 मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आपको एक बात इंपॉर्टेंट बात समझाने की कि जेई एडवांस के अंदर जिस पैटर्न के अंदर क्वेश्चन पूछा है उसकी मार्किंग स्कीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। किसने कितने स्टूडेंट्स को सही किया वो आप देखिए, 38% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया और वहीं पर आप देखेंगे 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया है। ऑल्दो देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, 5% ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन को छोड़ दिया। ये नंबर बोलना है कि 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ये बहुत सही नंबर है। इतना जनरली नॉन अटेम्प्टेड वाला क्वेश्चन ऐसा ये लीस्ट है इसका, वरना पेपर के अंदर बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर नॉन अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहता है। ये है जिसके अंदर 5% है जहाँ पर के बच्चों ने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। बाकी मैक्सिमम क्राउड जो है 95% इसको क्राउड ने इसको आंसर किया, स्टूडेंट्स ने इसको अटैम्प्ट किया। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर जहाँ पर कि मॉडुलस को पढ़ाया जाता है वहीं का एक क्वेश्चन है जिसमें एक मॉडुलस प्रेजेंट है, बाकी आपको एक क्वाड्रेटिक जैसा यहाँ पर दिख रहा है। वी आर इंटरेस्टेड कि यहाँ पर नंबर ऑफ रियल रूट्स हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। 3x² - 4 टाइम्स मॉड ऑफ x² - 1। तो जहाँ पर भी हमें मॉडुलस दिखता है हम उसको पहले 0 करते हैं। सो वी आर हैविंग x² एज 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +-1। ठीक है, +-1 से 2 वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। तो थोड़ा सा बिहेवियर x² - 1 का हम देख लेते हैं कि कैसा बिहेवियर है इसका, x - 1 एंड x +1। नंबर लाइन पे अगर इसको बनाकर देखते हैं तो आप देखिएगा इसके आगे ये प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। सो हम इसके क्लियरली 2 केस बनाते हैं। एक केस बनाते हैं कि जब ये -1 से 1 के बीच में है, दिस इज़ केस 1, एंड वी विल फॉर्म केस नंबर 2 एज वेल जब x की वैल्यूज इसके बाहर होगी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। क्योंकि इसका साइन चेंज हमने देख लिया, इसके बीच में नेगेटिव है। मॉड के साथ क्या है कि अगर नेगेटिव है एक और माइनस साइन लगाना पड़ता है तब जाके वो प्लस बन पाता है, और जिस रीजन में वो पॉजिटिव होता है वहाँ अगर आप इस साइन को डायरेक्टली हटा सकते हैं क्योंकि अंदर वाली वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो फिर वहाँ पर मॉड प्लस से ओपन होगा। फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, वी आर हैविंग 3x², यहाँ पर 4 है और ये जो डेटा बनेगा ये नेगेटिव दिख रहा है, तो एक और माइनस साइन हम यहाँ पर लगा देंगे एंड x - 1। तो कौन सी इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है उसको मॉडिफाई कर लिया। ये जो साइन था -1 से 1 के बीच में, ये वाला डेटा नेगेटिव आ रहा है तो एक माइनस साइन लगाया ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए। ये नेगेटिव है, एक माइनस और इसको प्लस कर देगा, तो मैंने ये देखो एक माइनस साइन यहाँ पर लगाया। अब चेक करते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि तो ये बनता है आपके पास है 4x² - 4 माइनस माइनस प्लस बन गया एंड इट इज़ x - 1। डेटा बनाते हैं, 7x² है, x है और -5 आपके पास से आता है। यहाँ से हम इसको सीधा चारे से डेटा निकालते हैं तो -b आता है, b² - 4ac। 4ac से आपके पास से 20 बनता है, 20 को 7 टाइम्स करते हैं तो 140 आता है अपॉन 2a दैट इज़ 14, 2 × 7 दैट इज़ 14। तो डेटा बना के देखते हैं अगर यहाँ पर तो -1 प्लस माइनस रूट 141 अपॉन 14 है। 144 अगर ये होता तो ये 12 आता, पर ये 141 है तो मतलब 12 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग है, रफली हम इसको 12 भी ले लेते हैं। तो आप देखिएगा ये डेटा आपके पास +-12 लेसर देन 14 लिखा हुआ। अगर ये +12 रहा तो आपके पास से 11/14 आता है जो कि 1 से कम है, और अगर माइनस रहता है तो -13/14 है तो -1 से बड़ा है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, बाकी इस डेटा जो आप इसके दोनों आंसर्स जो आने वाले हैं वो इसी रेंज के अंदर है।
So how many solutions we are getting from here? We are having 2 solutions from here. और यहाँ हमसे पूछा भी है काउंटिंग करके बताइए कितने आएंगे. सो फर्स्ट केस से 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं. आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं. 3x² ये है, ये ऑलरेडी प्लस रहेगा इस वाले केस के अंदर, तो यहाँ से हमने देख चुके हैं, तो फिर ये प्लस के साथ ओपन होगा. x - 1 = 0. We are having 3x² - 4x² + 4 + x - 1. तो यहाँ से डेटा आपके पास से -x² आता है, x आता है, 3 आता है. ठीक, ये डेटा आपके पास से बना. ये डेटा बनता है x² - x - 3 = 0. चलो यहाँ भी फटाफट से सीधाचार्य लगा देते हैं. b² - 4ac, तो आपके पास 12/2. वी आर हैविंग 1 ± √13/2. अब √13 कितना होगा? √16 होता तो 4 बन जाता, √9 होता तो 3 बन जाता, तो ये √13 तक है. 3.5 से तो बड़ा ही है ये, है ना. 3.6 के आसपास हम इसको ले सकते हैं. तो यहाँ से डेटा अगर हम बना के देखें रफली, ये डेटा 1 से बड़ा आना चाहिए या -1 से छोटा आना चाहिए. तो हम यहाँ पर अगर इसको थोड़ा देखें, 1 ये जितना नंबर दिख रहा है 13, तो √13 का डेटा अगर हम बना के देख रहे हैं, सो वी आर सेइंग कि भाई ये जो नंबर आपके पास आने वाला है कितना अप्रॉक्सीमेटली आसपास बात करते हैं. सो वी आर टेकिंग दिस एज 16 के बहुत पास है, 3.7 के आसपास आप इसको ले सकते हैं. इफ़ यू टेक प्लस तो आपके पास से मिलता है 4.7/2 विच इज़ रफली 2.35 के आसपास है. तो जैसा भी ये नंबर है, देखो 1 से तो बड़ा है, एक्सेप्टेबल होगा. वहीं पे जब हम माइनस वाला लेते हैं तो -2.7/2 आता है, ये नंबर -1.35 आता है. तो आप देख सकते हैं ये -1 से छोटा भी है, ये वाली वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है. तो इस वाले केस के अंदर भी हमारे पास से 2 सॉल्यूशंस आए हैं. काउंटिंग पूछा है तो टोटल सॉल्यूशंस हमारे पास से बनकर आ गए हैं 4. वी आर हैविंग 4 सॉल्यूशंस. ओके, 4 सॉल्यूशंस है तो बात बन गई है. तो 4 इज द आंसर. आपने देखा कितने सारे स्टूडेंट थे देश भर में, 38%. दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, जिस स्टूडेंट्स का वाला क्वेश्चन है जिसको स्टूडेंट से हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट ने सही किया पूरे पेपर के अंदर. ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट थोड़ा सा इसके अंदर फंस जाते हैं. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे 2 बातें सीखने की है. एक तो प्रैक्टिस इज द की. अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है तो कम टाइम में सॉल्व करने की आदत डालनी है. अगर आपको पता चल गया मॉड है, केसेस बना के सॉल्व हो जाएगा, तो बेटर ये है कि हम उसके लिए फिर क्या करें, कम टाइम में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. एक और क्या है, क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. यहाँ से 4 टाइम्स मॉड ऑफ x² - 1 है, और एक तरफ आपके पास से क्वाड्रेटिक दिख रहा है 3x² + x - 1. मैं आपको इस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताता हूँ, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, तो और सेकेंड मेथड की हम बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट. तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, we can write this as 3x² + x - 1 = आपके पास लिखा हुआ है 4 टाइम्स x² - 1. जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं तो जो fx = gx है, दोनों के इंडिविजुअली हम ग्राफ बना सकते हैं, और कितनी बार वो कट करेंगे वो हम काउंटिंग बता सकते हैं. सो मैं पहले वाले फंक्शन को लेता हूँ. यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² + x - 1. इसके बारे में हम बात करते हैं y = x0. आप वर्टेक्स की बात करेंगे, -b/2a आता है, विच इज़ -1/6. तो ये नेगेटिव साइड पर है. आप चाहें इसके रूट्स निकाल सकते हैं, 1 ± b² - 4ac/2, -1 ± √13/6 आपके पास लिखा है. ये √3 को आप 3.65 के आसपास आप ले सकते हैं. 1 ऐड होगा इसके अंदर, -1, तो 2.65/6 है, जो कि 1 से छोटा है. और नेगेटिव वाला डेटा अगर आप लेंगे तो -4/6/5, ये -1 से बड़ा आएगा. तो जहाँ तक ग्राफ बनाने की बात है, तो हम इनके प्लॉटिंग अगर बनाने चलते हैं, तो ये -1 है, ये वाला अपना 1 है, -1/6 यहाँ पर है. ये सिमेट्रिक रहेगा इसके अबाउट इनके ग्राफ, और ऐसे इनके 2 रूट्स आएंगे. तो अगर हम इनका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इनके ग्राफ इस तरीके से बनते हुए निकल जाएंगे. ये इसका वर्टेक्स वाला पॉइंट रहेगा -1/6. इट इज़ -1 + √13/6, जो कि 1 से छोटा है,
और ये वाला डेटा -1 माइनस √13/6 ये -1 से बड़ा होगा। दूसरा एक और ग्राफ हमारे पास है इसी के अंदर, वो है gx 4 टाइम्स मॉड ऑफ x² -1। आप देख सकते हैं x² -1 का मतलब x -1 और x + 1 आता है, तो आप इसको देख पाएंगे। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, 1 यहाँ पर -1 यहाँ पर। लेकिन जब मॉड लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला पोर्शन भी जब ऊपर चला जाएगा तो इसका प्लॉटिंग हम करने जाएंगे, तो इस तरीके से आता हुआ ये यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, इसका वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर रहेगा। यहाँ बनेगा इसका वर्टेक्स और 0 पर वैल्यू इसकी 4 आएगी। अब क्या होगा, आगे की कहानी ये है कि हम यहाँ लीडिंग 4x² है, यहाँ 3x² है। अगर 1000 की बात करते हैं तो प्लस से ओपन होगा, 1000 का स्क्वायर बनेगा 10⁻6 4 टाइम्स, और यहाँ बनेगा 10⁻6 × 3 टाइम्स। दिस विल बी हायर वैल्यू। तो जब इसके ग्राफ बनने वाले होंगे आगे जाके, तो ये वाइट वाले को क्रॉस करके चला जाएगा और यहाँ पर भी ये वाइट वाले को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। वहीं पर ये जो वाइट वाला है ये रह जाएगा ग्राफ, 3x² वाला ग्राफ छोटा रह जाएगा, 3x² वाला ग्राफ कम रह जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात की जाए तो 1 2 3 एंड 4 वी आर हैविंग 4 सॉल्यूशन एज वेल। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना, मॉड लेके ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं। आपने मैथमेटिकली सॉल्यूशन देखा, आप इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए एक बहुत बढ़िया सवाल डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल की कुछ बेसिक बातें ट्रायंगल के बारे में इसके अंदर पूछी गई हैं। और देश भर में अगर हम बात करें, जब ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2021 के अंदर पूछा गया था पेपर 1 के अंदर, तो कितने सारे स्टूडेंट इसको सही किया था उसके लिए पहले चेक करते हैं मार्किंग स्कीम क्या थी। +4 एंड 0, देयर वाज नो मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर इसका आंसर आने वाले थे। 27% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था, और आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे 52% जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। वहीं पर 20% ने तो इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया। चलिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो पहले देखते हैं, बातें दी गई। एक ट्राइंगल है ABC, AB की वैल्यू √23 है, BC की वैल्यू 3 है, CA की वैल्यू 4 है। फिर हमसे एक डेटा पूछा जा रहा है cot A + cot C / cot B के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए बात बनाते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात हो रही है, AB की वैल्यू √23 है, BC है और CA है। तो कॉट बना कैसे है, cot A की अगर हम बात करना चाहें तो ये बनेगा आपके पास से cos A / sin A। कोसाइन का फार्मूला आपने सीखा होगा, ये बनता है B² + C² - A² / 2BC। और ये हमारे पास डेटा बना sin A का। ये cot A है, तो सोचिए थोड़ा, अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये BC साइन है, हमें ट्रायंगल के अंदर बार बार समझा रहा है कि क्या होगा। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज एंगल है। कभी भी अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्या करना होता है, 2 एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट आप कीजिए और बीच वाले एंगल को आप ले लीजिए। तो आप इसको डेल्टा को लिख सकते हैं, BC साइन है। और ज़रूरी नहीं आप यही लिखें, अगर आप इसके हिसाब से लिखना चाहते हैं तो ये एंगल B है, 2 एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट है आपके पास है, तो ये बनता है 1/2 CA और इनके बीच के एंगल का साइन थीटा, तो C × A, बीच के एंगल का साइन थीटा साइन B, एंड इट इज़ हाफ दिस एंगल इज C। A और B आपके पास लिखा हुआ है और यहाँ से आपके पास डेटा आता है साइन C, हाफ AB साइन C आपके पास है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर हम बना के देखें तो हमारे पास से डेल्टा को हम रिप्लेस करने की बात कर सकते हैं। तो cot A अपने पास आ रहा है B² + C² - AC। BC साइन A को क्या लिख सकते हैं आप देखिए, यहाँ से BC साइन A की वैल्यू आपके पास से बनने वाली है 2 डेल्टा, इट इज़ 2 डेल्टा। तो यहाँ पर BC साइन A का डबल लिखा हुआ है, वी आर हैविंग दिस एज 4 डेल्टा। cot A का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। कोशिश करते हैं cot B और cot C का भी इसी के अकॉर्डिंगली हम बना लें। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो cot B लिखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं, यहीं से सिमेट्री पहचानी है। A लिखा है तो -A² है, B लिखेंगे तो -B² बन जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन राइट दिस। और वहीं पर cot C की अगर हम बात करने जाएंगे तो ये डेटा आपके पास से बनने वाला है, -C² बनेगा यहाँ से, एंड इट इज़ A² + B² / 4 डेल्टा।
चाहिए क्या हमें उस वाले डेटा की अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। वी आर इंटरेस्टेड कि आप कॉट ए प्लस कॉट सी डिवाइडेड बाय कॉट बी का डेटा लेकर आइए। कॉट ए प्लस कॉट सी बाय कॉट बी, जो डेटा एग्जामिनर ने पूछा है उसी के अकॉर्डिंग इसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। सो वी आर हैविंग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। कॉट सी आता है आपके पास से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉट बी लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। 4 डेल्टा 4 डेल्टा 4 डेल्टा कैंसल्ड आउट हो गया है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर चला गया है। आपके पास से डेटा आता है 2b स्क्वायर और ये डेटा बनता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइड्स की बात हो रही है, क्या हमें साइड्स गिवन है? यस गिवन है। ए बी गिवन है √23, तो ए बी कौन सी साइड है? ये वाली साइड है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। बी सी गिवन है, बी सी आपके पास से 3 है यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, और सी ए गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। तो सारे डेटा हमें पता है, बी के हिसाब से रखेंगे तो 16 आता है। सो वैल्यू ऑफ ए इज 3, वैल्यू ऑफ बी इज 4, वैल्यू ऑफ सी इज √23। सारे डेटा यहाँ पर रख दीजिए। बी का वैल्यू आपके पास से 16 है, वी आर हैविंग 32, यहाँ पे आपके पास से 32 माइनस 16 करते हैं तो 16 ही आता है। द फाइनल आंसर गाइस कमिंग एज 2 इज द आंसर। जेईई एडवांस का ओरिजिनल पेपर की हम बात कर रहे हैं, ये सवाल पूछा गया है बेसिक कोसाइन रूल साइन रूल के ऊपर ये है। तो ऐसे सारे सवाल वहाँ डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। पेपर के अंदर हमें चूज़ करना होता है कि हाँ कौन से डूएबल है, कौन से नॉट डूएबल है, कौन से टाइम टेकिंग है, कौन से ईजी हो रहा है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं थरली तो आपको ये क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाता है ये होगा कि नहीं होगा या कितने टाइम में होगा। जो लगता है कि हाँ ये डूएबल है, वहाँ से टाइम बचाने की कोशिश हम लोगों को करनी होती है। टाइम बचाएंगे ताकि उस बचे हुए टाइम को, आपने देखा होगा जब आप कोई पेपर देते हैं तो लास्ट में आते आते 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आधे आधे सॉल्व हुए हुए होते हैं। तो जो हाफ कंप्लीटेड है, जो पार्शल कंप्लीटेड है, लास्ट आंसर तक नहीं आया, तो इस बचे हुए टाइम को वहाँ हमें यूटिलाइज करना है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। वेक्टर्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 के अंदर। कितने सारे स्टूडेंट्स वेक्टर 3D को एक्चुअल में पढ़ के जाते हैं और जो एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है उसको एग्जाम के उस पैनिक टाइम पे सॉल्व करके आते हैं? आइए देखते हैं। हर साल जेईई एडवांस वाले इस डेटा को रिलीज़ करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 11.64% स्टूडेंट है मात्र, जो कि 16,487 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। गलत करने वाले क्वेश्चन हैं 67.65 और 20% ने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया जाएगी। मतलब ये या तो टाइम नहीं बचा होगा या वेक्टर 3D को वो कवर करके नहीं गए होंगे। मार्किंग स्कीम नॉन नेगेटिव की थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आने वाले, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, इसीलिए पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। नेगेटिव मार्किंग होती तो पार्टिसिपेशन और कम हो जाता। जितने स्टूडेंट का सही हुआ है तो हो सकता है उसके अंदर तुक्के वाले भी स्टूडेंट रहे हों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर, पर वो चांसेस कम है। अगर यही SCQ होता दैट नंबर वुड हैव बीन इंक्रीज्ड। +4 की मार्किंग है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा है। UVW be the vectors in 3-dimensional space, U and V are unit vectors which are not perpendicular to each other। कुछ डेटा हमें गिवन है। UVW is 1, V.W is 1, W.W is 4 and the volume of parallel pipe whose adjacent sides are represented by UVW is √2। वॉल्यूम की बात हुआ है और डेटा लास्ट में जाते जाते पूछा है मॉड ऑफ 3U + 5 times V। ये डेटा, इसका मॉडुलस हमें निकाल के दिखाना है, इसका मैग्नीट्यूड हमें इस वेक्टर का बनाकर दिखाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। U और V दोनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं? 1 है। हमें दिया है U.W, V.W, W.W, ये डेटा हमें दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है? अगर UVW से आप बनाने पहुंच जाएंगे तो ये आपके पास है UVW बन जाएगा और मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं तो √2 आता है। बात √2 से नहीं बनने वाली, यहाँ पर हम इसके बॉक्स का स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है U.V, U.V, U.W। सो U.U, तो U का सबके साथ डॉट, ऐसे ही V का भी सीक्वेंशियली सभी के साथ डॉट आता है।
देन देयर इज अ डब्ल्यू, डब्ल्यू का भी सीक्वेंशियली अगर हम चलेंगे, ठीक है, हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम की वैल्यू तो √2 आती है। अब अगर हम यहाँ स्क्वायर करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट है, तो ये डेटा स्क्वायर करते ही ये वाला डेटा आपके पास से 2 आ चुका है। अब यहाँ पर एक बात सोचने की है, ये डिटर्मिनेंट के सामने है, डिटर्मिनेंट के सामने डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज़ आती हैं सॉल्व करने पर, कभी ये नेगेटिव आती है, कभी ये पॉजिटिव आती है। तो बिकॉज ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर है इसका मॉडुलस, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है। तो डिटर्मिनेंट के बाहर एक मॉड लगेगा, क्योंकि ये सामने स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, रियल पैरेलल पाइप बना है तो उसका वॉल्यूम भी एक्चुअल में आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट के ऊपर एक मॉड का साइन है, क्योंकि सामने अगर हमने देखा 2 लिखा हुआ है तो इस मॉड को चाहे हम हटा दें तो सामने हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। यू डॉट यू की बात करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1 है, वी भी यूनिट वेक्टर है तो 1 है, डब्ल्यू भी के मॉडुलस 4 आता है। देखिए यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू इज 4, आपके पास है यू डॉट वी, यू डॉट वी, यू डॉट डब्ल्यू ये रहा, यू डॉट डब्ल्यू इज 1, ये भी 1 है, वी डॉट डब्ल्यू आपके पास ये रहा, वी डॉट डब्ल्यू इट इज़ 1, ये भी आपके पास से 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ से डेटा लिखा हुआ है 4, और ये आपके पास से बनेगा 2 टाइम्स, ये 4 है, यहाँ पर डेटा ये वाला डेटा सेम है, यहाँ से आप जाएंगे -1 -1 -1 और इट इज़ 4 टाइम्स u डॉट वी का स्क्वायर है, और सामने हमारे पास लिखा हुआ है +-2। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट, देखते हैं क्या डेटा बनता है। यहाँ से आपके पास से यहाँ से बनेगा 2 + 2 टाइम्स u डॉट वी -4 टाइम्स u डॉट वी का होल स्क्वायर इज +-2। ठीक है, ये डेटा हमारे पास लिखा हुआ है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या डेटा एक्चुअल में आता है। इफ़ यू टेक प्लस साइन तो आपके पास है 2 + u डॉट वी माइनस आपके पास से 4 आएगा। अब आप एक बात समझिएगा, क्योंकि सामने प्लस आएगा या माइनस आएगा ये हम डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू अगर हम +2 लेते हैं यहाँ से तो 2 से 2 चला जाता है, आपके पास से u डॉट वी का 2 अपने पास कॉमन है, सो इट इज़ 1 - 2 टाइम्स u डॉट वी, जिसकी वैल्यू 0 आती है। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए बोला देखा तो u एंड v आर यूनिट वेक्टर्स विच आर नॉट परपेंडिकुलर, u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर, इसका मतलब यह है कि इसका डॉट प्रोडक्ट दिस इज नॉट 0, दिस इज नॉट 0। तो वहाँ से अगर हम डेटा निकालना चाहेंगे तो हमारे पास से u डॉट वी का वैल्यू निकल के आता है हाफ। सो दिस इज़ द वैल्यू जो हमारे पास से डेटा निकल के आएगा, और हाफ के साथ इसका डेटा एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो हाफ अपने पास आ रहा है। -2 वाली अगर हम बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि -2 पर अगर डेटा निकाला जाएगा तो कितना बनेगा। -2 जब आप लेने जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ आते ही ये 4 बन जाएगा, 4 है, और यहाँ से फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके और देख सकते हैं। इफ़ इट इज़ अ नेगेटिव साइन then we are having 4 + 2 times u dot v minus 4 times u dot v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको देखें तो 2 टाइम्स u डॉट v माइनस u डॉट v -2, दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। और यहाँ से अगर हम इसके बारे में थोड़ा सोचें, u एंड v दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है u एंड v का जो आंसर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, <1 ही आएगा, क्योंकि u डॉट v का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ v मॉडुलस ऑफ v u एंड cos थीटा। ठीक है, सो दैट हैज़ टू बी वैल्यू <1। और यहाँ से अगर हम इसका डेटा निकाल के देखते हैं u डॉट v का, तो 1 ± b² - 4ac, b² इज 1, 4ac, तो 2 4 वहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो आपके पास से 16 बन चुका है, तो 17/4 आता है आपके पास से, √17/4, एंड दिस डेटा हैज़ टू बी <1 और ग्रेटर देन -1। -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि u डॉट v बनता है मॉडुलस ऑफ v मॉडुलस ऑफ u एंड cos थीटा। एक डेटा वैसे हमारे पास अभी आ रहा है
इससे और थोड़ा हम वेरीफाई करेंगे क्या डेटा एक्सेप्टेबल है या नहीं है या क्या बात है। रूट 17 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग और अगर हमने प्लस ले लिया तो 5 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। तो यहाँ से तो डेटा इसका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो 1 को क्रॉस कर चुका होगा। सो प्लस वाला साइन तो हम नहीं ले सकते, प्लस वाला तो रिजेक्ट हो चुका है। दिस कैन नॉट बी द वैल्यू। बारी आती है दूसरे वाले की, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक नेगेटिव वाला डेटा यहाँ से बन रहा है 1 माइनस रूट 17/4। ये डेटा एक हमारे पास यहाँ से आ रहा है, पर उससे हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि आंसर के अंदर ये लिखा हुआ है, पढ़िएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आंसर आने चाहिए। एक आंसर हमारा वहाँ से भी बनेगा जो एक्सेप्टेबल होगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, u.v इट इज़ 1 माइनस रूट 17/4। एक आउटपुट ये वाला भी है और एक हमारे पास से हाफ आया है। अब देखते हैं किससे बात बनती है। पूछा जा रहा है 3u प्लस 5v का मॉड बताइए। ये आपके पास से बनेगा 9 टाइम्स दिस, 25 टाइम्स दिस प्लस 2ab, दैट इज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स u.v। तो यहाँ से हमारे पास डेटा बनता है, दिस इज 9, दिस इज 25 एंड दिस इज 30। अब एक वैल्यू तो हाफ है, ये हम तब बात कर रहे हैं व्हेन v एंड u आर हाफ, फर्स्ट केस जो यहाँ देखा हमने। इसको सॉल्व करने अगर हम बढ़ते हैं आगे तो आप देखिएगा यहाँ से 36 आता है, यहाँ से आपके पास से कितना आता है, 15 आता है, दिस इज 34 एंड 15 इज कमिंग एज 49, सो वी आर गेटिंग 7। इट्स एन इंटीजर वैल्यू। नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात हुआ था, वहीं पर अगर हम v.v की बात करते हैं तो वो डेटा है हमारे पास से कितना, चेक कीजिए कितना डेटा है, 1 माइनस रूट 17/4। जब आप इसको इसके अंदर रखने जाएंगे तो पहले वाले दोनों डेटा तो सेम ही आएंगे। 1 माइनस रूट 17/4 आपके पास से बनेगा, पर इससे आपके पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए ये वाला केस अपना रिजेक्ट हो गया है। आंसर में मार्क करने लायक नहीं आया क्योंकि यहाँ मार्किंग के हिसाब से पूछा गया है कि दिस हैज़ टू बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से जो मैच हो रहा है वो u.v की वैल्यू हाफ से हो रहा है, सो इट शुड बी द वैल्यू एज 7, ठीक है। सो विल मार्क 7। तो आप देखिए ऐसे देश भर में 11.64 स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका आंसर मार्क किया था। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज का सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।
हेलो डियर स्टूडेंट, जे एडवांस 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पर एक हमारे पास डेटा गिवन है S1 इज इक्वल टू I, J, K, I, J, K बिलोंग्स टू 1, 2 and 10। S2 एक और सेट बनाया गया है, यहाँ ट्रिपलेट है, यहाँ डबलेट है, I, J। ऐसे ही कंडीशंस देकर हमें 4 सेट्स बनाए गए हैं, S1, S2, S3 एंड S4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें सेट SI, SR के अंदर निकालने हैं, जो रिप्रेजेंट किए गए हैं NR के साथ, और फिर उसी के बारे में डेटा पूछा गया है। जे एडवांस 2021 के अंदर जब ये सवाल पूछा गया, उस बिहेवियर में अगर हम जाके देखेंगे उस टाइम के स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया था, तो आपके एक लॉजिकली आपको आपकी पोजीशनिंग पता चलेगी कि मेरी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो उसके पहले जाने के पहले तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी मार्किंग स्कीम क्या रही है। मार्किंग स्कीम के लिए अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन था ये एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है, जब पार्शियल मार्किंग इनेबल है, सही करने पर आपको मालूम है कि +4 है, फिर पार्शियल मार्किंग है, और अगर गलत हो गया है देन देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -2। एक भी गलत ऑप्शन अगर मार्क कर दिया गया तो यहाँ पर पेनल्टी है -2 मार्क्स। ये -2 मार्क्स बहुत हेवी रहते हैं, तो सोच समझ के ही इसको अटेम्प्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर रहा। जिनको +4 मार्क्स मिले हैं वो हमारे पास ऐसे हैं, कितने हैं, 7.35% स्टूडेंट। 7% के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने +4 लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, और गलत करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको मिला है, क्या कह सकते हैं, 12%, यानी -2 की मार्किंग। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको मिला 0, और जिनको पार्शियल मार्क्स मिले हैं वो भी आपके पास से देखे जा सकते हैं, 30% के आसपास पार्शियल मार्किंग भी इसके अंदर रही है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। S1 के अंदर IJK लिखा हुआ है, और IJK की जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेके 10 के बीच में ऑसिलेट करती हैं। तो अगर हम S1 को कैटेगराइज करें, जहां पर नंबर्स हमारे पास लिखे गए हैं, एक ट्रिपलेट रहेगा I, J एंड K। कैप नहीं है, आदत है वेक्टर से कैप लगाने की। इसकी 10 पॉसिबिलिटीज है, इसकी भी 10 पॉसिबिलिटीज है, इसकी भी 10 पॉसिबिलिटीज है। तो पहले वाले के लिए तो हमारे पास से 1000 ऑप्शंस बन जाते हैं। इसीलिए आपको दिख रहा है कि पार्शियल मार्किंग में 30 स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि पहला वाला आंसर तो सभी ने क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। S2 में I, J लिखा है, और I के ऊपर एक कांस्टेंट है, ये कंडीशन लिखी गई है। क्या कंडीशन है S2 के लिए, आइए समझते हैं। S2 के लिए कंडीशन ये है कि I यहाँ पर रहेगा, उससे ग्रेटर है, J+2 है, और लेसर देन इक्वल टू 10 है। I और J की वैल्यूज 1 से 10 के लिए बात होगी। सबसे पहले I को 1 ले लेते हैं। इफ I इज 1 तो ये रिजल्ट हमारे पास से रहता है, और इन दोनों को सॉल्व करके इतना तो लिख ही सकते हैं कि J की वैल्यू 8 से कम रहने वाली है। 2 इधर से कैंसिल होगा और इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो J के लिए क्या क्या फिजिबिलिटीज है, तो आप देख सकते हैं J को यहाँ से सॉल्व करते तो ग्रेटर देन -1 आता है, तो -1 है, वैसे अलाउ कितना है, 1 से लेके 10 तक। तो फिजिबल नंबर्स होंगे 1 2 3 टिल 8, क्योंकि 10 नहीं जा सकता इस कंडीशन की वजह से 8 पे आकर रुकेगा। I की वैल्यू अगर हमने 2 रखा है तो यहाँ ये 2 बन जाएगा। इट इज J+2 लेसर देन 10। यहाँ से अगर हम J का डेटा देखें तो 2 से 2 चला जाएगा, ग्रेटर देन 0 है, 1 2 3 4, फिर से 8 डेटा अपने पास निकल के आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। I अगर 3 बना तो यहाँ 3 है, यहाँ J+2 है, तो आप देखो इधर वाली कंडीशन से तो क्लियर है, लेसर देन 8 ही आएगा। यहाँ मेरे पास से J ग्रेटर देन 1 आता है, और J ग्रेटर देन 1 है, तो फिर J की जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होगी 2 3 4 से लेके 8 तक। तो हमारे पास पहले जो नंबर्स 8 आ रहे थे, सेकेंड टाइम भी 8 आए, लेकिन थर्ड टाइम हमारे पास अभी 7 रह गए हैं, क्योंकि ये नंबर आए हैं आपके पास 2 से लेके 8 तक। लेट्स गो, I इज 4, तो 4 यहां से आया तो ये आता है J+2, यहाँ 4 रखा हमने। J इज ग्रेटर देन 2, तो आपके पास से J का डेटा बनेगा 3 4 5 से लेके 8 तक। 3 से लेके 8 तक अगर आप जाके देखें तो आपके पास से 6 नंबर्स बन रहे हैं, एंड सिमिलरली वी कैन कीप ऑन एडिंग दीज नंबर्स। J का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो 3 है तो आपके पास है 4 5 6 7 8, ये आपके पास से 5 आते हैं।
ऐसे चलता जाएगा तो आपको दिख रहा है कि नंबर अब कम होता जा रहा है। ऐसे चलते चलते अगर हम i की वैल्यू कितना ले, देखो 8 से आगे तो जा नहीं सकते, तो अगर मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ, सो इट इज 9 ग्रेटर देन j प्लस 2, सो द वैल्यू ऑफ j इज कमिंग एज ग्रेटर देन 7, तो j का सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 8। तो ये ऐसे करते करते 1 आएगा अपने पास। तो हमारे पास एज n2 जो नंबर है वो बन जाएंगे कितने, 1 2 3 4, कितना पहुंचेगा 8 तक। ठीक है, सर्कल वाले से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सर्कल इज टेलिंग द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 till 5 6 7 5 6 7 8 and 8, 8 दो बार है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने काउंट कर ली। 1 से लेके 8 तक तो आपके पास सिंपल समेशन आ जाएगा, n into n plus 1 by 2 plus 8. We are having this as 36 plus 8 is 44. 44 correct. B is also true. आगे चलते हैं, C की तरफ चलते हैं। C में क्या पूछा है, पढ़िए। C में पूछा है कि S3 है, I J K L है आपके पास, लेकिन ऐसा है कि I से ग्रेटर J है, J से ग्रेटर K है और K से ग्रेटर L है, और 1 से लेके 10 तक आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो I J K L लिखा गया है, इसका मतलब कोई भी दो नंबर्स इन चारों में से सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास 10 नंबर्स का सेट है, हमें बस 4 चूज करने हैं, तो वी कैन चूज एनी 10 में से कोई से भी 4 नंबर चूज कर लेंगे, तो फिर डिसाइड हो जाएगा। बताओ कैसे? जो सबसे छोटा है वो I रहेगा, जो उससे ग्रेटर है वो J, और जो उससे बड़ा है वो K, जो सबसे ग्रेटर है वो L हो जाएगा। तो ओनली 10C4 कॉम्बिनेशंस हमारे पास यहाँ से नंबर के अंदर बनने चाहिए। ये बनेगा 10 9 8 7 अपॉन 24, 210 अपने पास से नंबर आता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन अपने पास से गलत हो गया। डी की तरफ चलते हैं। आई जे के एल है, आई जे के एंड एल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब देखिए, डिस्टिंक्ट वहां भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि आई लीस्ट है, उसके बाद जे है, फिर के है, वो ग्रेटेस्ट एल है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं बोला है, बस ये बोला है कि दे आर डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस हमारे पास कितने आ सकते हैं, 10C4। लेकिन अब यहाँ पर उन नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, तो हमें पिछले वाले में सबसे लीस्ट आई है, लेकिन यहाँ लीस्ट आई हो ऐसा कुछ नहीं है। जो 4 नंबर सेलेक्ट किए हैं वो चारों में से कोई सा भी आई जे के एल हो सकता है। तो बेसिकली वी नीड टू असाइन देम बाय 4 फैक्टोरियल। एक कॉम्बिनेशन बनेगा जब आई सबसे छोटा है, ऐसे फिर जे सबसे छोटा होगा, फिर के, ऐसे कितने केसेस हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। ये नंबर आपके पास से बनेगा, तो ये है 210 इनटू आपके पास है 4 फैक्टोरियल इज 24। मेरे पास डेटा पूछा है n4 by 12, अगर हम निकालेंगे तो 210 into 2 बन जाएगा, which is a 420। सो करेक्ट आंसर ABD। तो जिन स्टूडेंट से ABD मार्क करेंगे उनको मिलेंगे +4। कितना मार्क्स मिलेगा, +4 मार्क्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ABD आपके पास डेटा लिखा है, so we can mark them as +4। ठीक है, +4 आपके पास यहाँ से फाइनल आंसर है। जिन्हें पार्शियल मार्किंग उनको मार्क्स मिलने ही वाले हैं। तो ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन है, एग्जाम प्रेशर में इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी। जे एडवांस 2021 के अंदर क्वेश्चन है, कंसीडर अ ट्रायंगल PQR हैविंग द साइड्स ऑफ लेंथ P, Q एंड R अपोजिट टू द एंगल्स कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R रेस्पेक्टिवली, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू। 4 ऑप्शंस गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नाम से भी आप इसको जानते हैं। ये 4 ऑप्शंस में हमें पता करना है कौन से ऑप्शन सही है। इसको आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स का बिहेवियर उस साल पर क्या रहा था, जब इस क्वेश्चन को आप ही के एज के स्टूडेंट्स आपके सीनियर्स ने सॉल्व किया था, उस बिहेवियर को भी देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम इसको देखें तो ये एमसीक्यू टाइप के अंदर पूछा गया है, जहां पर नेगेटिव मार्किंग -2 की थी, पार्शियल मार्किंग भी है, सही करने पर +4। स्टूडेंट्स का बिहेवियर ऐसा है कि 9% स्टूडेंट ऐसे हैं उस टाइम के, यानी कि हम कह सकते हैं कि 13,977 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +4 सिक्योर किया होगा, और वहां पर पार्शियल मार्किंग वाले 13% है, और जो गलत लेकर गए होंगे घर पर मार्क्स वो है -2 वाले, और 0 वाले हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। 50% स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन छोड़ दिया, किया ही नहीं।
और सिर्फ 9% ऐसे जिन्होंने 4 मार्क्स सिक्योर इसके अंदर किया होगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। कंसीडर द ट्राइंगल PQR लाइंग द साइड्स ऑफ लेंथ PQR अपोजिट टू द एंगल्स। देखो पहला थॉट तो इसके अंदर ये आता है कि सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो सिलेबस में उन्होंने हटा दिया है। देखो जेई के सिलेबस से ट्राइंगल को हटाना, सर्कल को हटाना फिजिबल नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस जो पहले सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में था वो अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला, इन रेडियस के फार्मूला, ये सब बेसिक्स हैं ट्राइंगल के, तो ये हमेशा सिलेबस के पार्ट रहेंगे। ठीक है, आइए पहले वाले की बात करते हैं। cos p ट्राइंगल के हिसाब से बात करें तो cos p का फार्मूला आपके पास से बन चुका होगा q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 2qr। ये डेटा आपके पास से बन जाएगी बात। अब यहीं पर अगर हम इसको थोड़ा देखें तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला वाइज है, ये आता है माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2qr। AMGM से हम बात बना सकते हैं कि दो नंबर्स हमने पिक कर लिए, वो है q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 2, और इन्हीं का हम स्क्वायर रूट भी ले लेंगे इन दोनों नंबर्स का। तो इनके यहाँ से अगर हमारे पास रिजल्ट देखा जाए तो q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 2qr इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आता है डेटा। इसकी क्वांटिटी 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमने फिर दोनों साइड p स्क्वायर माइनस 2qr सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये तो काम हम कर ही सकते हैं। यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ और इसके अंदर से दोनों सेम टाइम दोनों इनइक्वालिटीज में कम कर दी। अब क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये किसका डेटा है, दिस इज cos p, तो ये आपके पास से रिजल्ट जस्टिफाइड हो गया। दिस इज व्हाट द रिजल्ट रिटर्न इज ए ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन आपके पास से मैच कर गया, ए इज करेक्ट। बी के लिए हम बात करते हैं कि बी ऑप्शन में क्या लिखा गया है। यहाँ पर जो p प्लस क्यू लिखा है, मैं यही कहूंगा कि पहले आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डेटा बनता है p प्लस क्यू कॉस r ग्रेटर देन और इक्वल टू q माइनस r कॉस p माइनस r कॉस q। देखिए p cos r प्लस r cos p, सेम टाइप माइनस वाले को इधर ले आए, q cos r प्लस r cos q, ये भी इधर बना दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू q cos p प्लस p cos q। आपको अगर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ट्राइंगल से पता हो तो वहां पर एक कंसेप्ट होता है कि अगर a cos b लिखा है और b cos a लिखा है तो ये सामने वाली साइड जो होती है c, उसके बारे में बात करते हैं, थर्ड साइड के बारे में। a cos b प्लस b cos a, जो a और b के कॉम्बिनेशन से बनता है ना, वो c बन जाता है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आपके पास लगेगा कि p cos r और r cos p, तो ये जो डेटा है आपके पास है, दिस विल बिकम p और r कन्वर्ट हो गया तो ये बनेगा साइड q, प्लस q और r के हिसाब से बात बनाई गई है, तो q और r के हिसाब से कौन सा बचेगा आपके पास, वो बताइए। q और r हो गया, दिस विल बिकम साइड p, और ये ग्रेटर देन बोला है। आगे देखिए p और q बोला है, p और q के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो बात बनेगी r। और जब भी ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल रूल ये कहता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, दिस इज ट्राइंगल रूल, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इक्वलिटी होल्ड नहीं भी कर रही है तो कोई बात नहीं, पर ग्रेटर देन तो होल्ड कर रहा है, यहाँ होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इज होल्डिंग, तो वी कैन कॉल दिस स्टेटमेंट एज अ ट्रू। तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, so yes we can mark the B option is also true. A and B both are true. अब बारी है C और D की। C और D की बात करते हैं, ये दोनों हमारे पास है ट्रू आ गया है। इसको देखिए आपके पास क्या लिखा गया है, यह है Q प्लस R बाई P, साइन रूल के हिसाब से हम इसको साइन Q प्लस साइन R बनता है, यहाँ पर हम साइन P भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेटा लिखा गया है। इन अ ट्राइंगल हम जानते हैं कि तीनों जो एंगल्स होते हैं पी क्यू आर, सबका वैल्यूज किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में। और अगर ये 0 से पाई के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं
साइन के डेटा तीनों एंगल्स में पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। और अगर ये पॉजिटिव है तो इस रिजल्ट को देखिए थोड़ा, और यहाँ देखिए Q और R के लिए हम यहाँ पर AMGM अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं साइन Q प्लस साइन R मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 2 है, ग्रेटर देन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास से आता है, यह है साइन Q एंड साइन R। ठीक, ये डेटा हमने यहाँ बना दिया। आप और रिजल्ट बनाइए तो बनता है साइन Q प्लस साइन R इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स साइन Q साइन R, ये डेटा लिखा गया है। फिर दोनों साइड हमने साइन P से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड हमने साइन P से डिवाइड कर दिया। अब ये जो रिजल्ट है दिस इज दिस डेटा, Q प्लस R बाई P is greater than or equal to this data, sin Q sin R upon sin P। हमें क्या रिजल्ट दिया है? हमें उल्टा रिजल्ट दे रखा है। हमें बोला है कि दिस वन इज ग्रेटर दिस वन इज स्मॉल, इक्वल टू और ग्रेटर पर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, बट यहाँ स्टेटमेंट अलग है, सो वी कैन मार्क सी एज अ रॉन्ग ऑप्शन। हम सी ऑप्शन को यहाँ पर गलत ऑप्शन मार्क कर देंगे। ठीक है, अब बारी आती है डी ऑप्शन के बारे में। P से बड़ा Q है, P से बड़ा R है, सो Q इज ग्रेटर देन P एंड R इज ग्रेटर देन P। ओके, फिर देन फिजिबिलिटी की बात हो रही है इन दोनों रिजल्ट्स के बारे में, क्या ये दोनों बातें ट्रू होंगी? तो आप देखिएगा P का मतलब तो क्या हुआ, आपके पास से साइड्स हैं। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं तो ये जो लिखा गया है P का मतलब हम रेशियो में लिख सकते हैं कि ये साइन P बाय मेरे पास से यहाँ से साइन R आ जाएगा, और एंड करके लिखा है तो आई एम राइटिंग दिस रिलेशन एज वेल। क्या है रिजल्ट फिजिबल है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आपको एक बात पता होगा जो भी मैं थोड़ी देर पहले भी लिखा, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स की वैल्यू तो 0 से पाई के बीच में होती है, तो उनका जब हम साइन लेते हैं तो वो क्वांटिटी पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर ये भी जो रेशियोज हैं पॉजिटिव होंगे, तो साइन R को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं, cos Q साइन R ग्रेटर देन साइन P, और यहां से मेरे पास cos R साइन Q इज ग्रेटर देन साइन P लिखा। और दोनों रिजल्ट ट्रू है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करने जाते हैं तो आता है साइन R cos Q cos R साइन Q, इनइक्वालिटी का साइन एक जैसा ही है तो 2 टाइम्स साइन P बन जाएगा। साइन A cos B cos A साइन B, दिस इज साइन ऑफ A प्लस B, दिस इज साइन ऑफ A प्लस B। तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो पाई होता है, वी कैन राइट इट एज P R प्लस Q, जिसको 180 माइनस P हम लिख सकते हैं। यहां से डेटा आपके पास से साइन P बन जाएगा, ग्रेटर देन आपके पास से डेटा आता है साइन P। यहां से एक साइन P से एक साइन P चला जाएगा और रिजल्ट हमारे पास आता है कि साइन P नेगेटिव आएगा। क्या है पॉसिबल है? साइन P से साइन P चला गया, एक साइन P लेस देन 0 है, यानी साइन P नेगेटिव आएगा, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज रॉन्ग। एंगल्स ट्राइंगल के कुछ भी हो A B C या P Q R, वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है तो साइन लेने पर वो नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी ये दोनों रिजल्ट एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो D इज अ क्लियरली नो। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस यहां पर आने वाले हैं A एंड B। We are going to mark final answer as A and B. Good question to solve. लॉजिकली हम इसको सॉल्व किया और मान के चलिए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पर साइन रूल कोसाइन रूल ये बेसिक बातें हमें आनी चाहिए, अभी भी आनी चाहिए, है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2021 डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन, and let f from minus pi by 2 to pi by 2 defined to R be a continuous function such that f of 0 is 1 and from 0 to pi by 3 f of t dt is equal to 0, then which one of the following statement is an R true की बात की जा रही। फिर चार ऑप्शंस हमारे सामने लिखे गए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमसे पूछा गया है तो हम ये चेक करना चाहते हैं, अगर आप हर स्टूडेंट पे करना भी चाहिए कि उस टाइम के स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर था। तो आइए डिस्कस करते हैं। जिस कैटेगरी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वो है एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसके 1 and more than 1 ऑप्शंस आर करेक्ट।
सही करने पर +4 है और गलत करने पर -2 की पेनल्टी भी है, पार्शियल मार्किंग इनेबल है। उस टाइम के स्टूडेंट्स में से ओनली 3.71% स्टूडेंट ऐसे थे जिनको +4 मार्क्स इसके अंदर मिले। और वहीं पर आप देख सकते हैं गलत वाले रिस्पांस जो है 14% है, -2 की मार्किंग ये लेकर गए। पार्शियल मार्किंग वाले भी 34% के आसपास पार्शियल मार्किंग वाले भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या होगा, स्टूडेंट की मेंटेलिटी से अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें तो सबसे पहले उन्होंने ये लिमिट वाले सवाल सॉल्व किए होंगे, तो हम भी यही करते हैं, पहले लिमिट वाले सॉल्व कर लेते हैं। आपको भी यही करना है, क्योंकि ये जो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये कहीं पर भी जा सकते हैं। ये मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ चले जाते हैं, मोनोटोनिसिटी की तरफ चले जाते हैं, है ना। एओडी का भी हेल्प यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले लिमिट्स वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सबसे पहले तो एक रिजल्ट बड़ा पता है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो, e⁻x - 1/x इसका वैल्यू 1 आता है। ये स्टैंडर्ड लिमिट है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले सी ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दी लिमिट है x टेंड्स टू 0। यहाँ पर पहले मैंने x² कर दिया और यह है 1 - x²। फिर एक इंटीग्रेशन है 0 से लेके x है, ft dt है, और यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल x था तो मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है और इसकी लिमिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान रखिए e⁻x - 1/x1 आता है, यहाँ ऐसा लिखा गया है। तो हमारा अगला काम है कि थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखें। तो माइनस साइन कॉमन ले लिया और ऊपर वाला जो x² है उसको नीचे लेकर आ गए, एंड देन वी आर हैविंग दिस 0 to x ft dt। ये अगर आप देखें फॉर्म तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से 1 क्रिएट हो जाएगा। 0 यहाँ है, 0 से 0 इंटीग्रेशन भी है, 0/0 वाला फॉर्म यहाँ बन जाएगा। तो जब आप इसकी पार्शियल लिमिट यहाँ पर लगा देंगे, सो दिस डेटा वी आर गेटिंग दिस एज -1 और यहाँ पर 1 आता है। यहाँ से आपके पास है f(x) है, x का डेरिवेटिव 1 और ये 1 बनता है। लिमिट्स आप लगाने जाएंगे तो -f(0) बनेगा, and -f(0) is 1, -f(0) is -1। तो we are marking C as the correct answer। C वाला ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ से सही आ गया है। बारी है डी ऑप्शन की, उसके बारे में बात करते हैं। तो डी ऑप्शन अगर हम देखें तो डी के बारे में बात करेंगे। डी में लिखा गया है लिमिट है आपके पास से x टेंड्स टू 0 है, sin x/x² है। हम एक काम करते हैं, पहले sin x/x को सेपरेट कर देते हैं और फिर हमारे पास एक x एक्स्ट्रा है, 0 to x है, ft dt अपने पास से लिखा गया है। स्टैंडर्ड लिमिट से दिस इज 1 और आप इसको देखेंगे तो ये 0/0 वाला फॉर्म है। ये वाला नीचे 0 से 0 इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये 1 क्रिएट हो चुका है। अगले वाले में हम पार्शियल लिमिट यहाँ लगा चुके हैं, तो दिस इज 1। यहाँ पर एलोपिटल लगा देंगे, दिस इज 1। ऊपर लेबनीज का रूल होगा, लेबनीज रूल लगा देंगे। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, f(0/1), f(0) is 1। We are getting 1 as the final answer। यहाँ -1 दिया है, that's why the D is not the answer, C is the correct answer। C और D में डिसाइड हो गया। अब बारी है A और B के पास। A और B में अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला है कि इस इक्वेशन का एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन का एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है। एटलीस्ट वाले वर्ड लिखे गए हैं। इसको आगे लेकर जाने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास A से B के अंदर कोई फंक्शन लिखा गया है, if a to b fx dx is equal to 0, एक इंटीग्रेशन हुआ जो A से B के अंदर किया गया और उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है, provided this function is continuous function। So let fx is a continuous function। तो फिर इसका ये रिजल्ट निकल के आता है कि जो fx है ना, हुआ क्या होगा, जहां पर भी आपने इसको इंटीग्रेट किया होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स algebraic sum of areas bounded from x equal to a to x equal to b। उसका जो algebraic sum निकाल कर लेकर आता है। और अगर ये 0 आया है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ऐसा रहा हो और इफेक्टिव एरिया दोनों का इक्वल रहा होगा, ओवरऑल सम निकल के 0 आया है। ये भी हो सकता है, ये वाली बात भी यहाँ पर आ सकती है।
और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा ऐसा रहा हो, लेकिन इफेक्टिवली सबका सम ओवरऑल निकलकर 0 आ गया है। चाहे कोई सा भी केस रहा हो, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है कंटीन्यूअस फंक्शन का 0 आया है, इसका मतलब वो जो फंक्शन है उस इंटरवल a से b के बीच में कम से कम एक बार, एटलीस्ट एक बार देखो 0 आया है, नेगेटिव से पॉजिटिव या 0 0 दो बार आ गया यहाँ पे, then fx is equal to 0 has at least one solution in x belongs to a to b। इस कॉन्सेप्ट से हम सवाल को बनाते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इस वाले से फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए पहला वाला ऑप्शन है ए। हमें इस फंक्शन के बारे में पता करना है कि इस इंटरवल में इसका आएगा, तो हमने चलिए इस फंक्शन को मान लिया, लेट दिस इज अ gx फंक्शन, fx माइनस 3 टाइम्स cos 3x अपने पास से डेटा मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये लिखा रहता है इसे कंटीन्यूअस फंक्शन, ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। ये सब बातें जरूरी होती हैं क्वेश्चन के लिए, कुछ भी लाइनें एक वर्ड भी फालतू नहीं होता है। तो कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया। इंटरवल हमें दिया गया है 0 से लेके π/3, तो 0 से लेके π/3 में हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 0 से π/3 में यहाँ fx आ जाएगा, माइनस है 3 है cos है 3x है dx है। तो एक तो इंटीग्रेशन 0 से π/3 बनेगा जो है fx dx। cos x का इंटीग्रेशन आप बनाने चलिए तो यहाँ से sin 3x बनता है 0 से लेके π/3, sin 3x/3 बनेगा, ये डेटा बनाया। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो पता है हमें 0 है, सो द फर्स्ट वन इज कमिंग एज 0, और सेकंड वाला आपके पास से डेटा बनता है sin π माइनस sin 0, ये भी 0 आ गया। इसका क्या मतलब निकल के आया, एक इंटीग्रेशन जो कंटीन्यूअस टाइप फंक्शन का वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक बार 0 आया होगा। सो दिस इज 0, इट मींस gx is equal to 0 and that means fx minus 3 cos x 3x is equal to 0 for at least 1x belonging to इस इंटरवल में ऐसा एक बार होगा। केवल बात हम यहाँ पर बना देंगे। सो ए ऑप्शन इज ट्रू, ए ऑप्शन इज ट्रू। बारी आती है बी ऑप्शन की, यहाँ भी ऐसे एक बात बना रखी है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक बार एक फंक्शन अज्यूम कर लेंगे। लेट्स अज्यूम अ फंक्शन gx fx minus 3 times cos 3 times sin 3x sin 3x प्लस 6/π, और x की वैल्यू फिर से वही 0 से π/3। अब अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी अगर 0 आ गया 0 से π/3 में, इसका फंक्शन कंटीन्यूअस है। देखो कैसे, क्योंकि अगर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है तो ये दोनों भी कंटीन्यूअस फंक्शन को तुम जानते ही, इसका मतलब gx कंटीन्यूअस फंक्शन आ चुका है। सो लेट्स इंटीग्रेट gx फ्रॉम 0 से लेके π/3 के बीच में gx का डेटा बना देते हैं। अब आप देखिए जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो 0 से π/3 सबसे पहले fx का इंटीग्रेशन होगा, फिर 3 बाहर आएगा, 0 से π/3 है, sin 3x आपके पास लिखा गया है, फिर आता है 0 से π/3, इट इज 6/π dx आता है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन 0 से π/3 fx वाला तो 0 है, sin x का इंटीग्रेशन आपके पास से cos 3x/3 बनता है 0 से π/3, 6/π है, π/3 माइनस 1, 3 से 3 चला जाएगा, आपके पास से डेटा बनता है cos π माइनस cos 0, ये डेटा अपने पास से बनता है। अगला वाला डेटा बना के देखिए, वी आर गेटिंग फ्रॉम 2 फ्रॉम हियर, cos π माइनस 1, ये भी माइनस 1, माइनस 2 प्लस 2 इज 0। क्या रिजल्ट निकल के आया, सेम। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आपने 0 कर दिया है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब फंक्शन उस इंटरवल में कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक बार 0 आया होगा। तो यहां से हमारे पास से फिर से रिजल्ट यहां से कंक्लूड होगा। सो नाउ gx इज 0, और gx 0 होगा, इसका मतलब आपके पास से ये जो रिजल्ट लिखा गया है ये सही हो जाएगा एटलीस्ट वन टाइम
इंटरवल 0 से लेके π/3 के बीच में। तो यस, बी इज ऑल्सो करेक्ट। सो द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग दिस एज ए, बी एंड सी। ये हुआ फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी समझते हैं, सी और डी के अलावा ए और बी की बात में सेकंड ऑल्टरनेटिव मेथड आपको बता रहा हूं। ऑल्टरनेटिव मेथड, इंटीग्रेशन से बात समझ में नहीं आती, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट वाला केस लिखा हुआ है, रोल्स थ्योरम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि f of a is equal to f of b एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर ऐसे फंक्शंस हैं तो फिर हम वहां पर क्या बात कर सकते हैं उनके बारे में कि फंक्शन के जो डेरिवेटिव होगा उसका एटलीस्ट f dash x is 0 फॉर एटलीस्ट वन टाइम इन दैट इंटरवल। तो अगर ये f dash x बनेगा तो हमें यहाँ पर एक ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं, लेट द gx जो मैं बना रहा हूं 0 से लेके x है, यहां मेरे पास से fx लिखेंगे हम। इसका इंटीग्रेशन बेसिकली मैं मन में कर रहा हूं कि क्या बनेगा, प्लस आपके पास से तो माइनस साइन ऑफ 3x एंड x इज फ्रॉम 0 to π/3। रोलेस थ्योरम के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस फंक्शन के बारे में ये पता चलता है कि भाई देखिए एक फंक्शन हमने कंसीडर कर दिया। रोलेस थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे हालांकि fx के बारे में इतना पता है कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये डिफरेंशिएबल ही बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से करने से fx आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास से ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पर fx आता है और fx कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। 0 पर डेटा अगर हम निकालने जाते हैं तो 0 से 0 इंटीग्रेशन होगा, साइन 0 0 होता है। मैं f of π/3 पर डेटा निकालने जाऊंगा, g of π/3 0 से π/3 0 बनेगा, ये डेटा गिवन है। और यहाँ मेरे पास से साइन ऑफ पाई बनेगा, वो भी 0 आता है। अब आप देखिए तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, कंटिन्यूअस से डिफरेंशिएबल है और f of a बराबर f of b भी आ चुका है। नाउ फ्रॉम रोलेस थ्योरम हम यह बात कह सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव होगा g dash x is equal to 0 for at least 1x belonging to 0 से लेके π/3 में एक बार कम से कम इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो हमने पहुंचे यहाँ पर gx g dash x, यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव बना दीजिए। डेरिवेटिव इसका बना के बताइए, लेबनिज रूल की जरूरत पड़ेगी। gx माइनस 3 टाइम्स cos 3x इज इक्वल टू 0। सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आ गया। सिमिलरली बी ऑप्शन के लिए हमें एक और फंक्शन एज्यूम करना होगा, क्योंकि ये f dash x होता है तो इसका इंटीग्रेशन वो बनेगा। तो मन में थोड़ा इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये बात बनी। आपके पास से cos sin 3x लिखा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन के बाद आएगा, यानी cos 3x रहना चाहिए। cos का डेरिवेटिव माइनस sin 3x बन जाएगा ना, और प्लस मेरे पास है 6/पाई टाइम्स x भी आता है। इंटरवल वही 0 से π/3। ये फिर से वही कंटिन्यूअस से डिफरेंशिएबल है। h of 0 0 से 0 cos 0 1, डेटा 1 आया। f of π/3 0 से π/3 इंटीग्रेशन 0 है, cos पाई बनेगा π/3। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं तो सब चीजें आपके मैथमेटिक्स अपने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगी। यहाँ पर 2 आता है और थोड़ा डेटा देखिए मेरे पास ये डेटा भी 0 ही आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? जी, पहले हमने क्या रखा है, 0 रखा है, so we are getting this as 1, 0 रखा। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर डेटा देखिए आप, ये आता है -1 और यहाँ से आएगा 2। मैंने बोला ना अगर कॉन्सेप्ट सही है तो अपने ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएंगे सब। दोनों जगह से 1 1 आ गया। रोलेस थ्योरम के तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल है, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, h of 0 is equal to h of π/3। So now from Rolle's theorem we can say that h dash c is equal to 0। इसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 जरूर आएगा।
और एक बार 0 जरूर आएगा, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। डेरिवेटिव कहाँ है इसका डेरिवेटिव बताइए क्या बनेगा। वो वहां से fx आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव 3 टाइम्स sin 3x एंड प्लस 6 बाय पाई इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी गई है, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 to पाई बाय 3। तो चाहे आप इस क्वेश्चन को रोलेस थ्योरम से करें या जो हमने इंटीग्रेशन वाली जो बात सिखाई है उससे करें, बात सेम है। दोनों कॉन्सेप्ट ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है। आपने देखा कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने इसको सही किया। यहाँ पर हमने देखा कि सही मार्क्स पूरे इंडिया में 3.71% स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व किया था उस टाइम पे। 21 में और आज के ज़माने में काफ़ी डिफरेंस आ गया है, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन का वो भी है, आप घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, तो आपकी लर्निंग और शूटअप हो जाती है। जहाँ पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिलेबस करा के फ्री कर देते थे, अब स्टूडेंट डे बाय डे अगर वो पढ़ना चाहता है तो अब उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो हमेशा अपनी लर्निंग को सीख सकता है। यू कैन ऑलवेज गेट कनेक्टेड विद मी एज वेल। सो डियर स्टूडेंट, जे एडवांस 2021 के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एक सवाल पूछा है। फॉर एनी रियल नंबर अल्फा एंड बीटा, लेट y अल्फा बीटा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx alpha y is equal to x times e to the power beta x, y1 is 1। फिर एक सेट S करके भी बनाया है जो सॉल्यूशन सेट है इसका, फिर नीचे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। उस टाइम के स्टूडेंट्स में कितने परसेंट स्टूडेंट्स इसको सही किया था, अगर वो परसेंटेज आप देखेंगे तो आपको उसके लिए अटेम्प्ट इस बात पर निर्भर करता है किस कैटेगरी में पूछा गया है। 1 and more than 1 जिसमें सही करने पर +4 और गलत करने पर पेनल्टी है -2 की। पार्शियल मार्किंग भी इनेबल है। सही करने वाले जो स्टूडेंट्स है, अगर वो परसेंटेज अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पर परसेंटेज इज क्वाइट लो, 3%, 3.4% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने +4 लिया होगा, और गलत करने वाला स्टूडेंट 21%, दैट्स वेरी ह्यूज नंबर, जो -2 लेकर गए होंगे इस क्वेश्चन के चक्कर में। 60% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 0 लिया है, टच ही नहीं किया, छोड़ दिया डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही। वहीं पर 14% स्टूडेंट ऐसे जो पार्शियल मार्किंग के लिए इसको लेके गए। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास डेटा लिखा गया है dy by dx plus alpha y is equal to x e to the power beta x, और y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलना चाहें तो dy by dx plus alpha times y x से e to the power beta x है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहें तो वो e टू दी पावर, देखो y का कोफिशिएंट अल्फा है, अल्फा dx बनेगा, ये बात बनेगी। इसका सॉल्यूशन y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x टाइम्स e टू दी पावर अल्फा x प्लस e टू दी पावर बीटा x। ये डेटा अपने पास से बनता है। आगे हम पहुंचे, यहाँ x आता है और ये सम में चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x dx। जब इसका इंटीग्रेशन होगा, बाय पार्ट से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन दो बातें हैं, अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट अपॉन में भी आएगा, और जब ये अपॉन में आएगा तो फिर इस बात को वेरीफाई करना बड़ा जरूरी है कि कहीं अल्फा प्लस बीटा 0 हुआ तो क्या होगा। बाय पार्ट से हम कर सकते हैं आइलेट्स के अकॉर्डिंग, इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अज्यूम करके, इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। अल्फा प्लस बीटा पर कंडीशन है, सो आई एम मेकिंग टू केसेस हियर। केस नंबर 1, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 0 है तो देखिएगा ये पूरा डेटा 0 बन जाएगा। यहाँ x dx आपके पास से डेटा बनेगा जो बनेगा x² प्लस c। मेरे पास डेटा है, y है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये बनेगा x² प्लस c एंड e टू दी पावर माइनस अल्फा x, ये सॉल्यूशन बनेगा। डेटा गिवन है कि y1 इज इक्वल टू 1 है। y1 इज इक्वल टू 1 का मीनिंग ये निकल के आता है कि x और y दोनों ही 1 है। ये डेटा हमने यहाँ रखा, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c आपने रखा यहाँ से e टू दी पावर -1। सो ये डेटा आपके पास से बनता है, अल्फा आएगा ऊपर, x की वैल्यू 1 है, तो c का वैल्यू आपके पास है e पावर अल्फा -1/2 आता है। ठीक है, so now the solution is c आपने लिख लिया है, ये है x² 2
प्लस सी की वैल्यू है ई पावर अल्फा माइनस 1/2 टाइम्स ई पावर माइनस अल्फा एक्स। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है। तो क्या ये सॉल्यूशन हमें कहीं पर दिख रहा है? थोड़ा इस बात को हम वेरीफाई करें। अल्फा और बीटा दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो कोई हमें अल्फा यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अल्फा इज नॉट विजिबल हियर, मतलब अल्फा की कोई स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए आंसर आना चाहिए। तो अल्फा पावर माइनस एक्स है, तो यानी अब यहाँ ऑब्जर्व करें तो माइनस एक्स या ई पावर एक्स हमें काफी दिख रहा है। तो यहाँ पर दो डेटा नजर आते हैं, या तो एक्स अल्फा की वैल्यू 1 है या फिर -1 है। दोनों के लिए हम इसका सॉल्यूशन वेरीफाई करते हैं। इफ अल्फा इज 1 तो मेरे पास से सॉल्यूशन बनेगा, अल्फा अगर 1 हुआ तो मेरे पास डेटा बनता है, यहाँ से दिखेगा डेटा बनेगा x²/2 प्लस e - 1/2 और यहाँ आपके पास से e पावर -x, ये डेटा बनता है। तो क्या ये कहीं पर विजिबल है? क्या ये ऑप्शन कहीं पर आपको दिखता है? जी मुझे दिख गया है। x²/2 e पावर -x आता है आपके पास से, और एक डेटा है e - ½ e पावर -x। दिस इज योर प्रिसाइजली द ए ऑप्शन। लिखा आपको x²/2 e पावर -x, e - ½ e पावर -x, ए ऑप्शन। वही अगर मैं अल्फा की जगह अगर -1 ले लेता हूं तो फिर क्या डेटा बनता है वो भी देख लेते हैं। तो e पावर -1 हमें फिर यहाँ पर दिखेगा x²/2 1/e - 1/e, और यहाँ -1 रखने से ये e पावर x बन जाएगा। तो e पावर x के साथ जो कोफिशिएंट्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं वो है x²/2 e पावर x प्लस 1/e - ½ e पावर x। ऐसा डेटा यहाँ पर नहीं है e पावर x के साथ x²/2, यू कांट सी इट। तो एक ऑप्शन हमारे पास मैच हो गया। आगे चलते हैं। हमारे पास अभी हमने केस नंबर 1 क्रिएट किया है, अल्फा प्लस बीटा इज 0, एक ऑप्शन मैच हुआ। आगे हम चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। केस नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन हमारे पास जो है उसको देख लीजिए अब क्या है। कंडीशन इज y टाइम्स e पावर x, y टाइम्स e पावर अल्फा x is equal to x times e to the power alpha plus beta times x dx। ये ऑप्शन हमारा सही आया है। अब आगे बढ़ते हैं। बाय पार्ट्स के हिसाब से वी आर कंसीडरिंग दिस एज सेकंड, दिस एज द फर्स्ट। हाईलाइट एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, इसको सेकंड लेंगे। y to the power अल्फा x, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। x का डेरिवेटिव 1 e to the power अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x अपॉन अल्फा प्लस बीटा। y e to the power अल्फा x e to the power अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये डेटा अपने पास लिखा गया है। अब देखिए y1 की वैल्यू 1 है, इस डेटा को हमें मेंटेन करना है। e पावर x, e पावर -x ऐसे रिजल्ट हमें दिख रहे हैं। अल्फा और बीटा के बारे में अगर हम सोचे, देखिए यहाँ पर भी डेटा है। पहला रिजल्ट ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, अल्फा बीटा दोनों अगर 1 हो जाते हैं तो y पावर x मेरे पास से बनेगा, x बनेगा ये 2x आ जाएगा, यहाँ 2 रहेगा, ये 4 बनेगा, यहाँ से e पावर 2x आपके पास से बनेगा। एंड देयर इज अ प्लस कांस्टेंट c एज वेल, c भी हमारे पास से चलेगा। और ये बात हमें पता है कि x और y दोनों की वैल्यू 1 है, तो वहां से ये डेटा बनता है e पावर अल्फा, यहाँ आता है e पावर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस e पावर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस c। ये डेटा हमने बना दिया।
ठीक है, ये डेटा आपके पास सी की वैल्यू आती है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर मैंने अल्फा और बीटा दोनों को 1 कंसीडर कर लिया है, इट इज ई स्क्वायर बाय 2, इट इज ई स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। डेटा आपके पास है ई स्क्वायर बाय 4 प्लस सी आता है, ई माइनस ई स्क्वायर बाय 4, ये डेटा आपके पास है। यहाँ पे आप रख लीजिएगा, ये डेटा हमने रखा, सी का डेटा है, ये डेटा आपके पास आता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस बारे में हम इसके बारे में बात करते हैं। ई पावर एक्स हमारे पास से लिखा गया है, ठीक है, तो यहां से आप लिखिएगा, एक ई पावर एक्स बाय 2 हमने कॉमन ले लिया, इट इज एक्स माइनस हाफ आता है, हाफ हमने कॉमन ले लिया, ई पावर एक्स आपके पास से डेटा बनता है। फिर ये ई पावर एक्स आगे भी जाएगा, तो ये डेटा बनता है ई माइनस ई स्क्वायर बाय 4 ई पावर माइनस एक्स। ये ऑप्शन अब आप मैच कीजिए। तो ई पावर एक्स बाय 2 वी आर गेटिंग दिस एज प्रिसाइजली एज सी ऑप्शन, ठीक है। तो दो ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे क्योंकि ये इसी का जस्ट नेगेटिव लिखा हुआ है, माइनस साइन कॉमन लेके। ये अल्फा बीटा की किसी और वैल्यूज के लिए बात नहीं बनेगी, यहीं पर है। सो फाइनल आंसर्स वी आर मार्किंग एट एसी। एग्जाम प्रेशर में इसको बनाना, सोचना, स्पेशली क्या है कि अल्फा प्लस बीटा को जीरो वाला केस हम भूल जाते हैं और यहाँ पर आगे ढूंढते रहते हैं कौन सा और ऑप्शन आएगा। तो पूरे इंडिया भर में सिर्फ 3.5% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन किया है। अगर आपसे सही सॉल्व हुआ था तो बधाई मेरी तरफ से, और नहीं हुआ था, कुछ रीजंस रह गए थे, तो बस सीखते रहिए आप मुझसे ऐसे ही। हम आपको जेईई एडवांस की तैयारी जो आपने सोचा है उस पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। ये स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2021 एक वेक्टर का क्वेश्चन है। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओए वेक्टर इज 2i cap plus 2j cap plus k cap. OB vector I cap minus 2j cap plus 2k cap, and OC vector is half OB vector minus lambda times OA vector for some lambda greater than 0. If OB cross OC is 9/2, then which one of the following statements is true? यहाँ प्रोजेक्शन की बात की गई है, दो ऑप्शंस में एरिया की बात की गई है, फिर आगे जाके एक पैरेललोग्राम बनाया है, उसके डायगोनल्स के बीच का एक्यूट एंगल पूछा गया है, ठीक है। जिस ईयर में क्वेश्चन पूछा था वहां के स्टूडेंट्स का माइंडसेट या एक्चुअल एनालिसिस करें कि कितने स्टूडेंट से सही हुआ था, उसके लिए अटेम्प्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोफाइल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एमसीक्यू के अंदर पूछा है, जहां पर 1 से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, +4 मार्किंग सही करने पर है और -2 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इंक्लूडिंग पार्शियल मार्किंग। अटेम्प्ट अगर आंसर नहीं किया है तो 0 मार्क्स है। पूरे करेक्ट आंसर्स 6% स्टूडेंट्स ऐसे थे पूरे इंडिया में जिन्होंने सिर्फ +4 मार्क्स लिए। फैक्टर का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट देखेंगे तो 6% है, क्योंकि टाइम तो ये लेगा, है ना। 38% स्टूडेंट ये आपको समझा सकते हैं जिन्होंने पार्शियल मार्किंग लिया। तो 38 एंड 6 आपके पास से तकरीबन 44% स्टूडेंट, मतलब तकरीबन आधे बच्चों ने सवाल सॉल्व किया था, ठीक है। वहीं पर 20% ऐसे भी थे बेचारे जेईई मेन की कट ऑफ पार करने के बाद भी -2 मार्किंग घर लेकर गए थे। वहीं 34% ने क्वेश्चन छोड़ दिया था कि नहीं करना, जो वेक्टर को हो सकता है प्रोबेबली या तो टाइम नहीं बचा होगा या फिर वेक्टर 3D छोड़ कर गए होंगे। आइए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये तो हुआ हमने मेंटल स्टेट उस टाइम पर स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में कैसा परफॉर्म किया था वो हमने डिस्कस किया। आते हैं कॉन्सेप्ट के लर्निंग के लिए। O is the origin, OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर हमारे सामने लिखे गए हैं। OB क्रॉस OC का वैल्यू हमारे पास है, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड हमारे पास डेटा 9/2 लिखा हुआ है। OA और OB हमारे पास है। OA और OB को अगर हम थोड़ा देखें, ऑब्जर्व करें, इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, OA और OB, ये OA है और ये OB है, आप इसका डॉट निकालिए तो आता है 2 - 4 + 2 दैट इज 0। आपके पास से यहां से देखिए 2 बन जाएगा, -4 + 2 0 आ रहा है, यानी OA वेक्टर परपेंडिकुलर है OB वेक्टर के, ठीक है। OA वेक्टर परपेंडिकुलर है OB वेक्टर के। OC वेक्टर का डेटा हमें पता है और वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप देखिए OB क्रॉस OC हमें मालूम है कितना आना चाहिए, तो ये रहा OB और OC की वैल्यू लिख देते हैं, दिस इज हाफ
OB minus lambda times OA, it is 9/2. क्रॉस प्रोडक्ट की जहां तक बात होगी तो आप समझ सकते हैं हाफ तो बाहर ही आ जाएगा। OB क्रॉस OA, OB ये तो 0 बनेगा माइनस लैम्डा एंड OB क्रॉस OA, इट इज 9/2। ये 0 है, ये 1/2 आता है, लैम्डा का मॉड आ जाएगा और ये क्या लिखा हुआ है, इट इज OA क्रॉस OB। अभी अभी हमने कंफर्म किया कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B मॉड A मॉड B इनटू sin थीटा। sin 90 यहाँ पर बनेगा तो दोनों के मॉड से हम बात बना सकते हैं। गिवन है लैम्डा पॉजिटिव है, इट्स ऑलरेडी बीन गिवन टू अस, लैम्डा इज पॉजिटिव, सो द लैम्डा बाय 2 यहां से आपके पास से OA का मॉड है, OB का मॉड है 9/2, 2 से 2 चला गया है। OA का मॉड आप निकाल लीजिए, दिस इज द OA डेटा, 4 4 एंड 1 इज √9, अगले वाले का भी √9 है, सामने भी 9 लिखा गया है, सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 1। हमारे पास है लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे आगे। तो लैम्डा अगर 1 है तो हमारे पास से OC वेक्टर आ गया है, कितना था OC वेक्टर, OB माइनस लैम्डा 1 है, इट इज OA/2, OB माइनस OA/2 से हम OC वेक्टर बना सकते हैं। दोनों के डेटा पता है तो हम OA वेक्टर और OB वेक्टर पता है, डेटा निकाल देते हैं कितना बनेगा। तो ये आएगा आपके पास से i कैप माइनस 2j प्लस 2k कैप नेगेटिव 2i प्लस 2j प्लस k कैप, 2i प्लस 2j प्लस k कैप बाय 2। दिस इज OC वेक्टर, i और यहाँ माइनस i है, माइनस i कैप, यहाँ आता है माइनस 4j कैप, 2j और ये यहाँ से आपके पास से k कैप, ये डेटा आपके पास आता है माइनस i माइनस 4j एंड प्लस 4k। दिस इज OC वेक्टर। चाहिए क्या हमें, OAB का एरिया निकालना है। आइए बी ऑप्शन को सबसे पहले देखते हैं। ट्राइंगल OAB which is half of OA क्रॉस OB, OA OB पहले बता दिए परपेंडिकुलर है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी हमको पता है कि 1 1 है, दोनों के मैग्नीट्यूड में पता है 3 3 है, sin 90 आपके पास से बन जाएगा, so it is 3, it is also 3, it is 1, the final answer is 9/2। yes, B option is true, B option is true। अब क्या चाहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन OC, जो आपको चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ OC वेक्टर ऑन OA वेक्टर। मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा था, टेंशन मतलब मैं एक एक लाइन लिखता हूँ, एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखते, एग्जाम में तो धन 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 चलता रहता है, ताकि आपके सॉल्यूशन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। आपको सीखना है ना, यहाँ से OC क्या OA पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये बनेगा OC डॉट OA डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ OA, ये कहानी बनेगी। OC वेक्टर ये रहा और OA वेक्टर वो है, दोनों का आप डॉट कीजिएगा तो हाफ का फैक्टर तो पहले आ जाएगा, OA है 2i कैप, तो ये बनेगा -2, 2j कैप -8 और एक आपके पास से k भी है +1 डिवाइडेड बाय OA का मॉड 4 + 4 + 1 दैट इज 3। तो डेटा आप बना दीजिए, ये कितना डेटा आपके पास से बनता है, यहां से आप देखेंगे 10 है -9/2 -3/2 आपके पास से फाइनल आंसर आता है। यस, ए इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें पूछा है कि ABC का एरिया निकालिए, आसान है, AB क्रॉस AC करना है, AB और AC का क्रॉस कर देंगे, अपने पास से AC का भी डेटा बन जाएगा। सी ऑप्शन के लिए भी हम यहाँ पर पहले AB वेक्टर निकाल देते हैं, फिर AC वेक्टर निकाल देते हैं। AB वेक्टर है आपके पास से OA माइनस OB माइनस OA और ये है OC माइनस OA, ये डेटा आपके पास, इनका हमें आपस में क्रॉस करके बनाना है। ठीक है, OB माइनस OA के लिए आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, या आप इस रिजल्ट को भी यहाँ से कहीं से यूटिलाइज करके दिखा सकते हैं। जो रिजल्ट आया है ना हमारे पास, OC को OB माइनस OA लिख सकते हैं,
इस तरह के रिजल्ट्स भी आप यहाँ पर बना के दिखा सकते हैं कि क्या बात बनेगी। तो देखिए आपके पास ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके पास है, तो आप ओसी की जगह यही लिख सकते हैं। आपके पास से डेटा बनेगा ओबी वेक्टर बाय 2 बन जाएगा, और माइनस आपके पास से हटाएंगे 3 टाइम्स ओए वेक्टर बाय 2, ये डेटा आपके पास से बनेगा। ठीक है, माइनस हाफ है, यहाँ सिंगल है, ये लिखा हुआ है। अब हमें करना तो क्रॉस ही है, हमें ए बी क्रॉस ए सी करना है। अब आप देखिएगा ओबी का ओबी के साथ क्रॉस 0, -3/2 आपके पास से बनेगा, और ये बनेगा ओबी क्रॉस ओए। ठीक है, ओबी का इसके साथ क्रॉस 0 है, यहां डेटा बनेगा। फिर ओए का इसके साथ बनाएंगे, -OA क्रॉस ओबी बाय 2, ओए का क्रॉस आपके पास से 0। अब ये जो डेटा लिखा गया है कितना है, ओए क्रॉस ओबी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी क्रॉस से अलग अलग होता है। ओए क्रॉस ओबी प्लस बन जाएगा, और यहाँ हाफ है, तो मेरे पास ये डेटा सेम ही आता है, ओए क्रॉस ओबी। तो क्या पता चला, जो ए बी क्रॉस ए सी है वही ओए क्रॉस ओबी भी है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे वो तो हाफ आएगा, तो वहां से डेटा निकल के पास आपके पास आ गया है, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय हाफ। एरिया आ गया आपके पास से, इस पूरे पर हाफ के मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे पर हाफ से मल्टीप्लाई, और ओए क्रॉस ओबी तो ये लिखा हुआ हमारे पास अभी निकाल सकते हैं। ओए का मॉड आता है 3, ओबी का मॉड भी 3 है, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनटू 1/2। द फाइनल आंसर इज 9/2। द फाइनल आंसर इज 9/2। ये भी रिजल्ट आपके पास से आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करके वेक्टर्स फॉर्म में भी निकाल सकते हो, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आते हैं डी ऑप्शन पर। क्या पूछा गया, 3 ऑप्शन तो सही हो गए। अब अगर गलती से इसके अंदर एक ऑप्शन भी अगर हमने गलत मार्क कर दिया तो फिर हमारे पास -2 आ जाएगा। अब डी ऑप्शन क्या, उसको पढ़ लेते हैं। एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स OA एंड OC। डायगोनल्स की साइड्स OA एंड OC आनी चाहिए, ये एडजेसेंट साइड्स, तो डायगोनल्स के बीच का एक्यूट एंगल पैरेललोग्राम में बनाना है। OA एंड OC, डी पैरेललोग्राम बनाया, एक वेक्टर है OA, यहाँ O होगा, और ये है OC। तो देखिए एक डायगोनल तो ये बनेगा, और एक डायगोनल यहां से बनेगा। तो पहला वाला जो डायगोनल है वो तो दोनों को ऐड करके बना दीजिए, और दूसरा वाला जो डायगोनल है वो उनके हिसाब से यहां से आप बना दीजिए, जैसे OC माइनस OA। इनके बीच का हमें एंगल लेकर आना है। OA आपके पास से लिखा 2 to 1 है, 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप, ये आपके पास है माइनस 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप, और OC वेक्टर हम निकाल चुके हैं, ये रहा -4 -1 -4 एंड 1, -i कैप -4j कैप प्लस k कैप बाय 2। बस इनके बीच का एक्यूट एंगल हमें निकालना है। देखो मार्क्स बड़े जल्दी से नहीं देते हैं, आपसे मेहनत पूरी करवाई जाएगी। तो यहां से 4 आएगा, 1 जाएगा, आपके पास से डेटा बनता है 3i कैप। यहाँ 4 बनेगा, 4 से 4 चला जाएगा, खत्म। यहाँ 2k है आपके पास से, तो ये बन जाएगा 3k बाय 2। यहाँ डेटा बनाइए, यहाँ से 4 आएगा तो ये बनेगा -5i कैप। यहाँ 4 है, ये खत्म हो जाए, 1 सेकेंड, माइनस, ठीक है, यहाँ नेगेटिव -4 -8, और आपके पास से यहाँ पर बनेगा 2k माइनस k कैप। इनके बीच का हमें एंगल लेकर आना है, तो वो एंगल बन गया cos थीटा, इट इज d1 डॉट d2, और उन दोनों के आपके पास से मैग्नीट्यूड भी आपके पास से बनना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में पहले तो हम बना देते हैं -15 0 -3, हाफ हाफ तो ऊपर से भी हटा दीजिए, नीचे से मॉड से भी हटा देंगे, 3√2 यहाँ बन जाएगा इसका मॉडुलस, और यहाँ आपके पास से बनेगा 25 + 64 + 1। ठीक है, तो सोच समझ कर हमें आगे बढ़ना है। तो एक्यूट एंगल की बात हो रही है तो मॉड ले लेंगे। वी आर हैविंग 18/3√2
एंड दिस नंबर कितना आने वाला है आपके पास से 26, यहाँ पे आप ऐड कीजिए 26 आपके पास से आ गया है 70, 90 शायद ये बन रहा है ना? हाँ, √90 का मतलब हो गया 3√10, ये डेटा आपके पास से आया, ये कैंसिल हो गया है आपके पास से 2 टाइम्स, इट इज √2 by √10, आई एम गेटिंग इज 1 by √5, ये डेटा आपके पास से आता है। तो थीटा हमारे पास से क्या बन गया, थीटा हमारे पास से cos इनवर्स 1 by √5 बनता है, आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 2 बन रहा है। क्या डेटा दिया है, π/3 बोला है, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इस वेक्टर के क्वेश्चन के अंदर आपको तभी मार्क्स मिलेंगे, सारे कंप्लीट मार्क्स अगर आपको चाहिए +4 तो आपको ABC। तो इत्मीनान के साथ आपने देखा काफी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 38 में पार्शियल मार्किंग +6, 44% स्टूडेंट्स मतलब कुछ ना कुछ तो मार्क्स लेकर गए थे, 6% ऐसे थे जो पूरे मार्क्स लेकर गए थे। अब हम आपकी बात करते हैं, आप में कौन से ऑप्शन के लिए आप सॉल्यूशन देखने आए थे, कौन सा ऑप्शन आपसे नहीं बना था, ठीक है? तो सीक्वेंशियली चलेंगे तो आपकी लर्निंग मैक्सिमम होगी, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये +H है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है? और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। ये स्टूडेंट जेईई एडवांस 2021 एक कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेट E be the parabola y square is equal to 8x where P is from -2 to 4 and let Q and Q dash be 2 distinct points on E such that line PQ and PQ dash are tangent to E. E अपने पास एक पैराबोला है। Let F be the focus of E, then which one of the following statement is not true? Conic section बहुत ही important concept in हम बात करें अपने पास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। ट्रायंगल PFQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल QPQ डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं तो एक स्टूडेंट्स की उस टाइम पे एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया, आप देख सकते हैं। इज एन आर ट्रू है, यानी क्वेश्चन जो पूछा गया है MCQ में पूछा गया है। यहीं पर अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो 9.94 है। 10% के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कॉनिक सेक्शन बहुत अच्छा था। एक अच्छा है और क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं किया, पेपर में तो कोई मतलब नहीं, अच्छा भी था, अटेम्प्ट भी किया, मार्क्स भी लेकर आए। वहीं पर पार्शियल मार्किंग के हिसाब से 44% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियल मार्किंग स्कोर किया। तो देख सकते हो नियरली अबाउट 54% स्टूडेंट्स का कॉनिक सेक्शन अच्छा है, और आप बताइए छोड़ के जा रहे हैं।
छोड़ना नहीं, इस टॉपिक को स्कोर करके चलना है। गलत वाले 13% है, -2 30% है, 0 मार्क्स सिक्योर किया। ठीक है भाई, कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर पैराबोला के बारे में बातचीत चल रहा है। पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है पैराबोला है वो है y² = 8x है। तो अगर हम इसका फोकस निकालना चाहें तो फोकस आपके पास है a,0 आता है। वो आपके पास जब इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है तो a की वैल्यू 2 है, तो ये फोकस हमारे पास से आ चुका है 2,0। ठीक है। वहीं अगर हम इसके डायरेक्ट्रिक्स को लिखना चाहें, डायरेक्ट्रिक्स आती है x + a = 0, यानी मेरे पास से x + 2 = 0 है। x कोऑर्डिनेट -2 आता है। ठीक है, एक पैराबोला है, बात बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है x = -2। बोला क्या है, पढ़िए। एक पॉइंट है -2,4, ये रहा -2 को, ये तो इसी लाइन पर होगा। P पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये तो डायरेक्ट्रिक्स पर है। पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल होता है। डायरेक्टर सर्कल मतलब उस पॉइंट का लोकस जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल होता है। तो जब आपने यहां से इसके ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ की होंगी तो उनके बीच का एंगल हमारे पास क्लियर हो गया है कि उनके बीच का एंगल क्या होगा। दैट्स गोइंग टू बी अ राइट एंगल। तो डायरेक्टर सर्कल ही पैराबोला के अंदर, याद रखिए, डायरेक्टर सर्कल यानी परपेंडिकुलर टेंजेंट जहां से ड्रॉ करते हैं ऑफ पैराबोला, इट इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स वो पॉइंट होता है, डायरेक्ट्रिक्स वो लोकस होता है। तो यहां से एंगल आपके पास से 90 रहेगा। कहां कहां पे कट टच करता है बताया गया है, Q और Q डैश पर। दिस इज Q, दिस इज Q डैश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं कहानी क्या पूछा गया। अब बात यह है क्या है फोकस से पास होगा, यह भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर डायरेक्ट्रिक्स से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाई जाए तो वो फोकस से पास होती है। लेकिन सपोज कीजिए हमें डाउट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, भूल जाते हैं, तो लॉजिकली पहले चलते हैं और हम बात करते हैं इसी के कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, COC, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यानी QQ डैश की इक्वेशन लिखेंगे और वो आएगी T = 0। T = 0 पॉइंट आपको पता है -2,4 है। तो देखिएगा पैराबोला कैसा है, पैराबोला हमारे पास है y² = 8x। तो डेटा बनेगा y1 = 4 × x + x1। यही होती है इक्वेशन। यहाँ पर x1 की वैल्यू आएगी -2 और y1 की वैल्यू आती है 4, क्योंकि पॉइंट P हमारे पास इतना है। तो यहां से आपके पास 4y = 4 आता है और ये x -2 है, 4 से 4 चला गया है, y का वैल्यू x -2 है। आप चेक कर सकते हैं जो फोकस है 2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फोकस 2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जिनको नहीं पता होगा डायरेक्ट भी जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स से अगर कोई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाई जाए तो वो फोकस से पास होती है। जिनको नहीं पता, डाउट आ गया, मैथमेटिक्स इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। निकाल दिया, 2,0 सेटिस्फाई करता है। तो आपके पास F लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Q एंड Q डैश। P और F के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये तो यही निकल जाती। P आपको पता है, F आपको मालूम है, P इज -2,4। ये डेटा बनाइए, -4 आता है 16 और ये वाला भी आपके पास है 16। 4√2 डेटा बनेगा, यहाँ 5√2 बोला, C इज रॉन्ग, C तो गलत हो चुका है। PFQ और QPQ डैश, ये देखिए QPQ डैश इज राइट एंगल ट्राइंगल, यस। आपको अच्छा इस पे भी अगर डाउट आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इस पर भी डाउट आ गया कि सर मुझे तो डाउट हो रहा है कि 90 बनेगा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए QQ डैश का स्लोप क्या है। अभी इक्वेशन निकाली ना, 1 है। तो क्या आप मुझे P और F यहां पर अगर मैं ज्वाइन करके देखूं, इसके बारे में इसका स्लोप बना सकते हैं, PF बनाइए। PF का स्लोप क्या है, F आपको पता है, P आपको पता है, तो P आपके पास है स्लोप है 4 माइनस PF, पॉइंट लिख लेते हैं, -2,0 एंड द फोकस इज 2,0। 4 - 0 -2 -2 आई एम गेटिंग -1, दोनों का स्लोप निकाला।
तो आपको क्या पता चलता है, क्यू क्यू डैश का स्लोप 1 है, पी एफ का इतना है, इसका मतलब पता चला क्यू क्यू डैश इज परपेंडिकुलर टू पी एफ, क्यू क्यू डैश इज परपेंडिकुलर टू पी एफ इज परपेंडिकुलर टू क्यू क्यू डैश, ये एंगल भी 90 है। तो आपको पता चला इससे कि ट्राइंगल पी एफ क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, पी एफ क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, पी एफ क्यू इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये 90 कैसे होगा, तो वो भी आप सोच सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, वैसे तो ये प्रॉपर्टी है डायरेक्टली, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर पास होने वाली एक, जैसे आपको इसके बारे में पता करना कि ये एंगल 90 है या नहीं, तो इस पॉइंट से पास होने वाली एक टेंजेंट लिख लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट से पास होने वाली एक टेंजेंट लिख लीजिए, ये रही टेंजेंट, आ जाएगी एक टेंजेंट इसके हिसाब से, पैराबोला के हिसाब से। आइए वो बात समझाऊं मैं कि ये वाला एंगल 90 कैसे है। अब तक कितने ऑप्शंस हो गए, सारे हो चुके हैं। यहाँ पर डाउट है कि सर ये 90 होगा नहीं होगा, हम प्रॉपर्टी भूल गए हैं तो कैसे पता चलेगा, वो वाली बात मैं आपको रीचेक करके बता देता हूँ। देखो हम P पॉइंट से टेंजेंट लिख सकते हैं y माइनस 4m टाइम्स x माइनस x1, ये टेंजेंट होगी -4 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस 2m प्लस 4, ये टेंजेंट है। अब आपको पता होगा टेंजेंसी की कंडीशन पैराबोला के लिए, मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन लिखी है, टेंजेंसी की कंडीशन पैराबोला के लिए c इक्वल टू a बाई m होता है, c इक्वल टू a बाई m होता है फॉर द टेंजेंसी कंडीशन। c हमारे पास यहाँ से 2m प्लस 4 है, ये पैराबोला के लिए 2 है, और यहाँ पर है आपके पास से m, तो यहाँ से अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपके पास से डेटा बन जाता है 2m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 2, आई एम गेटिंग m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूं m1 m2, आई एम गेटिंग दिस एज माइनस 1, m1 m2 माइनस 1 आ रहा है, यानी इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2 अगर मान लिया मैंने, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 आ रहा है। पर एग्जाम में हो गया ना प्रूव 90 डिग्री। एग्जाम में ये पता होना बहुत जरूरी है, कुछ प्रॉपर्टीज अगर हमें पता हो तो याद रखिए डायरेक्टर सर्कल यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो लोकस होता है वो पैराबोला के केस के अंदर डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो जैसे ही यहाँ पर पॉइंट जस्टिफाई हुआ, ये डायरेक्ट्रिक्स और इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखा, डिसाइड हो गया कि ये डायरेक्ट्रिक्स अप्लाई करता है, तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 है। और फिर वहां से जो भी फोकल कोड होगी फोकस से पास होगी। हालांकि हमने ये भी यहाँ पर मुझे आपको चेक करके बताया है, तो ये 2-3 रिजल्ट तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो। अब जितना ज्यादा जो इसके ऊपर फ्रेंडली होंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपने इसके ऊपर कर रखी होगी, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी, और जितनी स्पीड होगी उतना आप कम टाइम में सॉल्व करेंगे, बचे हुए टाइम किसी और क्वेश्चन में लगाएंगे। कितने स्टूडेंट्स ने इसको जस्टिफाई किया है वो भी आप देख सकते हैं। अगर तो आपने देखा होगा कॉनिक सेक्शन जिससे स्टूडेंट इतना सोचते हैं, 54% स्टूडेंट ऐसे थे जेईई एडवांस के अंदर जिन्होंने कॉनिक सेक्शन में पैराबोला क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो आप भी पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए, छोड़कर नहीं जाना इस चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स जेईई एडवांस 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो पूछा गया है पैराबोला और सर्कल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द रीजन r xy belongs to r cross r, x greater than or equal to 0 and y square is lesser than or equal to 4 minus x. Let f be the family of all the circles that are contained in R and have centers on x-axis. If x be the circle that has largest radius among the circles in F, let alpha comma beta be a point where the circle C meets the curve. Y square is equal to 4 minus x. एक रीजन हमें गिवन है, उसके बारे में एक ग्रेटेस्ट रेडियस का सर्कल की बात चल रही है। क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर था वो बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में पूछा है जिसमें सही करने पर +2 मार्क्स थे और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सिर्फ पूरे जे एडवांस के स्टूडेंट्स में से ओनली 2.88 स्टूडेंट्स, लेसर देन 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। लेस देन 3% स्टूडेंट गाइस, बहुत कम स्टूडेंट्स। वहीं पर जो अगला वाला क्वेश्चन है उसको 18.84 स्टूडेंट्स ने इसको सही कर दिया था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा सा तुक्का लगाया होगा। पर न्यूमेरिक रिस्पांस के अंदर गैस करना बहुत मुश्किल होता है,
ठीक है। 71% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिए, क्योंकि आपको पता नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए अटेम्प्ट इतना ज्यादा है। और 25% ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कम से कम कुछ ना कुछ तो मार्क यहाँ पर कर दिया जाए। आइए टॉपिक पर आते हैं और यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखने की हम कोशिश करते हैं। एक रीजन बनाया गया है r क्रॉस r के अंदर x और y दोनों रियल नंबर्स में रहेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड देयर इज अ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x, जो कि एक कर्व है, पैराबोला है। तो वहां पर बात हो रही है। तो एक पैराबोला गिवन है which is in y square is equal to 4 minus x। रीजन जो है इससे लेसर देन बोला है, यानी पैराबोला के इनसाइड है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है, यानी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 है। दिस इज द पैराबोला, ये पैराबोला यहाँ पर बन रहा है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द रीजन वेयर x इज इक्वल टू 0। तो ये वो रीजन है जहां पर x अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, इसके इधर और इसके अंदर। तो हम कहां पर हैं? हम इस रीजन के अंदर लाई करते हैं, इस रीजन के अंदर लाई करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। लेट f बी द फैमिली ऑफ ऑल द सर्कल्स व्हिच आर कंटेन्ड इन R। इस R के अंदर बहुत सारे सर्कल्स आएंगे, छोटे छोटे रेडियस के, बड़े बड़े रेडियस के, जो भी होगा। हैव देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस, जिनका सेंटर तो एक्स एक्सिस पर होगा। यहाँ पर जैसे एक सर्कल यहाँ बना दिया, सेंटर एक्स एक्सिस पर है, सेंटर एक्स एक्सिस पर, ऐसे कई सारे सर्कल्स हमारे पास यहाँ पर बनेंगे, अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। लेट सी बी द सर्कल दैट हैज द लार्जेस्ट रेडियस। ओके, सबसे बड़ी रेडियस इसकी होगी, उसको सर्कल सी बोला गया है। ठीक है भाई। तो इन सब के अंदर अगर लार्जेस्ट सर्कल की बात की जाए तो लार्जेस्ट सर्कल कैसा होगा वो हमें थोड़ा सोचना होगा। जैसे मैं जितना डिस्टेंस पर आता हूं, लार्जेस्ट सर्कल कंटेंट इन, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया तो ये इसकी रेडियस, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उससे कम होगा। ये इसका एक्स सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये इसकी रेडियस होगी। अगर हमें लार्जेस्ट रेडियस बनानी है तो लार्जेस्ट रेडियस के लिए जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है उसी को रेडियस ले लेते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास से सर्कल बन जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं ये बात बता रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर सर्कल लिया तो ये लेंथ इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा सर्कल के सेंटर का, और ये इसकी रेडियस होगी, इतनी सी इसकी रेडियस बनेगी r, और ये इसका सेंटर होगा अल्फा या फिर p, जो भी आप सेंटर लेना चाहें। तो p लेंथ तो सेंटर का कोऑर्डिनेट बनेगा और अल्फा इसकी रेडियस होगी। और मुझे ग्रेटेस्ट चाहिए इस रीजन के अंदर, तो रेडियस को ग्रेटेस्ट करने के लिए ये वो स्पेसिफाइड सर्कल होगा जिसके लिए ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल बनेगा। इससे क्या होगा, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल अगर हमने बनाया तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी रेडियस भी बनेगी। जो सेंटर देखो लार्जेस्ट रेडियस है तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही रेडियस बन जाएगा। तो सर्कल सी हम अज्यूम कर सकते हैं x माइनस आर का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर हमारे पास आएगा अल्फा r कोमा 0। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट सर्कल रहेगा। अब कंटेंट इन है तो ये यहां पर इस पोजीशन पर जाकर इसको टच भी करेगा। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो लार्जेस्ट रेडियस जो है इससे हमने कंक्लूड कर लिया कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन। क्योंकि अगर ये ओरिजिन से पास नहीं होता तो फिर रेडियस कम बनेगी फेस की, सेंटर चाहे एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हो। ठीक है, और ये इधर जाकर टच करता है। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करने पहुंचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं r तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, वैसे भी इस साइड पर लाई करता है। अब इसको सॉल्व करते हैं पैराबोला के साथ। सॉल्व विद पैराबोला। पैराबोला आपके पास से बनता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। सर्कल पैराबोला एक साथ सॉल्व, ये यहां जाकर रखेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2xr इज इक्वल टू 0। तो यहां अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे
2r प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक आ रहा है, और अगर आप थोड़ा नोटिस करें, ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां लाई करेगा, और इन दोनों पे अगर हम बात करें ये सिमेट्रिक होंगे और इन दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट सेम आएगा। ये दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे? पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये जो दो कर्व हमने सॉल्व किए हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। इसके लिए दोनों x की वैल्यू सेम आएंगे। इसके रूट्स अगर हमने x1 एंड x2 ले लिए तो वो x1 इक्वल टू x2 बनेगा। इन दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, ठीक है, इन दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, क्योंकि लाइन मिलाने वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आया, तो ये अगर मैंने x2 माना है, ये वाला x1 है, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं, 2r प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 4ac, 2r प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास 16 है, तो यहां से प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक। एक बार प्लस लेंगे तो r की वैल्यू आपके पास है 3/2 आती है, और एक बार माइनस लेंगे तो आपके पास है बीटा माइनस 5/2 आता है। r नेगेटिव तो होगा नहीं, r आएगा आपके पास है 3/2। तो हमसे पूछा रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल के बताइए। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3/2, यानी कि 1.5 पहले वाले का आंसर हमारे बन जाएगा। तो इसका आंसर हम मार्क करेंगे 1.5, इस वाले का आंसर। अब पूछा है वैल्यू ऑफ अल्फा बताइए। अल्फा क्या है? लेट अल्फा कॉमा बीटा इज द पॉइंट वेयर द सर्कल सी मीट्स द कर्व। अब तो सॉल्व करना है, तो r अगर हमें पता है तो ये इक्वेशन आपके पास से आ गई है, x स्क्वायर माइनस r की वैल्यू 3/2 है, तो यू आर गेटिंग दिस एज 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मेरे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x का वैल्यू आ गया है 2, और आपके पास से y कोऑर्डिनेट आता है 4 माइनस x, मिल गया, यही आपका x कोऑर्डिनेट। दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 2। बीटा यहां से निकल के आ जाएगा, अल्फा बीटा दोनों पर लाई करते हैं, सो वी आर हैविंग अल्फा की वैल्यू 2 आता है, दिस इज 2। तो पहला वाला क्वेश्चन आपने देखा, कितने कम लोगों से ये क्वेश्चन हुआ था, और वहीं पर जो अगला वाला क्वेश्चन है वो सबसे हो गया था। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, कैसे आधा अधूरा कैसे सॉल्व कर दिया। इंपॉर्टेंट बात ये है, लार्जेस्ट रेडियस वाली बात जो है ये एक इंपॉर्टेंट है कि भाई ओरिजिन से पास होगा तब जाके उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस बनने वाली है, ठीक है। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पैराबोला, कॉनिक सेक्शन, ये एक सिंसियर स्टूडेंट के हमेशा अच्छे होते हैं, और जिनके नहीं है वो बस अपने आसपास दोस्तों की बातों उलझ के इन चैप्टर्स को बिगाड़ देते हैं, ठीक है। चलिए बना लीजिए। जे एडवांस 2021 का एक कॉम्प्रिहेंशन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पर पूछा गया है वो आपके सामने है। लेट f1 डिफाइंड फ्रॉम 0 to infinity to r and f2 from 0 to infinity to r is defined by f1x लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, and there is a product of continuous product from j equal to 1 to 21 t minus j whole power j dt, x is positive, and f2x is equal to 98 times x minus 150। ऐसे करके पूरा एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा गया है। जे एडवांस के अंदर किस कैटेगरी में पूछा गया है वो अगर हम देखें तो न्यूमेरिकली जो अपने पास इंटीजर वाला जो सेक्शन होता है वहां पूछा गया है। यहाँ पर पार्शियल मार्किंग है या नहीं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि देख सकते हैं फुल मार्क्स +2 के लिए है और 0 मार्क्स बाकी सारे केसेस के अंदर। न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए बात की जा रही है और डेसिमल के बाद भी आंसर्स आएंगे। उस टाइम के स्टूडेंट्स में अगर हम देखें तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 9 एंड 10, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर 3.5 है, ओनली 3.5 है, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो 7.38 है। इतने स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया है। फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए उस एग्जामिनेशन के अंदर। ऐसा क्या इसके अंदर पूछा जा रहा है, आइए डिटेल में जाते हैं। तो आई होप आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट सिंसियर होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर आप थोड़ा सा और अपने आप को मोटिवेट करें पढ़ने पर, पूरा डेली रूटीन अच्छे से बनाएं, तो आप भी इन परसेंटेज के अंदर आ सकते हैं। और ये पूरे देश के परसेंटेज है, इतने स्टूडेंट्स इसको सही किया। नहीं करने वाले भी काफी सारे हैं, 31% ने तो 0 मार्क्स लेकर चले गए हैं, और इतने बच्चों ने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, यानी ये तुक्के लगाने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं।
ये इतने मूर्ख है बच्चे, सोचिए 31% ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, पता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कम से कम 0 ही लिख के आ जाते हैं ना, फिर भी मतलब इंस्ट्रक्शन भी ध्यान से नहीं पढ़े। भोले बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, और ये है स्टूडेंट्स जिन्होंने इसके अंदर मार्क्स लिए होंगे। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आइए आगे बच्चे, है ना, शुरू करें। फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी f1x आपके सामने लिखा गया है। तो पहले इस पाई को अगर हम डिफरेंशिएट करने की सोचते हैं f1x को, तो समझिएगा लेबनीज से जहां पर dt के रेस्पेक्ट में है तो t की जगह पर x आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा, जहां पर प्रोडक्ट है j की वैल्यू 1 से लेके 21, और यहाँ पर t की जगह पर x आ जाएगा, यहाँ j पावर j आपके पास से बनता है। गिवन है कि x इज पॉजिटिव, दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस। अब इस पाई को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो j के हिसाब से डेटा बनाएंगे तो x माइनस 1 पावर 1, x माइनस 2 पावर 2, x माइनस 3 पावर 3, x माइनस 4 पावर 4, x माइनस 5 पावर 5, ऐसे पूरा प्रोसेस चलेगा। कब तक? x माइनस 21 पावर 21, x माइनस 20 पावर 20, ये पूरा प्रोसेस आपके पास ऐसा बनेगा। अब हमें ये पता करना है, यहाँ पे देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर n रियल नंबर्स बता रखे हैं, पाई डिनोट्स द प्रोडक्ट, mi and ni respectively denotes the number of local minima and the number of point of local maxima। उस फंक्शन के लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा को रिस्पेक्टिवली डिफाइन किया गया है mi और ni नंबर से। तो अगर मैं m1 की बात करता हूं, m1, तो m1 f1 फंक्शन के नंबर ऑफ लोकल मिनिमा होंगे, और जो n1 है वो लोकल मैक्सिमा होंगे, जिससे पहला वाला पार्ट है। और जो n2 m2 है वो f2 फंक्शन, जो कि सेकंड वाला फंक्शन है, उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। आपने परसेंटेज देखा था, इसको हैंडल करने वाले स्टूडेंट्स कम थे, 3.5% के आसपास है, इसको हैंडल करने वाले ज्यादा थे, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है, इसीलिए ये आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स का बिहेवियर यहाँ पर कि क्यों ये 7 इसका डबल था, 7.38। हर स्टूडेंट ने सोचा सर सिग्मा वाले कौन हैंडल करेगा, इस वाले को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, तो इस वाले को सॉल्व करके वो आगे की तरफ बढ़े और पहुंचे। ठीक है, चलिए, पर हम तो लर्निंग के लिए, अपना एग्जाम हुआ नहीं तो हम सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। नंबर लाइन पर जब हम इसको बनाने जाएंगे तो आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर 1 आता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते हमारे पास यहाँ 21, 20, 19, 18, 17, 15 ऐसे बने। आपको याद हो तो एक्सट्रीमा, जैसे गर्ल्स एंड बॉयज को अगर मुझे एक साथ बुलाना है तो मैं स्टूडेंट बोलूंगा, मैक्सिमा मिनिमा को एक साथ बुलाना है तो मैं एक्सट्रीमा वर्ड की बात करूंगा। ठीक है, एक्सट्रीमा के लिए f' का साइन चेंज होना मस्ट है। 21 से ज्यादा नंबर अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर प्लस रहेगा, क्योंकि 21 से बड़ा नंबर 22 पर ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, और इस पर ऑड पावर है, दिस इज एन ऑड पावर, ऑड पावर होती है तो साइन चेंज उस पॉइंट के अबाउट होगा। लेकिन 20 पर x माइनस 20 पर 20 आता है, इस पर इवन पावर है, -1 का होल स्क्वायर करोगे, पावर 4 करोगे तो प्लस ही रहेगा, इसके अबाउट इसका साइन चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ अगर आप थोड़ा देखें तो यहाँ पर मुझे x माइनस 19 की पावर 19 नजर आता है, तो इसके अबाउट इसका साइन चेंज होगा, लेकिन फिर 18 पर नहीं होगा, फिर 17 एक ऑड पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बिहेवियर यहाँ पर बनता जाएगा। तो यहाँ 16 होगा, यहाँ 15 होगा, तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके अबाउट इसका साइन चेंज होगा, इवन के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ नहीं होगा, ऑड के अबाउट होगा। ठीक है, तो यहां सब हमें पता चलता है। देखिएगा, माइनस से प्लस यानी डिक्रीज हुआ होगा फिर इंक्रीज होगा, प्लस यानी इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हुआ है, यहां देखिए डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो अगर मैं यहां पर लोकल मैक्सिमा के पॉइंट लिखना चाहूं और मैं यहीं पर अगर लोकल मिनिमा के पॉइंट लिखना चाहूं तो हमें एक पैटर्न दिख रहा है। एक तो ये सब ऑल्टरनेट में आते हैं, मैक्सिमा के पॉइंट्स अगर हम लिखना चाहें तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जब ये मैक्सिमा आया है तो 19 है, 19 है। 19 के पहले वाला कौन सा है मैक्सिमा के लिए? 15 है। मिनिमा के लिए लिखिए, मिनिमा के लिए 21 है।
21 के पहले मिनिमा वाला ये रहा 17। इवन वाले तो आएंगे ही नहीं, जो भी होंगे सब कैसे होंगे, ऑड होंगे। ऑड वाले हमने बना दिया। अब देखिए 4 का डिफरेंस चलता हुआ चल रहा है, यहाँ आप 4 और कम करिए, देखो 15 के बाद 13 पर आएगा आपके पास से मिनिमा वाला पॉइंट। 13 के बाद फिर आप वापिस से 4 हटाइए तो 9 आता है, 4 हटाइए 5 आता है, फिर 1 आता है, यहाँ पर 4 हटाइए 11 आता है, 4 हटाइए 7 आता है, फिर यहाँ पर 3 आता है। तो दिखा आपको 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। काउंटिंग कर सकते हैं, याद रखिएगा मिनिमा वाले M1 है, तो मिनिमा वाले M1 है तो M1 का डेटा अपने पास यहाँ से आता है 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6, और N1 हमारे पास यहाँ से बनेगा 1 2 3 4 5, दिस इज 5। ये हुआ फर्स्ट वाले का आंसर। अब जो हम 9th में चाहते हैं उसके बाद इसको डिकोड करते हैं कि 9th में पूछा क्या है। 9th में पूछा है 2m1 प्लस 3n1 प्लस m1 इंटू m1। तो m1 आपके पास है 6 का डबल 12, n आपके पास है 15, और दोनों का प्रोडक्ट आपके पास है और डेटा बनेगा इट इज 27 प्लस 30। तो फाइनल आंसर आई एम गेटिंग दिस एज 57। 9th का आंसर आएगा 57, जो 3.5% स्टूडेंट्स ने बनाया। वहीं पर अब हम F2 की बात करते हैं कि F2 को कैसे सॉल्व किया जाए। आइए F2 का डेरिवेटिव बनाएंगे यहां से, तो आप देखेंगे 98 इंटू 50 x माइनस 1 पावर 49, 600 टाइम्स 49 x माइनस 1 पावर 48, और अगला वाला नंबर आपका 0। ध्यान रखने वाली बात यह है कि x पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। F2x आपके पास से आया। इन दोनों नंबर्स को थोड़ा सिस्टमेटिकली देख पाए तो बताइएगा। ये यहाँ से 49 है और 2 यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास से 100 बन जाता है। थोड़ा बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 6 इंटू 100 इंटू 49 हम लिख सकते हैं, x माइनस 1 पावर 48 आता है। 49 100 और x माइनस 1 पावर 48 हमने ले लिया है कॉमन। 49 100 x माइनस 1 पावर ये डेटा बना x माइनस 1। 49 100 कॉमन है, x माइनस 1 पावर 48 आपके पास से आता है, दिस इज दिस। F2x अगर आपके पास से बनता है डेटा तो ये आता है 4900 x माइनस 1 पावर 48, और यहां से आता है x माइनस 7। बनी बात? बना दीजिए। इसके बाद क्या कहानी बनती है, यहां पर आता है 1, यहां आता है 7, 7 के आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, लेकिन 1 पर 48 पावर है, ये इवन पावर है, इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, इधर तो बात ही नहीं करनी है। तो 48 वाला इवन पावर है, 1 के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। 7 के आगे आप जाएंगे तो माइनस और प्लस है, मिनिमा का पॉइंट बनता है, तो यानी मैक्सिमा तो यहाँ आने वाला है या मिनिमा, दोनों के बारे में बात करते हैं। बी वेरी कॉन्शियसली कि कौन सा मिनिमा कौन सा मैक्सिमा है। Mi डिनोट्स नंबर ऑफ मिनिमा, तो M2 मिनिमा की बात करेगा और N2 मैक्सिमा की। माइनस से प्लस गए हैं, मिनिमा है, ये 1 है और N2 0 है। N2 रिप्रेजेंट्स मैक्सिमा, मैक्सिमा इसका नहीं है। प्लस से माइनस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वी आर गेटिंग M2 और N2 के डेटा आगे हैं। अब आइए अब इसके बारे में बात करते हैं 10th की। तो M2 is 1, so we are getting this as 6, N2 0, अगला वाला भी 0, तो फाइनल आंसर इज कमिंग एज 6। तो इसको हम 6 से मार्क करेंगे। तो पहले वाले का आंसर है 57 और दूसरे वाले का आंसर आएगा 6। ये हमने यहाँ पर डिकोड किया, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसके हिसाब से 9th एंड 10th। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या इतना मुश्किल सवाल था कि आपसे नहीं हो पाएगा? अभी तो काफी दिन है एग्जाम में, इतना मन लगा के पढ़ेंगे कि सवाल होगा कैसे नहीं। बस ये अगर आपने सोच लिया तो जरूर बातें बनेंगी। और मैथमेटिक्स से डरिए मत, बस अगर आप मन से पढ़ने को तैयार हैं, दिल लगा के पढ़ने को तैयार है, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। लिख लीजिए। Let's discuss JEE Advanced 2021 question based on definite integration. Let GI from pi by 8 to 3 pi by 8 tends to R. I stands for 1 to 2. Then function f from pi by 8 to 3 pi by 8 defined to R be a function such that g1x is 1 and g2x is 4x minus pi and fx is sin square x for all the values of x pi by 8 to 3 pi by 8. Based on this data, one more SI integration is defined and we need to compute two data, S1 and S2 के ऊपर कुछ डेटा बनाए गए हैं।
आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़े और अपने खुद का एनालिसिस करें तो आप एक देख सकते हैं कि पूरे देश में जब ये क्वेश्चन हुआ था तब ये न्यूमेरिकली अप टू 2 डेसिमल के अंदर ही सवाल पूछा गया था। कॉम्प्रिहेंशन जो आप डिस्कस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का था और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। मतलब दिस इज अ कंपेयर टू, आप देख सकते हैं 40% स्टूडेंट्स, जिस एग्जाम में 2-3% का आईआईटी में हो जाता हो, वहां पर अगर हम देखें जे एडवांस में जितने क्वालिफाई उसमें से 40% स्टूडेंट्स को आपने यहाँ पर देखा कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 1% 2% स्टूडेंट होते हैं टोटल, इंक्लूडिंग जेई मेन के टोटल स्टूडेंट्स के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, जिसको सिर्फ 3% स्टूडेंट ने सॉल्व किया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या कहानी है इसकी। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें एसआई एक इंटीग्रल डिफाइन किया गया है जिसको 40% स्टूडेंट से बना दिया है, तो हमें निकालना है S1। तो फिर हम S1 पे ही चलते हैं। पहले यहाँ से डेटा पहुंचेगा π/8 है और यहाँ पर आता है 3π/8। fx ही रहेगा एंड वी विल हैव इट एज अ g1x। g1x कितना है? g1x की वैल्यू है 1। ओके, g1x इज 1। यहां से आता है π/8, यहां पर है हम 3π/8। fx है अपने पास कितना? fx इज sin स्क्वायर x। ये रहा, इट इज 1। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, डबल एंगल में चेंज कर लो आपके पास, या फिर इसको डबल एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। π/8 लिखा गया है, यहाँ पर 3π/8 है, तो वी कैन राइट इट एज 1 माइनस cos 2x/2 और इसको आराम से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाफ आपके पास से आएगा, x आएगा, यहाँ पर है sin 2x/2, लिमिट्स है आपके पास π/8 से 3π/8 और इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आंसर की तरफ ले चलेंगे। 3π/8 माइनस π/8 आपके पास है, पहला वाला x जो है कमिंग एज π/4, 1/2 मैंने लिखा, sin 3π/4 आपके पास से डबल एंगल करना है तो 1/√2 बनेगा, माइनस π/4 बनेगा, ये भी 1/√2 आपके पास से डेटा बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनल आंसर आई एम गेटिंग दिस एज π/8। ठीक है, S1 की वैल्यू π/8 आता है। हमसे जो पूछा जा रहा है वो है 16 टाइम्स S1/π। इट इज 16/π और ये लिखा है π/8। तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 2। 40% स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कर लिया, 40% स्टूडेंट्स ने। आपको ऐसा लगता होगा सर ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका भी बताइए। तो आप यहाँ पर ना किंग रूल अप्लाई कीजिए, आप x को रिप्लेस कर दीजिए π/8 प्लस 3π/8 माइनस x। ऐसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो S1 आपके पास से बनेगा, डेटा आप देखिए, ये π/8 है और यहाँ 3π/8 है। यहाँ से अगर आप थोड़ा इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलता है कि ये π/2 माइनस x लिखा गया है। तो जो डेटा हमारे पास यहाँ है ना 90 माइनस x का होल स्क्वायर dx, ये आपके पास है π/8 पर 3π/8 हमने बना दिया, तो वी आर गेटिंग दिस एज cos स्क्वायर x dx। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, और इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। सो 2S1 का डेटा आपके पास आया π/8 से 3π/8 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जो 1 होता है। 1 का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा x, so we are getting 3π/8 minus π/8 which is π/4, है ना। और याद रखिए ये 2S1 है, S1 का डेटा हमारे पास है π/8 आता है। तो ये एक ऑल्टरनेट अप्रोच मैंने आपको बताया। जी मैं जानता हूं आप यही सोच रहे हैं कि जब पहले वाले से इतना आसानी से हो गया, इस वाले से कौन लेंगे, किंग को कौन अप्लाई करेगा, sin स्क्वायर x becomes easier for us, no problem। आइए सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ है 48s2/π² और आपके पास अब जो g2x बनेगा, दिस इज दिस डेटा 4π माइनस x का 4π माइनस 4x माइनस पाई का मॉड लिखा गया है, दैट इज s2।
मतलब यहाँ पर बनाने लगे S2, यहाँ है π/8, यहाँ पर है 3π/8, it is fx and it is g2x, ये है π/8, यहाँ पर है अपने पास 3π/8। अब ये है sin स्क्वायर x और यहाँ पर आता है 4x माइनस पाई का मॉड, ये है g2x। अब जो पिछले वाले में ऑल्टरनेट मेथड था, जो मैंने किंग अप्लाई किया था, जो डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन यहाँ पर किंग ही हमको बहुत इजीली इसका आंसर निकाल के दे देगा, वरना फिर हमें इसके बीच में π/4 आता है, π/4 के अकॉर्डिंग मॉड को ओपन करना पड़ेगा, बहुत लेंथियर अप्रोच बन जाएगा। तो यहाँ पर यूजिंग किंग हम इसको सॉल्व करने की सोचते हैं। कैसे? x को रिप्लेस करेंगे, π/8 प्लस 3π/8 माइनस x डेटा बनता है हमारे पास से π/2 माइनस x, दिस इज कंडीशन नंबर 1। तो S2 अगर हम देखें तो ये π/8 है, यहाँ पर डेटा 3π/8 है, यहाँ ये साइन है which is coming as π/2 माइनस x का होल स्क्वायर, 4 आता है आपके पास से π/2 माइनस x माइनस पाई dx। लेट्स सिंप्लीफाई, ये π/8 से लेके 3π/8 है, साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास से cos स्क्वायर x है, 2π माइनस पाई इज पाई, पाई माइनस 4x मैंने लिखा है। और आपको पता होगा, याद रखिए कुछ बेसिक बातें हैं मॉड में, x माइनस अल्फा हो या अल्फा माइनस x हो, मॉड में सेम ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे पाई माइनस 4x लिखा हुआ है ना, तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, आप यहीं से cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, 4x माइनस पाई का मॉड, कंडीशन नंबर 2। दोनों को आप ऐड कर लीजिए 1 and 2। आई एम हैविंग 2s2 इज इक्वल टू π/8 से 3π/8, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x दोनों डेटा हमारे पास से ऐड हो जाएंगे और ये डेटा है 4x माइनस पाई dx और ये डेटा बन जाएगा 1। यहाँ हमारे π/8 है, 3π/8 है, इसीलिए कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिव अप्रोच हमेशा पता होनी चाहिए दिमाग में, जितना ज्यादा सोच पाएंगे उतना बेटर सॉल्यूशन हम बना पाएंगे। 4x माइनस पाई, अब देखिए इसके बारे में बात करना, अब या तो मॉड का डिफाइन करें या फिर इसको ग्राफ से बना दे सीधा। तो ग्राफ से बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए, कैसे ग्राफ होगा इसका, 4x माइनस पाई, ये डेटा आता है π/4, यहाँ π/8 आता है और यहाँ है 3π/8। π/8 अगर मैं रखता हूं तो मेरे पास से कितना डेटा बनता है, रखिए इसमें एक बार, π/8 अगर मैं इसमें रखूंगा तो मेरे पास से π/2 आएगा, दिस इज π/2 हाइट आएगी। और 3π/8 अगर मैं रखने जाता हूं तो मेरे पास वहां से भी π/2 हाइट आती है। ये है आपके पास है, तो मुझे एरिया निकालना है, तो कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया मुझे निकालना है, यही एरिया होगा इसका। तो आप बना दीजिए इसका एरिया क्या बनेगा, तो आप बना दीजिए, दोनों ट्राइंगल सेम आएंगे, हाफ दिस इज अ π/2 बेस π/4 माइनस π/8 इंटू π/2, ये हाइट हो गया इसका, और ये भी सेम ही आएगा आपके पास से, वो भी कितना है π/8 ही लिखा हुआ है, और इसका हो जाएगा डबल, सेम है, दोनों सेम है। और ये डेटा आपके पास है 2s2 है, ध्यान रखिएगा s2 नहीं है 2s2 है, तो इस 2 से वो वाला 2 चला गया और यहाँ मेरे पास डेटा बनता है π/2 and 2 is 4 into π/8। I am having pi square by 32 as the s2, और जो रिक्वायर्ड मुझे चाहिए वो है 48s2 by pi square। 48 by pi square is pi square by 32। 16 का आप देखेंगे तो 3/2 बनता है, 16 3 जा 48, 16 डबल 32, तो करेक्ट आंसर आई एम गेटिंग इज 1.5। ये जो आपको इतना आसान सा दिख रहा है, अगर आपको किंग का थॉट नहीं आया तो आप लंबे रास्ते पे निकल सकते हो कि मॉड को डिफाइन कर लिया और यहाँ पर वही सोचते रहे कि 1 माइनस cos 2x/2 करें, टाइम लगेगा। आपका आंसर आया तो एग्जामिनर ने क्या किया, टाइम ले लिया आपसे। उस टाइम से क्या फर्क पड़ा, सेम पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री भी थे, मैथ्स का और भी सेक्शन था, तो लेंथियर अप्रोच पे चले गए।
तो 3 सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ हमारे पास टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए, और जो स्किल्ड होते हैं, जो प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, वो उस टाइम को बचा लेते हैं। यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ। यही हमें जेईई एडवांस के लिए एक अच्छा प्रो लेवल का स्टूडेंट बनाता है। और ऐसा आप बनना चाहते तो आप बस कनेक्टेड रहिए, मेरी जो कैलकुलस की बुक है, अलजेब्रा की बुक है, उन सबको आप सॉल्व कीजिए। कहीं पर आप फंसते हैं या अटक जाते हैं, मैं हूं ना उन सब चीजों के लिए, ठीक है। आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां भी पढ़ते रहिए, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए क्या बना लीजिए। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं, तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9, 10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9, 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2021 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, लेट mx, y belongs to R cross R, x square plus y square lesser than or equal to R square, where R is greater than 0. Consider the geometric progression. An is equal to 1 upon 2 to the power n minus 1. N is 1, 2, 3. Let as 0 is 0 for n greater than or equal to 1, Sn denote the sum of first n terms of this progression. Sn जो है इसकी first n terms का progression का sum है, जो given है, and Cn denotes the circle with the center S of n minus 1, 0 and the radius An. Dn denotes the circle with the center S of n minus 1, S of n minus 1 with the radius An. फिर इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन हमसे इसके ऊपर पूछे गए हैं। उस टाइम के स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया था, नेशनल वाइज अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सही सवाल 9519 स्टूडेंट्स थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था, जिसने इसके अंदर सिक्योर किया था मार्क्स। और वहीं पर सेकंड वाले क्वेश्चन को 13,624 स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था। मार्किंग स्कीम ऐसी थी कि सही करने पर +3 है, और किसी ने अगर एक ही ऑप्शन सही रहा यहाँ पर इस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, गलत किया है तो उसको वहां पर -1 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने +3 मार्क्स इसके अंदर लिए थे, +3 या +4, +3 था। एंड नेगेटिव रेस्पॉन्स आप देखिए 29,000, ये सब वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने -1 लेकर गए। मैं ट्राई तो किया, या फिर कह सकते हैं कि इसके अंदर गेस वर्क किया हो, दोनों ही केसेस इसके अंदर होंगे। वहीं पर 1,03,049 ने इसको नहीं किया, 91,000 ने दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं किया। ऐसी क्या खास बात है सवाल के अंदर, आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सीक्वेंशियली क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें सवाल कितना अच्छे से समझ में आया है और कौन से कॉन्सेप्ट्स को वो रिकॉल करता है। यहाँ पर जैसा हमें दिख रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही जेईई एडवांस की खूबसूरती है कि दोनों मिक्स क्वेश्चंस इसके अंदर चलते हैं।
एक m बनाया गया है जहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर। m एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, where r इज पॉजिटिव। कंसीडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an 1 2 3 4 करके बनाया गया है। s0 को 0 बनाया गया है और n ग्रेटर देन 1 के लिए sn को डिफाइन किया गया है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन के n टर्म्स का समेशन है आपके पास है। an आपके पास लिखा गया है 1/2 टू द पावर n माइनस 1। तो जो sn है वो इस फर्स्ट n टर्म्स का समेशन है, तो यानी वो आपके पास है a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड प्लस an। तो सबसे पहले यही समेशन बनाते हैं। 1/2 पावर 0, 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2 है, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और ये डेटा बनता चला जाएगा। ये SN आता है, n टर्म्स आपके पास है, ये आता है फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1/2 पावर n आता है माइनस 1/n, ये इसका समेशन हमने बना दिया। ये डेटा आपके पास से आता है 2 टाइम्स 1 माइनस 1/2 पावर n। ये आपके पास से किसकी वैल्यू आती है? SN की टर्म्स की आती है। SN denotes the sum of first n terms of this progression. CN denotes the circle with center S of n minus 1 comma 0 and radius is AN. DN denotes the circle with center S ऐसे करके हमें दिया गया है। अब देखिए CN सर्कल की बात करते हैं। CN सर्कल, इसका सेंटर कहां पर है? CN सर्कल का सेंटर है S of n minus 1 0। अब आप थोड़ा समझिए क्या डेटा लिखा है। ये 2 माइनस 2 टू दी पावर n माइनस 1 लिखा गया है। 2 मल्टीप्लाई होगा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये SN है। तो आपके पास जब SN माइनस 1 लिखा जाएगा तो n को भी n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, ये आपके पास से डेटा बनेगा। तो ये n है, n माइनस 1 के लिए n को n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये डेटा आपके पास है। ये सेंटर इस सर्कल का बनेगा और इस सर्कल के रेडियस है an, इसकी रेडियस है हमारे पास an 1/2 टू दी पावर n माइनस 1, ये लिखा हुआ an है 1/2 टू दी पावर n माइनस 1। ये डेटा अपने पास से बना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द m रेडियस है जिसका 1024 by 513। Let k be the number of all those circles CN that are inside M and L be the maximum possible number of circles among these k circles such that no two circles intersect। So दो पैरामीटर्स हैं, एक k है और एक L है। L मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स की बात कर रहे हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और k जो है नंबर ऑफ ऑल द सर्कल्स CN इनसाइड M जो इसके अंदर लाई करते हैं। M क्या है अब आप पहचानिएगा। सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। M की इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सर्कल बनाने जाते हैं, इसका एक सेंटर होगा और ये x एक्सिस पर है। तो देखिए ये इसका सेंटर है, यहाँ पर अगर हम इसके सेंटर की बात करते हैं तो ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है, ये इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है। अब आप मुझे बताइए अगर ये सर्कल कंप्लीटली इनसाइड बनता है जो कि यहाँ पे लिखा गया है आर इनसाइड M, तो फिर क्या होगा? ये सर्कल अंदर है तो ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर्कल का, दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और इसके बाद इसकी रेडियस भी रहेगी। तो अगर ये पूरा सर्कल अंदर है तो ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या बना आपके पास है? इसका कोऑर्डिनेट तो ये हो गया आपके पास है s of n minus 1, और ये है इसकी रेडियस। दिस लेंथ इज हाउ मच? दिस लेंथ इज an। तो अगर ये सर्कल CN इसके अंदर लाई करता है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? आप देखिएगा s of n minus 1 plus an, ये इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये रेडियस का। तो ये पॉइंट इसके अंदर आना चाहिए, तो ये पॉइंट क्या है पता है आपको? इसकी रेडियस है r स्क्वायर, तो ये से पॉइंट है r,0। दिस पॉइंट इज r,0। तो ये वाला पूरा सर्कल जो है r,0 माइनस r,0 है, ये पॉइंट r,0 है। कोई भी एक सर्कल CN है, उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट SN-1 है, रेडियस AN है। पूरा सर्कल अगर इसके अंदर हमें चाहिए तो ये वाला जो रीजन है अगर ये अंदर आ गया तो अंदर वाला ये तो पूरा अंदर आ जाएगा।
तो Sn माइनस वन प्लस an दिस पॉइंट ये r से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए हमारे पास Sn माइनस वन प्लस an शुड बी लेसर देन r, ऐसा होना चाहिए, तब ये इसके इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, आप चाहो यहाँ पर इक्वल टू भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहां तक आ जाए तो नो प्रॉब्लम। Sn माइनस वन का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा, 2 माइनस वन अपॉन टू टू द पावर n माइनस टू, an की वैल्यू टू टू द पावर n माइनस वन लेस देन और इक्वल टू, r हमें दे रखा है 1025 अपॉन 513, ये डेटा अपने पास लिखा गया है। ठीक है, इन दोनों को भी हमें थोड़ा बैलेंस करना होगा। कई स्टूडेंट यहाँ आके फंस जाते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा इसको टेकल करने में ठीक रहे। और 1025 को मैं लिख सकता हूँ 1026 माइनस वन। ठीक है, डेटा मैंने बना दिया। ठीक है, सिंपल बात। तो पूरे इसका कॉन्सेप्ट कहां पर आके फंसा है, यहां पे आके फंस गया है कि ये इनसाइड लाई करेंगे। अगर ये होगा तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है, ये बनेगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस रेडियस ये r के इक्वल या इससे कम होना चाहिए। ठीक, तो ये डेटा, इनके दोनों के डेटा रखिए। एलसीएम लेने में कई बच्चे फंसते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप इस थोड़े डेटा को देखिएगा, यहां तो 2 ही रहेगा, 2 टू द पावर n माइनस वन, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस वन लेसर देन और इक्वल टू 1026, ये 513 का डबल होता है, तो डिवाइड होगा आपके पास से, यहां से 2 आता है। आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल है, ये बेस सेम है, ऊपर वाला नंबर जो आपके पास है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये 513 है, माइनस साइन को आप हटा दीजिए, 5113 आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस 2 टू द पावर n माइनस वन, 513 है, ग्रेटर आएगा 2 पावर n माइनस वन, ये डेटा है। ऐसा होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए 513 होता कितना है। 513 जो नंबर हमारे पास लिखा गया है, एक्चुअली दिस नंबर 512 से बड़ा है। अब ये 2 पावर n माइनस वन हमेशा कैसा होगा, 5113 से 2 पावर 512 छोटा होता है। यहां से हम n के बारे में बात कर सकते हैं। और ये 2 टू द पावर n माइनस वन, 512 is 2 पावर 9 टू द पावर n माइनस वन, तो मेरे पास से नंबर आ गया n is lesser than or equal to 10, n की वैल्यू 10 से कम आनी चाहिए। सो n की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, जो लिखा गया है यहाँ पर क्या कि k be the number of all such circles Cn, जो इसके अंदर लाई करते हैं, तो आपके पास से k की वैल्यू आ गई है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं सर, k number of all the circles, so we are getting 10, so the value of k we are getting as 10। 10 सर्कल्स आप इसके अंदर बना सकते हैं, ये बात कंक्लूड हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास k डिसाइड हो गया, अब k के साथ यहाँ पर l भी पता करना है। So L be the maximum possible number of circles among these k circles which such that no two circles intersect। 10 सर्कल्स में से कितने ऐसे सर्कल होंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आइए समझिए, ये सर्कल मैंने बनाया, हुआ क्या होगा, यहां पर कई सारे आपके पास से सर्कल्स बनेंगे। समझिएगा, जैसे मैं 2 सर्कल्स बनाता हूं, मैं चाहता हूं कि सर्कल्स एक दूसरे को कट ना करें, तो कट कब नहीं करेंगे, रहते दोनों अंदर ही हैं, पर एक कट नहीं करते हैं। कट नहीं करते तो ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके पास से CP है और ये वाले आपके पास से CM है, क्योंकि बाकी सारे वेरिएबल तो यूज में लिए हुए हैं, n यूज में लिया हुआ है, K L सब यूज में। अब ये दोनों सर्कल्स अगर आपके पास ऐसे हैं तो देखिएगा, सर्कल्स शुरुआत कहां से होती है, सेंटर क्या है इनका सर्कल का, ये रहा। Cn का सेंटर क्या होता है, Cn का सेंटर है आपके पास से Sn माइनस वन, 0
और जो इसकी रेडियस होती है दैट इज an, ये कहानी है। तो होता क्या है कि ये नंबर समय के साथ जो होता है बढ़ता जाता है। ये जो नंबर अपने पास लिखा हुआ रेडियस कम होती जाएगी लेकिन कोऑर्डिनेट बढ़ेगा सम। तो यहाँ पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि CP और CM डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि M की वैल्यू जो है P से ग्रेटर होगी। जैसे जैसे सर्कल नंबर बढ़ता है उसका सेंटर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये आगे वाले नंबर बन गए अपने पास, है ना। अब सोचिए, इसका एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा। ये दोनों कट कब नहीं करेंगे? जब ये वाला जो पॉइंट है आपके पास और जो ये वाला पॉइंट है इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। बेसिकली यही डायमीटर बनेगा इन दोनों का। तो अगर मैं CP का सेंटर लिखता हूं, सेंटर मैंने लिखा CP का, है ना, तो मैं दोनों सर्कल्स के बारे में थोड़ा लिख लेता हूं, आराम से लिख लेता हूं। सर्कल CP, सर्कल CM, इसका लिखा मैंने सेंटर। सेंटर क्या बनेगा? ये रहा, आपके पास n लिखा है तो ये SP -1,0। इसका सेंटर क्या बनेगा? SM -1,0। इसकी रेडियस RP, इट इज AP। इसकी RN, इट इज AM, रेडियस है। अब आप बताइएगा, ये तो हो गए इनके सेंटर। दिस कोऑर्डिनेट इज S ऑफ P -1 और इसका सेंटर क्या है? ये है S ऑफ M-1। क्या आप मुझे इसकी कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? ये रेडियस कम हो जाएगा इसमें से, SM-1 माइनस इसका रेडियस कितना है? AM, और इसका रेडियस कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा S ऑफ P -1 प्लस AP, ये पॉइंट। अब अगर इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ गया तो कट कर गए, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट अगर इससे ग्रेटर हो गया, हम चाहते हैं कि कट ही ना करें तो कट नहीं करें, इसकी क्या कंडीशन होगी? दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपके पास है S ऑफ P -1 प्लस AP, ये क्वांटिटी उससे कम होनी चाहिए, ये इससे कम होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है कि इसका ये वाला एंड पॉइंट डायमीटर का और इसका जो बड़ा वाला एंड पॉइंट, इसका डायमीटर का ग्रेटर एंड पॉइंट और इसका लेसर एंड पॉइंट, इसमें ये जो ग्रेटर वाला है इसके लेसर वाले से कम हो, तो कभी नहीं मिल पाएंगे। कि इस सेंटर से जो रेडियस ऐड करके ये वाला एंड पॉइंट आएगा एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, और दूसरा वाला जो सर्कल है उसका लेफ्ट वाला जो है, इन दोनों में इसका कोऑर्डिनेट ग्रेटर होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट कम होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या एक बात आपको समझ में आती है? क्योंकि अगर सोचो ये कोऑर्डिनेट बड़ा हो गया तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ गया, तो फिर सर्कल एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, दोनों आपस में कट कर जाएंगे। वो कट कर जाएंगे, वो हम नहीं चाहते हैं। तो दे शुड नॉट कट, कट नहीं करने चाहिए। ये बात आ रही है आपको समझ में? अगर मैं कहता हूं कि ये दो सर्कल्स हैं, दोनों की एक्सिस इसी के ऊपर है, तो आपको ये समझना होगा कि ये वाला जो पॉइंट है और इसका ये वाला पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट से ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका कोऑर्डिनेट कम हो गया तो फिर सेंटर यहीं रहेगा और ये यहां आ जाएगा, और सेंटर ये देखो, अब इसका कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा तो कट कर गए ना फिर ये, दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्ट ना हो इसके लिए इसका जो लेफ्ट वाला डायमीटर का एंड है, इसका जो राइट वाला है, राइट वाले की वैल्यू इसके लेफ्ट वाले से कम होना चाहिए। तो बस यही कंडीशन है हमारे पास, जिसको हमें सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बताना है। ओवरराइटिंग में नहीं करना चाहता। SM-1 AM, क्या हमने कोई फॉर्मूला बना रखा है SM-1 का? जी शायद मुझे याद है, शायद बना रखा है हमने। SM-1 का डेटा ये है 2 - 1/2 पावर n-2, और an का ये फॉर्मूला है। चलिए आइए बनाते हैं। तो ये डेटा बनेगा 2 - 1/2 to the power P -2 प्लस 1/2 पावर P -1। फिर ये यहां से 2 माइनस आपके पास से 1/2 to the power M-2 माइनस 1/2 to the power M-1। ठीक है, लिखा है डेटा। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ये वाला 2 चला गया,
ऊपर नीचे दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे, माइनस आएगा 2 टू दी पावर p माइनस 1। बेस सेम है, ऊपर वाले भी ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है, नीचे वाले भी ऐड हो गए, दोनों जगह डेटा बना। अब आगे बताइए क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन हटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई विल बी गेटिंग, पहले तो मैं सेम ही रख लेता हूं, -1 अपॉन 2 पावर p माइनस 1 ग्रेटर देन -3 अपॉन 2 टू दी पावर m माइनस 1। ये डेटा है आपके पास से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पावर m माइनस 1 -3 2 पावर p माइनस 1, माइनस माइनस को हटा देंगे, माइनस साइन को हटा दिया, ये डेटा बना। यहां से आता है 2 पावर m माइनस p ग्रेटर देन 3, ये डेटा बनता है। इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है m और n क्या था, सर्कल नंबर है, और वहां पर हमने पहले अज्यूम किया हुआ कौन ग्रेटर है कौन छोटा है। देखो आप ध्यान से, हमने एस एम सी एम आगे बनाया है, सी एम आगे बनाया तो m की वैल्यू ग्रेटर होगी, ये रहा, m इज हायर, m is higher, p is smaller, so m is higher, p is smaller। अब देखिए 2 की पावर्स कर रहे हैं, दोनों नेचुरल नंबर्स आएंगे, 2 की पावर्स आप कुछ भी कर लो, 3 तो आने का चांस ही नहीं है, और 2 आएगा तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी। तो अगर 2 की पावर्स कभी बनने के चांस बनेंगे तो ये मान के चलिए ये 4 के बराबर कभी आ सकते हैं, 3 तो कभी नहीं आएंगे। तो 4 की इक्वलिटी कभी होल्ड हो सकती है। 4 की इक्वलिटी अगर हम होल्ड करने यहां पहुंचते हैं तो ये बनता है 2 पावर 2, और यहां से मेरे पास रिजल्ट आता है कि m माइनस पी की वैल्यू इतना बना सकते हो। यानी अगर सर्कल इंटरसेक्ट ना करें तो उनके जो सफिक्स लिखे हमने cm और cp, उनके बीच में डिफरेंस मिनिमम 2 होना ही चाहिए। तो यानी मेरे पास पहला ऑप्शन c1 एंड c3, ये दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप, 2 का डिफरेंस, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर c1 c3, तो c3 और c5 भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनमें भी 2 का डिफरेंस है। और बात करते हैं तो c6 ले लीजिए, c6 नहीं, c3 और c5 c6 में 1 का ही डिफरेंस आएगा। आप c7 ले सकते हैं, c9 ले सकते हैं। ये 5 सर्कल्स आपके पास आ रहे हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। देख लीजिए यहाँ पर c1 c3 c5 c7 c9, c1 c9 लेंगे, ये भी कट नहीं करेंगे, c3 c7 भी नहीं कट करेंगे, c5 ये भी, तो ये एक पल्स तो ये बन गया है अपने पास से। सिमिलरली हम एक और बना सकते हैं, हम c2 और c4 की बात कर सकते हैं, c6 की बात कर सकते हैं, c8 और c10, क्योंकि 10 सर्कल्स हमने अंदर बनाए हैं। तो आप देख सकते हो कैसे मैक्सिमम सर्कल, चाहे ये वाले कंसीडर करें या ये वाले कंसीडर करें, हमारे पास ऐसे 5 सेट बनकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर k की वैल्यू 10 थी, अपने पास l की वैल्यू 5 आने वाली। ब्रिलियंट क्वेश्चन, 10 और 5 अपने पास से डेटा बना है, तो इसके हिसाब से अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो k 10 है और ये 5 है, ये तो गलत हो गया है, 10 और 10 20 आता है, 10 रखेंगे 20 प्लस 5 25, ये भी गलत है। 10 आपके पास है 20 प्लस 15 35, रॉन्ग है। 10 रखिए 20 है, धक धक कर रहा है, आखिरी वाला भी गलत हो गया, तो कहीं गलती हो चुकी है। 10 रखेंगे तो 30 है, और 5 करेंगे डबल तो 10 आता है, 40 है। जी, वी आर गोइंग टू मार्क 40 डी एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, डी वाले को हम इसका आंसर बनाकर रख देंगे। ठीक है, डी इसका आंसर बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14th वाले क्वेश्चन के अंदर। अब क्या पूछा जा रहा है, हुआ यह है कि यहां पर पूछा गया है कि नंबर ऑफ सर्कल्स dn दैट आर इनसाइड m। तो अब cn के बारे में डिस्कशन हो गया, dn के बारे में पता करना है। dn डिनोट द सर्कल जिसका सेंटर इतना लिखा गया है s of n minus 1, s of n minus 1। sn minus 1 का रिजल्ट है जो पिछली बार अभी निकाला हमने,
ये रिजल्ट इसका डेटा आता है। सर्कल क्या है, एम के अंदर की बात कर रहे हैं। एम एक बड़ा सर्कल है अपने पास, ये रहा बड़ा सर्कल जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं। इस सर्कल की खास बात क्या है कि जो डीएन सर्कल है ना, इसका सेंटर कहां पर है? इसका सेंटर है Sn-1, Sn-1। दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम आ रहे हैं इसके। आप देखिए, ये अगर x है तो ये y है, दोनों सेम आ रहे हैं, यानी इसका सेंटर x इक्वल टू वाई वाली लाइन पर लाई करता है। इस पर x एक्सिस पर नहीं है, किस पर लाई करता है? इस वाली लाइन पर लाई करता है, ठीक है। और रेडियस कितनी है इसकी? an है। तो अब इसके अंदर अगर ये है तो आप खुद सोचिए मिनिमम पॉसिबल बात क्या होगी कि यहाँ ये सर्कल आके ऐसे आके टच करके जा रहा होगा, यहाँ इसका सेंटर होगा, है ना। दिस इज द सेंटर, और ये इसकी बन जाएगी रेडियस। रेडियस दिया है an, दिस इज द रेडियस an। और इसकी खास बात ऐसा है कि ये आपके पास से है Sn-1 x कोऑर्डिनेट, और यहाँ वाला भी आपके पास है Sn-। एक्सट्रीम केस की हम बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम केस की, कि इसका x कोऑर्डिनेट इतना है, y कोऑर्डिनेट भी इतना है, और ये बन गया an। अब अगर ये इसके अंदर ही लाई करना चाहिए तो आप मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस आएगी Sn-1 Sn-1 90 डिग्री बनेगा। √2 टाइम्स Sn-1 और an है, इसकी वैल्यू रेडियस से कम आनी चाहिए। तो अगर ये इसके अंदर लाई करना चाहिए, 14th की हम बात करते हैं कि dn lies inside m, तो आपके पास से ये वाला डेटा, ये ओरिजिन है ना, और यहाँ पर ये जो पाइथागोरस बनेगा, दिस डेटा प्लस an, रेडियस से कम होना चाहिए, which is √2 times Sn-1 plus an should be lesser than r। ये पूरा Sn-1 पाइथागोरस से ये डेटा कितना है? √2 टाइम्स Sn-1 प्लस an, ये रेडियस से कम होना चाहिए, और इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना लेते हैं। ये है √2 Sn-1 डेटा वो लिखा हुआ, वो है 2 - 1/2 टू द पावर n-2, ये डेटा हमने बनाया, प्लस आपके पास से an है, an आपके पास है 1/2 टू द पावर n-1, और रेडियस हमको दे रखी, काफी अच्छी खासी रेडियस है, √2 टाइम्स 2 टू द पावर 199 - 1/2 टू द पावर 198। √2 आ गया 2 पावर 199 - 1 2 पावर 198, ठीक है। ये डेटा अपने पास से निकल के आता है। चलिए इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी क्या डेटा अपने पास से बनता है। तो इस डेटा को सिंप्लीफाई बनाते हैं। तो आपके पास देखिए यहाँ से 2√2 डेटा बनेगा। मैं एक बार पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। √2 लिखा हुआ है 2 - 1/2 पावर n-1 प्लस 1/2 टू द पावर n-1, और ये लेसर देन और इक्वल टू, ये रेडियस का डेटा होगा, √2 टाइम्स 2 पावर 199 - 1/2 पावर 198। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2√2 है, यहाँ √2 है, और मैंने एक यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि कैलकुलेशन हमारे पास से आसान रहे। यहाँ √2 है, ये 198 है, 199 है, तो एक बार 2 बचेगा, -1/2 पावर 198। ऐसा ही एक्सप्रेशन बनता है। सिंप्लीफाई करते हैं, दे बोथ गेट्स कैंसिल्ड आउट। आप थोड़ा डेटा देखिएगा, अपॉन वाला डेटा है 2 पावर n-1, यहाँ से डेटा बनेगा, यहाँ से आता है -2√2 प्लस 1 आपके पास से डेटा बनेगा, 1 - 2√2, ये डेटा है, ये कैंसिल हो गया है, माइनस यहाँ से √2 आता है, 2 पावर 198 आता है, ये भी डेटा आपके पास से बनता है। सो लेट्स सी क्या डेटा अपने पास आने वाला है। पहली बात तो यहाँ से अगर थोड़ा सा देखें तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि अपने पास एक्चुअल डेटा बने। माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू डेटा अपने पास से बन गया। ये डेटा बनाइए, तो ये डेटा बनता है
2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 एंड 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर 198। ये डेटा अपने पास से आना चाहिए। ठीक, इस डेटा को देखिए क्या है, ये है 2 माइनस 1 बाय रूट 2 और ये है 2 टू द पावर n माइनस 199। ये डेटा मेरे पास आता है। 2 में से 1 बाय रूट 2 जा रहा है, क्या बचा, ये नंबर क्या है, ये आप थोड़ा सोच के देखिए। 2 माइनस, अगर हम इसको देखें तो ये रूट 2 बाय 2 हम लिख सकते हैं और यहाँ है 2 टू द पावर n माइनस 199। ये आपके पास से डेटा है। 1.414 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 0.707 आपके पास से नंबर है। तो आप 0.7 हटाएंगे ना, तो 1293 आपके पास से नंबर बन जाएगा। ठीक है, 1293 है यहाँ पर और ये है 2 पावर n99 आपके पास है नंबर। हमें परमिसिबल n के बारे में बात करना है, क्या फिजिबल होगा। पूछा भी यही है कि नंबर ऑफ ऑल सर्कल्स लेकर आइए, तो यानी ऐसा n क्या होगा जिसके लिए बात पॉसिबल है। अब ये 2 तो है नहीं, ये नंबर कैसा है, 1.2 के आसपास एक नंबर है, तो ये बात कंफर्म है कि 2 की अगर इंटीजर पावर्स बनाई जाए तो वो 2 तक तो पहुंच सकता है, लेकिन ये तो 2 से कम है। तो हुआ क्या होगा कि 1.293 ये 1 और यहां पर ये कहानी हम बना सकते हैं। ये आप देखिए, ये हम बना सकते हैं कि इससे छोटा ये होगा। 2 पर इंटीजर पावर्स हो रही है तो ये 1 के तो इक्वल आने के चांसेस इसके हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ये बात हम यहां से बना सकते हैं। अब इसको आप देखिए, इसके बराबर आ सकता है, चाहे ये इसके बराबर ना आए। और ये है आपका 2 पावर 0। जब आप कंपैरिजन करने जाएंगे ना, तो ये डेटा आपके पास से बनेगा। तो जो n है हमारे पास से, दिस इज गोइंग टू कम एज लेसर देन और इक्वल टू 199। ये हमारे पास से 199 नंबर मेरे पास यहां से निकल के आता है। तो मैक्सिमम यहां पर अगर हम देखें तो हम 199b इसके अंदर सर्कल्स बना सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज b। सो ये 1.293 है, यहां तक तो पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि 2 की आप इंटीजर पावर्स कर रहे हैं। 2 की इंटीजर्स पावर्स क्या बन सकती है, 2 की पावर 0 होगा तो 1 बनेगी, 2 की पावर 2 हुआ तो 2 बनेगा, 2 की पावर 2 हुआ तो 4 बनेगा, 2 की पावर 1 है तो 2 है, 2 की पावर 2 है तो 4 है, 2 की पावर 3 है तो 8 है। तो यहाँ पर ये नंबर जो है 1.293 तो हो नहीं सकता, और इससे चाहते हैं कि कम आए तो वो तो फिर 1 के बराबर ये मैक्सिमम आ सकता है। तो इससे कंपैरिजन कर दिया, 199 वो नंबर हो सकता है। वी आर गोइंग टू मार्क इट एज बी। दिस इज ब्रिलियंट क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस पेपर। जेईई एडवांस 2021 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये है। बहुत बढ़िया सवाल थे, मतलब ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ढेर सारे सवाल जिसके अंदर आपने प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मिक्सिंग देखी, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अच्छे अच्छे रिसोर्स सॉल्व करते रहिए। जो अपने अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बुक्स हैं, दीज आर फॉर यू। पढ़िए उनको अच्छे से, दे आर ऑल सॉल्व्ड, और पढ़ते रहिए। ठीक, जेईई एडवांस 2021 का एक क्वेश्चन है। लेट साई डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू r, साई टू 0 टू इंफिनिटी टू r, f फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू r and g from 0 to infinity to r be the function such that f of 0 is equal to g of 0 is equal to 0. After that, psi x is defined as e to the power minus x plus x is greater than or equal to 0. Psi 2x is defined as x square minus 2x minus 2 to the 2 e to the power minus x plus 2 x is greater than or equal to 0. Similarly, fx and gx, to both other two functions are also defined. Depending upon this, this is the comprehension. तो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दिस नंबर एंड दिस नंबर, और हर ऑप्शन के अंदर 4-4 ऑप्शंस हैं। सिंगल करेक्ट है, ऑल्दो ये इनमें से सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, पर एक एक ऑप्शन को हमें सॉल्व करना होगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, सिमिलरली हियर एज वेल। उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर इन दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए क्या रहा था, आइए हम चेक करते हैं। तो 9.14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले वाले क्वेश्चन को सही कर दिया था, 15 वाले को। वहीं 16 वाले के लिए परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है, 11.14 है। क्या यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग थी, ये भी हम चेक कर लेते हैं। यस, देयर वाज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1, और सही करने पर +3 था। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो रॉन्ग 23% स्टूडेंट ऐसे थे जो घर -1 लेकर गए होंगे, इनको +3 मिला होगा, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको मिला है 0। ठीक है, इससे ये पता चला कि इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल एग्जैक्ट रियल टाइम में जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम को तैयारी किया था,
ये परसेंटेज आप याद रखिए, ये उन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है जो जेई में क्वालिफाई हुए थे। नंबर्स के हिसाब से भी हम बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 12,000 स्टूडेंट ही ऐसे थे जिनका पहला वाला सही हुआ था, 16,000 ऐसे थे जिनका सेकंड वाला सही हुआ था। 95,000 और 86,000 ने तो क्वेश्चन ही नहीं किया। 33,000 38,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन को गलत किया था। तो देखा जाए तो 12,000 और 16,000 जो कि रैंक आती जेईई एडवांस के बाद क्वालिफाई करने के बाद इतनी रैंक दी जाती है, उन्हीं स्टूडेंट्स का सही हुआ था। बाकी आप देखिए 96,000 का तो क्वेश्चन ही गलत सॉल्व हुआ था। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और सीखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बातें पूछी जा रही हैं। चार फंक्शन है साई1 साई2 एफ एंड जी, एफ ऑफ 0 जी ऑफ 0 दोनों के वैल्यू 0 हैं। चारों फंक्शन दे रखे हैं। यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। ये साई1 की बात करते हैं, या एफ और जी की बात हो रही है, साई2 की बात हो रहा है, और यहाँ पर एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा ठीक है, एफ के इंक्रीज होने की बात की गई है, यानी हमें एफ की मोनोटोनिसिटी को डिस्कस करना होगा। एफ वाले फंक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं लिखता हूं एफ फंक्शन हमें दिया गया है, माइनस एक्स से एक्स लिखा गया है, मॉड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर ई पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये डेटा लिखा गया है। थोड़ा समझिए, मॉड टी है, टी स्क्वायर है, ई पावर माइनस टी स्क्वायर। ये जो फंक्शन है ना, ये पूरा इवन फंक्शन है। आप टी को माइनस टी से रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका बड़ा फायदा होगा हमें, तो हम यहाँ पर सीधा 2 टाइम्स लिख सकते हैं जैक प्रॉपर्टी से। यहाँ मॉड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर ई पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी है। आप जानते हैं टी की वैल्यूज कैसी होगी, 0 से लेके एक्स के बीच में, इंटीग्रेशन लिमिट इसी में, और x अपने पास पॉजिटिव में। ऐसा करने की वजह से मॉड टी आपका प्लस टी में ओपन हो जाएगा। ये वाला डेटा, ये अपने पास से डेटा हो गया। 0 से x आता है, इट इज t माइनस टी स्क्वायर, दिस इज द डेटा, x पॉजिटिव है। अब बढ़ना है या घटना है ये इसका डेरिवेटिव बताएगा। 2 टाइम्स यहाँ पर लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर ये 0 आता है। डेटा हमने बना दिया। हमारे पास यहां से 2x कॉमन है, 1 माइनस एक्स और e पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटरवल दिया है 0 से लेके 3/2 में, तो यहां अगर आप देखोगे ये 0 है, यहां 1 आता है, और यहां आएगा 3/2। 0 के आगे ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका तो साइन चेंज होगा। हाफ रख के देखिए तो प्लस आता है, फिर 1 से ज्यादा रखते ही माइनस, क्योंकि 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। 1 माइनस एक्स जो है ये नेगेटिव आएगा। अगर एक से बड़ा वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर फिर हमें, दिस हियर इट इज एन इंक्रीजिंग, और उसके बाद फिर ये डिक्रीज करता है। और हमें इंटरवल दिया है कि 0 से लेके 3/2 तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। दैट्स ए रॉन्ग ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन हमारे पास से गलत आ जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जी के बारे में बात करते हैं। जी को आप देखिएगा 0 से लेके एक्स स्क्वायर है, यहां डेटा लिखा गया है रूट टी ई पावर माइनस टी डी टी, और गिवन है कि एक्स इज पॉजिटिव। जी डैश एक्स निकालने पहुंचे, रूट में एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 0 आता है। x जब पॉजिटिव है तो आप जानते हैं कि मॉड x को फिर हम प्लस x ही रखेंगे, जो कि एक्स स्क्वायर है। डेटा आपके पास है, ये डेटा बन जाता है। अब जैसा हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमें f प्लस जी का सम करके दिया हुआ है, तो फिर हमने भी f डैश एक्स और g डैश एक्स को ऐड कर दिया। f डैश एक्स ये रहा डेटा आपके पास है, 2x माइनस 2x का स्क्वायर है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है 2x का स्क्वायर e पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दो टर्म्स आपके पास से कैंसिल हो जाती है। f डैश एक्स प्लस g डैश एक्स का डेटा 2x आता है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये रिजल्ट आपके पास आ गया है। दोनों साइड अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि हमारे पास ये वाला डेटा बने। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहां से तो बनेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स,
लेकिन ये जो अगला वाला है इसको थोड़ा हमें देखना होगा। ये है 2x e पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को अल्फा लेंगे तो 2x dx की वैल्यू d अल्फा आती है, तो ये 2x dx e पावर माइनस अल्फा d अल्फा बन जाएगा। 2x dx चला गया और इसका इंटीग्रेशन माइनस e पावर माइनस अल्फा प्लस सी। e पावर माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन e पावर माइनस अल्फा विद माइनस साइन। अल्फा को बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना? हमारे पास रिजल्ट बना एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू, अल्फा को वापस रखेंगे, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये रिजल्ट हमारे पास से आता है। अब हमें किसी पर्टिकुलर डेटा पर वैल्यू निकालनी है रूट लॉग 3 पर, लेकिन अभी हमें c नहीं पता, तो ये कंडीशन हमें दे रखी है f ऑफ 0, x की वैल्यू 0 रखी है, तो f ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0 जो कि 0 प्लस 0 बन जाएगा क्योंकि दोनों ही 0 होते हैं, और e पावर 0 प्लस c का वैल्यू 1 आ चुका है। अब आप यहीं पर x की वैल्यू रूट लॉग 3 भी रख दीजिए, तो f ऑफ रूट लॉग 3 प्लस g ऑफ रूट लॉग 3 इट इज द डेटा e पावर माइनस, स्क्वायर करेंगे ln 3 बनेगा, c का वैल्यू 1 है, 1 माइनस लॉग 1 बाई 3 बन जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, 3 पावर माइनस 1 यानी 1 बाई 3। e और ln दोनों कैंसिल होंगे, 1 माइनस 1 बाई 3। आई एम गेटिंग द फाइनल आंसर एज 2 बाई 3। सोचिए एक एक ऑप्शन पे मेहनत करवाई गई है। डी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ए वाला ऑप्शन भी गलत है, 1 बाई 3 दिया है, फाइनल आंसर 2 बाई 3 आता है। 1 बाई 3 दिया है पर फाइनल आंसर कितना आता है? 2 बाई 3 निकल के आता है। तो ए गलत है, डी गलत है। अब बारी है बी और डी, बी और सी की। आपने समझा, पहले एफ एक्स के बारे में एनालिसिस कर लिया, जी एक्स के बारे में एनालिसिस कर दिया, एफ एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता किया, दोनों को सम करके यहाँ पर डेटा निकाला, ए और बी डन। अब दो फंक्शंस और गिवन है, एक है साई 1x, दूसरा है साई 2x। इनके बारे में भी बात करते हैं। तो ये हमारे पास से गलत है, ये वाला भी गलत है। आइए पहले वाले की बात करते हैं। क्या पूछा है? फॉर एवरी x ग्रेटर देन 1 देयर एग्जिस्ट एन अल्फा जो 1 से x के बीच में हो, और ऐसा हो कि साई 1x की वैल्यू 1 प्लस अल्फा x आता है। वहीं पर तो पहले वाले की ही बात करते हैं। देखो देयर एग्जिस्ट वाले क्वेश्चंस तब आते हैं ना, तो यहाँ पर बात ये बनती है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर हो सकता है रोलिस थ्योरम पर हो, या हो सकता है कि ये किसी इस फंक्शन की रेंज के बारे में बात कर रहा हो जिसके बारे में पता करें, है ना। क्योंकि चाहते कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करता है अल्फा जिसके लिए डेटा पॉसिबल होगा। साई 1x की बात करते हैं, ये रहा साई 1x, ठीक है। x की बात ग्रेटर देन 1 के लिए की गई है, ओके। चलिए, तो हमने अभी एक कंसीडर किया एक फंक्शन, लेट्स से देयर इज अ सम फंक्शन, एक फंक्शन पिक करते हैं। आई एम टेकिंग अ फंक्शन tx जो लिखा गया है साई 1x माइनस 1 माइनस अल्फा x। क्या किया? इस पूरे डेटा को इधर ले आया, साई 1x माइनस 1 माइनस अल्फा x करके एक फंक्शन मैंने अज्यूम कर लिया। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, तो हम भी ग्रेटर देन 1 की ही बात यहाँ पर करने वाले हैं। और अल्फा के बारे में भी पता है कि अल्फा जो है वो 1 से लेके x के बीच में है, ठीक। इसके बारे में अगर हम पता करें तो आइए बनाते हैं बात। साई 1x जो है उसका डेटा हम यहाँ पर रख देते हैं, e पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 माइनस अल्फा x, ये साई 1x का डेटा है। डिफरेंशिएट में करने गया e पावर माइनस एक्स प्लस 1 0 माइनस अल्फा, e पावर माइनस एक्स और ये है 1 माइनस अल्फा। थोड़ा आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा अल्फा की वैल्यू तो 1 से बड़ी है, तो ये वाला डेटा आपका नेगेटिव हो गया। एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होते हैं, सामने नेगेटिव लगा दिया, ये भी डेटा नेगेटिव हो गया। दो माइनस मिलके क्या बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाएंगे। यानी मुझे ये पता चला कि टी डैश एक्स तो नेगेटिव आ रहा है, यानी टी एक्स फंक्शन कैसा है? इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो डिक्रीज करने वाला फंक्शन है, ये हमें पता चला, ओके। ये अगर हमें पता चलता है तो देखिएगा जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी
तो Tx की वैल्यू डिक्रीज करता है ना, T1 से कम होगी। कितनी होगी? T1 से, क्योंकि डिक्रीज करता है तो साइन चेंज हो जाएगा। Tx हमने अज्यूम किया हुआ है कितना, उसको लेकर आएंगे psi1x 1 माइनस अल्फा x, T1 रखेंगे यहाँ पर, ये रहा डेटा। अब चाहो जैसा रख लो, psi1 1 माइनस अल्फा, psi1x 1 माइनस अल्फा x, psi1 की वैल्यू रख दीजिए e पावर -1 प्लस 1 माइनस 1 अल्फा, कट गए। और ये क्या क्वांटिटी बन रहा है? 1 बाई ई माइनस अल्फा बनता है। अल्फा कैसा है? ग्रेटर देन 1। वी नो दैट अल्फा इज ग्रेटर देन 1। और 1 बाई ई कैसा होगा? 1 अपॉन 2.71। ये डेटा हाफ से भी कम है, तो ये क्वांटिटी ओवरऑल क्या निकल के आनी चाहिए? दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये जो डेटा है ये नेगेटिव से भी कम है, इट इज नेगेटिव, ये लेसर देन 0 है। तो ये ये हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ये क्या चाहते हैं कि इसको इधर लेकर आने के बाद 0 बनना चाहिए। क्या 0 बन पाएगा? अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो psi1x माइनस 1 माइनस अल्फा x इज इक्वल टू 0। तो क्या कभी ये 0 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ये हमेशा नेगेटिव है। सो दिस कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं बन पाएगा। और ये चाहते हैं कि किसी इसके लिए ये 0 बन जाए, नहीं बन पाएगा। सो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। स्मार्ट क्वेश्चन। तो पूरा फंक्शन अज्यूम किया, डिफरेंशिएट करके देखा कि ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये कॉन्सेप्ट बनता चला गया। तो ये तो एक नेगेटिव नंबर से भी छोटा आने वाला है, तो फिर ये 0 होने का तो चांस ही नहीं है। मैंने बोला आपके मार्क्स तो एक नेगेटिव नंबर से भी कम आए हैं। एक नेगेटिव नंबर मान लिया -1 है, मैंने बोला आपके मार्क्स -1 से भी कम आए हैं, तो डेफिनेटली फिर आपके मार्क्स 0 नहीं आए, क्योंकि 0 तो माइनस से बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि दिस होल क्वांटिटी इज लेसर देन सम नेगेटिव, तो नेगेटिव से भी कम है, सो इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0। अब बारी आती है सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन की बात करते हैं। क्या है सी ऑप्शन में? अब तक हमने देखा ए बी डी गलत हो चुके हैं, और अगर हमने सही सॉल्व किया तो हमारा आंसर भी सी आना चाहिए। तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, और हम तो यहाँ पर वैसे भी कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, तब हम सी की बात करते हैं। तो फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन बीटा, इंटरवल दिया हुआ है 0 से x, सच दैट psi2x की वैल्यू 2x psi1 बीटा -1। ये जो कॉन्सेप्ट है देयर एग्जिस्ट वाला, ये बनाया गया है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कभी लेग्रांजेस की तरफ चले जाते हैं, रोलेस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इंटरवल भी वहां पर दिख रहा है। तो LMBT का स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो f डैश c शुड बी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ऐसा एक स्टेटमेंट हमारे पास से आता है। ये LMBT की थ्योरम है, ठीक है। अब हम इस बात को यहां अप्लाई करना चाहते हैं कि क्या डेटा अपने पास से बनेगा। LMBT ऑन psi2x पर हम बनाना चाहते हैं, तो बात बनेगा इसके लिए क्या है? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आप देखिए psi2x क्या है? एक क्वाड्रेटिक है, नो प्रॉब्लम, एक एक्सपोनेंशियल है, तो बात सही है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इंटरवल वही ले लेंगे जो दिया हुआ है 0 से x के बीच में। तो psi2 डैश बीटा, यहां पर कांस्टेंट c लेते हैं, यहां पर बीटा बोला है तो बीटा की बात करेंगे, इज इक्वल टू psi2x माइनस psi2 0 अपॉन x माइनस 0। psi2 का डेरिवेटिव निकालिए, ये रहा psi2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2, प्लस आपके पास है 2e पावर माइनस x आता है, और 2 का डेरिवेटिव आपके पास है 0 आता है। यहां पर हमें लिखना है x की वैल्यू आती है बीटा, ये है psi2x, 0 पर डेटा इसका निकालिए, x स्क्वायर 0, 2x 0, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। ये डेटा हमें चाहिए। 2 आपने कॉमन ले लिया है, इट इज बीटा -1 e पावर माइनस बीटा,
यहां से आता है साई टू एक्स, ये पूरा खत्म, अपॉन एक्स आता है। साई टू एक्स है, एक्स मैंने कॉमन ले लिया। क्या ये डेटा वही है जो वहां लिखा हुआ है? थोड़ा गौर से देखिए, साई वन एक्स का ई पावर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ साई वन बीटा लिखा हुआ है, एक्स तो बाहर आ गया है, जो 2x बन चुका है मैं बनाता हूं ई पावर माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस वन। गौर से देखिए, साई वन ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कौन है? ये साई वन बीटा ही लिखा हुआ है। जी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। मतलब एग्जाम में कम टाइम में, ऑलरेडी टाइम चल रहा है, चार फंक्शन का एनालिसिस करवा रहे हैं और चारों के बाद हर ऑप्शन पे सबको करेक्ट कर दिया है। देन वी आर मार्किंग दिस एस सी। दिस इज टॉप क्लास क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन जो पूछा गया है, फिनोमिनल क्वेश्चन है, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन ये आपके पास से लिखा गया है ना? लिखा, आपने देखा? तो एलएमबीटीसी के ऊपर ये बेस्ड था, एलएमबीटी का जो स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर। अब आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके पहले हम कुछ रिजल्ट्स जो यहां से निकाले उनको देख लेते हैं। कितने लोगों ने सही किया था वो भी देख लीजिए। 9% स्टूडेंट, यानी 12,956 का सही था जी। क्या रिजल्ट है यहाँ पे वो देख लेते हैं एक बार जी। एफ डैश एक्स की वैल्यू आती है 2x 1 माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और जी डैश एक्स का डेटा है 2x स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो डेटा थे, एफ डैश एक्स आपके पास से लिखा गया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और जी डैश एक्स हमारे पास से आया है 2x स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये दो डेटा हम पिछली बार से लेकर आ गए। क्या पूछना चाहते हैं उस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दो एनालिसिस करने, एक तो साई वन एक्स का, एक साई टू एक्स का, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ए ऑप्शन कहता है कि साई वन एक्स क्या है? साई वन एक्स हमारे पास दिया हुआ है ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डेरिवेटिव निकाला, ई पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये डेटा हमारे पास से आता है। इसके बारे में पता करना है जब x ग्रेटर देन 0 है। आप जानते हैं ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, दिस इज द प्लॉट ऑफ ई पावर माइनस एक्स। तो अगर मैं पॉजिटिव साइड पर बात करता हूं, यहां है पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0, तो देखो ये 1 से छोटा ही रहेगा। सो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी लेसर देन 1, और ये 1 है और ये 1 से छोटा है, तो आपके पास पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब साई वन एक्स आपके पास है, दिस इज पॉजिटिव, यानी साई वन एक्स हम लिख सकते हैं इट इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर x 0 से बड़ा होगा तो साई वन एक्स आपके पास से 0 से ज्यादा वैल्यू रखेगा, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप इसका 0 पर डेटा निकाल दीजिए, साई वन एक्स का 0 पर डेटा ई पावर माइनस 0 प्लस 0, और ये कितना बन गया है? ग्रेटर देन 1। साई वन एक्स इज कमिंग एज ग्रेटर देन 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। क्या रिजल्ट आया? साई वन एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, साई वन एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 बोला है, ये वाली बात गलत है। होना क्या चाहिए? इट इज ग्रेटर देन 1। आया दिया हुआ क्या है? लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाली बात गलत है। चलिए बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी में क्या दिया है? साई टू एक्स के बारे में। साई टू को लेकर आइए। साई टू एक्स आपके पास से लिखा गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 टाइम्स ई पावर माइनस एक्स प्लस 2, माइनस 2 ई पावर माइनस एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका एनालिसिस करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करें कि कब बढ़ता है कब घटता है। ये डेरिवेटिव हमने निकाला,
इट इज 2x माइनस 2 प्लस 2e पावर माइनस x, ये डेटा हमने बनाया। ये क्या बिहेवियर है, थोड़ा अगर आप देखें तो 2 को मैं कॉमन लेता हूं, e पावर माइनस x प्लस x माइनस 1, ये साइवन x है। देखो आप ध्यान से, x प्लस e पावर माइनस x प्लस e पावर माइनस x, ये साइवन x, ये साइवन है। ये साइवन x है, ये लिखा हुआ है। और हमें ये पता है कि साइवन x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो साइवन x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मुझे ये पता चला कि साइ 2 डैश पॉजिटिव आ गया है। इसका मतलब ये निकल के आया कि भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ चुका है। और अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमें पूछा है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा। सो नाउ x अगर 0 से बड़ा है, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू इसके 0 वाले डेटा से ग्रेटर होगी। साइ 2x तो हमें बनाना ही है, इसका डेटा आप 0 पे चेक कीजिए, कहां है फंक्शन, ये रहा फंक्शन, 0 पर डेटा निकालिए। इट इज कमिंग एज 0 माइनस 0 2 e पावर माइनस 0 प्लस 2, ये 0 आता है। मेरे पास ये डेटा आया कि साइ 2x की वैल्यू 0 से ज्यादा आनी चाहिए। हम क्या सॉल्व करवा रहे हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, लेस देन और इक्वल टू 0, दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। x ग्रेटर देन 0 के लिए साइ 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, यहां लेस देन और इक्वल टू 0 बोला है। दोनों ऑप्शंस अपने पास से गलत आए, दोनों ऑप्शंस हमारे पास से गलत आए। अब आगे और कंपैरिजन है, अच्छा खासा कंपैरिजन है, fx और gx को लेके कंपैरिजन है। डेटा आप देख सकते हैं कैसे 1 माइनस e पावर x स्क्वायर क्यूब पावर 7, इन सब के साथ डेटा लिखा हुआ है। सी और डी ऑप्शन की अब हमें बात करनी है। चलिए सीओडी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सीओडी के लिए हमें एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, जो है 2x माइनस 2x का स्क्वायर e पावर माइनस x स्क्वायर, और जो g डैश x है वो हमारे पास से आता है दिस डेटा। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत आ चुके हैं। अब हम चलते हैं fx के बारे में। इस पूरे को हम एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, वी आर सॉल्विंग फॉर दिस फंक्शन, let's take it as some function px, fx, इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं, माइनस 1 प्लस e पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2/5 एक्स पावर 5, ये पूरा डेटा इधर ले आया है, ये डेटा आपके पास लिखा हुआ है ना। और x की वैल्यूज कब से कब तक है, 0 से हाफ के बीच में बात हो रही है, फिर डिस्कस क्या हो रहा है। चलिए डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। p डैश x, यहां से आएगा f डैश x e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां से 2x भी आता है, ये 2x का स्क्वायर है, 2x पावर 4 है। f डैश x का डेटा आप बनाएंगे तो क्या डेटा बनता है वो देखेंगे हम। 2x माइनस 2x का स्क्वायर e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिएगा 2x e पावर एक्स स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट, चला जाएगा। सब जगह से कितना कितना कॉमन है वो थोड़ा देख लेते हैं। 2x का स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये डेटा बनेगा 2x का स्क्वायर 1 आता है, यहां पर भी x का स्क्वायर आता है, ये डेटा बना। आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल है, प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया।
बाकी जो डेटा बन रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, x पावर 4/2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 6/3 फैक्टोरियल एंड दिस गोज ऑन। यहाँ से डेटा अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास है 2x का स्क्वायर है और एक x पावर 4 भी हम कॉमन ले लेते हैं। इट इज कमिंग एज -12 प्लस x का स्क्वायर बाय 6 आता है। ये डेटा बनेगा। आपको पता है कि कौन छोटा है? When x is between 0 and half, जितनी ज्यादा पावर्स करोगे वैल्यू उतनी कम आएगी। So this is going to be a negligible terms, और ये ओवरऑल आपके पास से नेगेटिव बन के आएगा। दिस क्वांटिटी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। -12 यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। या यहाँ भी देख सकते हैं कि इन दोनों में हीरो कौन है, विच विल बी लीड, दिस या ये वाला, या आगे आने वाले। जितने ज्यादा पावर्स होती जाएंगी वैल्यू और उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में है। तो ये दिस विल लीड, ये आपका लीडर रहेगा, ये स्मॉलर रहेगा। तो आपके पास है नेगेटिव फिर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वी आर गेटिंग p डैश x एस लेस देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव क्वांटिटी अपने पास से बनती है। और अगर ये नेगेटिव है, इससे ये पता चला कि px जो है वो तो डिक्रीज करने वाला है। इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर हम यहां पर ये बात करें कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, तो px की वैल्यू आपकी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो लेसर देन और इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब ये पूरा का पूरा मैं px यहां पर लिख सकता हूं कि जो है fx -1 प्लस e पावर -x स्क्वायर प्लस 2/3 x पावर क्यूब माइनस 2/5 x पावर 5 लेस देन और इक्वल टू। अब हमें 0 पर डेटा निकालना है। वो डेटा है f ऑफ 0। 0 पर डेटा निकालोगे तो 0 ही आता है। f ऑफ 0 -1, ये डेटा आपके पास 1, 0 माइनस, ये पूरा डेटा आपके पास से 0 क्रिएट हो जाता है। तो हमारे पास fx की वैल्यू इससे लेसर देन आनी चाहिए, और गिवन क्या है? ग्रेटर देन। ये पूरा क्वांटिटी उधर जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं क्या डेटा बनने वाला है। यहां पर लिखा है ग्रेटर देन, और हमारे पास क्या आने वाला है? लेस देन। तो ये पूरी क्वांटिटी अगर इधर चली भी जाएगी तो लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए। यहाँ गिवन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। मेहनत करवाते करवाते यहाँ तक पहुंच गए, अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। अब हम चाहते हैं डी वाले को सॉल्व करके लेकर आए। प्रोसीडिंग सेम है, इस पूरे को इधर लेकर आएंगे, फिर उसके बाद इसका एनालिसिस शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट सम अदर फंक्शन qx कंसीडर किया, इस पूरे को इधर लेकर आइए। आपके पास से आता है gx माइनस 2/3 x पावर क्यूब प्लस 2/5 x पावर 5 माइनस x पावर 7/7। ये डेटा है, सारा डेटा इधर ले आए। ठीक है भाई, ये चल रहा है। x की वैल्यूज की बात हो रही है 0 से लेके हाफ के बीच में। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, इसका एनालिसिस करना है। इट इज g डैश x माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 6। gx था कितना? gx आपके पास से आया था 2x स्क्वायर e पावर माइनस x स्क्वायर, और ये डेटा आपके पास से एज इट इज बन जाएगा। ये डेटा आपके पास से बना। अब e पावर x स्क्वायर का एक्सपेंशन लिखेंगे 1 माइनस x स्क्वायर, x की पावर 4/2 फैक्टोरियल, x की पावर 6/3 फैक्टोरियल, x की पावर 8/4 फैक्टोरियल। दिस विल गोज ऑन। पिछले वाले में भी हमने एक्सपेंशन किया था, देखो आप यहाँ पर ध्यान से, जो डेटा बना था वहां पर हमने एक्सपेंशन करके ही इसका एनालिसिस करवाया था। यहाँ पर भी हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया अगले वाले में भी, ताकि इजीली देख पाए, क्योंकि x का जो डेटा है वो 0 से हाफ के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सिंप्लीफिकेशन की बात जाए, तो आपको पता चलेगा कि डेटा लिखा है 2x का स्क्वायर, 2x की पावर 4, 2 से 2 चला जाएगा, x की पावर 6
2/6 आपके पास से बनेगा, 2/6 इन द सेंस 2/3 फैक्टोरियल, x की पावर 8, 2x की पावर 10/4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 पावर x पावर 4 कैंसिल, x पावर 4 x पावर 6 से कैंसिल, ये डेटा आपके पास से आता है। वो आप थोड़ा देख के हुए चलिए, कौन लीड करेगा? पावर 10 तो बहुत बड़ा छोटा नंबर हो जाएगा, पावर 8 है, दिस विल लीड, ये ग्रेटर वैल्यू होगी, इट्स स्मॉलर, और जितना ज्यादा आप वैल्यू लेते चले जाओगे छोटा होता ही चला जाएगा पावर, क्योंकि x की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में है, हायर द पावर लेसर द वैल्यू। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी हमारे पास से q डैश x आपके पास से लेस देन और इक्वल टू 0 बनेगा, यानी qx हमारे पास से डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मेरे पास से qx लेस देन और q0 बन जाएगा। qx आपको पता ही है कि gx माइनस जो मैंने लिखा 2/3 x क्यूब प्लस 2/5 x पावर 5 x पावर 7/7, 0 पर डेटा निकाल दीजिए सबका, इट इज g0 सब 0 है, और g की वैल्यू 0 पर भी आसपास देखोगे तो 0 ही जाएगी, वो दिया हुआ g0 is 0, ठीक है। सो दिस होल क्वांटिटी इज 0। तो क्या बात बनी हमारे पास? जी बनी बात, लेस देन और इक्वल टू आ रहा है और यहां पर भी वही साइन है, तो जब ये पूरी क्वांटिटी इस साइड आ जाएगी तो बात बन जाएगी। तो पहले 3 ऑप्शंस हमारे पास से गलत हैं, तो ये वाला सही है। तो कैसा रहा? बिल्कुल धुरंधर सवाल है, जबरदस्त सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन पे जान बसी हुई है, क्योंकि -1 की पेनल्टी भी है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कैलकुलेशन से दोस्ती होनी चाहिए, ठंडे दिमाग से सॉल्व करने के लिए टाइम होना चाहिए, तब जाके आपके पास ये सारी बातें बनेंगी। और सबसे बढ़िया आपके पास एक ऐसा मोटिवेटेड टीचर होना चाहिए, ऐसे रिसोर्स आपके पास होने चाहिए जिनसे आप इन सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाए और प्रैक्टिस के लिए दूसरा ही सवाल भी सॉल्व कर पाए। ऐसे सवाल मेरे कैलकुलस वाली जो बुक है उसके अंदर भरे पड़े हैं, मन से कीजिए, सब सॉल्व भी हैं, और अच्छे से जो प्रिपरेशन आपने सोची है वहां तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। जेई भी क्लियर करके पहुंचना, आईआईटी में जाना कोई चांद पे जाने जैसा नहीं है, जहाँ पर कुछ प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं, इतने सालों से इतने सारे लोग गए हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो डेफिनेटली यू कैन रीच देयर एंड परफॉर्म वेल। मैथ्स का फोबिया हटाइए, बस पढ़ते रहिए। जे एडवांस 2021 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर पूछा है, फाइंड अ नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 2 3 till 2000. Let P be the probability that chosen number is multiple of 3 or a multiple of 7. Then find the value of 500 times P. ये आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है। प्रोबेबिलिटी का ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते ही छोड़ के जाने की बात करते हैं, तो देखते हैं क्या उस टाइम के स्टूडेंट्स ने भी ऐसा ही किया था। तो चलिए अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा 33% स्टूडेंट्स ने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही कर दिया था। 33 इज वेरी गुड नंबर। 33% स्टूडेंट्स ने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही किया, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है एवरेज लेवल तक आया है। तो इसका लर्निंग भी ये है कि किसी भी चैप्टर को बिल्कुल छोड़कर मत चाहिए। क्या पता आपके फेवरेट चैप्टर से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, और जिस चैप्टर को आप छोड़कर गए थे उससे आसान क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाए। तो यहीं पर देखते हैं अनअटेम्प्टेड 8.52 है, 58% ने क्वेश्चन को किया ही नहीं, तो क्या नेगेटिव मार्किंग थी? आइए देख लेते हैं। देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, सही करने पर +4 मार्क्स थे। यहाँ पे इसका तरीका है, आंसर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आएंगे, ये बात स्पेसिफाई किया। चलिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, सॉल्व करते हैं। A number is chosen randomly from the set 1 2 3 से लेके 2000. So टोटल वेज हमारे पास कितने हैं इसको सॉल्व करने के, वो बात करते हैं। एक नंबर को चूज करना है 1 से लेके 2000 तक, तो हमारे पास टोटल वेज हो जाएंगे 2000। Let P be the probability that chosen number is a multiple of 3 और लिखा गया है multiple of 7। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इवेंट्स बना लेंगे। The event A is it is multiple of 3, वहीं पर इवेंट बी हम बना लेंगे, इट इज मल्टीपल ऑफ 7।
3 का डिविजिबिलिटी या मल्टीपल की बात करें तो डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 से लेके 2000 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल है, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, कब तक? तो देखो 2000 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, क्योंकि 2000 की सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं आ रही है। वही अगर मैं बात करता हूँ कि 19, कुछ और मैं 9 भी यहाँ पर ले लेता हूँ, 1998 अगर लेते हैं तो 99 का सम 18 होता है, 3 से डिविजिबल, 1 और 8 फिर से जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। वो कितनी बार डिवाइड होगा ये आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। 3 से डिवाइड कीजिए, 6 टाइम्स 18 आता है, फिर वापस से एक आएगा, 6 टाइम्स 18 आता है, और फिर से 666, यानी 666 टाइम्स इतने नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आता है, और 1 से मल्टीपल शुरू किए हैं तो एक तरीके से इतने नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ये भी हमें पता चल गया। रही बात 7 के लिए, तो 7 की टेबल लिखते हैं, 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 21 8 आएगा। चलिए बात करते हैं इसके लिए 2000 के आसपास कहां पर जाके हम डिवाइड करें, तो आप थोड़ा देखिएगा। 7 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स, तो आपके पास से 14 आता है, 14 आपके पास लिखा तो 6 आएगा। तो आई एम राइटिंग दिस इज 199, इसी के अंदर रहेगा ये भी कभी ना कभी। कब डिवाइड होगा वो हम देख लेते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं 14 टाइम्स, तो 5 9 बनता है, तो 8 टाइम्स 56 आ जाएगा, 3 5 मुझे लिखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग 1995। क्या है 7 से डिविजिबल है, डिवाइड करके आप देख लीजिए। 7 2 टाइम्स 14, फिर 5 आएगा 59, 7 8 जा 56, 3 आया 35 एंड 7 5 जा 35। यस डिवाइडेड। और ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये भी हमने फिगर आउट कर लिया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से बनने वाली है। तो अगर हम देखें यहाँ से n ऑफ a की बात करते हैं तो वो 666 है, n ऑफ b की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास है 285 आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस अगर आप नोटिस करें तो 3 है, और इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो वो अपने पास से 7 आता है। अब आप जानते हैं हमें क्या निकालना है, हमें a कॉमन b। कुछ टर्म्स ऐसी भी होंगी जो 3 का मल्टीपल भी है और 7 के मल्टीपल भी है, और यहाँ भी कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो 7 के मल्टीपल भी हैं और 3 के मल्टीपल भी है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो 3 और 7 से पहला नंबर जो बना है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो पहला नंबर हमारे पास है 21 जनरेट होगा। 3 देखो 21, देखिए यहाँ से 7 3 से डिविजिबल नहीं है, 14 नहीं, अगला नंबर ही हमारे पास है 21 बनता है। और आपको अगर इसका d निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, it's going to be the LCM of D1 and D2। D1 3 है, ये 7 है, दोनों का LCM आता है 21। पहला 21 है, दूसरा 42 बनेगा। 42 आप चेक कर सकते हो, 7 से डिविजिबल है, 7 6 जा 42, और ये 3 से भी डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट 6 आता है जी बिल्कुल। और फिर 21 आप लिखेंगे 63, और ये कब तक चलेगा ये हमें सोचना है। 1995 7 से तो डिविजिबल है, बस इतना चेक कर लो क्या है 3 से भी डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स निकालनी होगी। 9 कितना आता है आपके पास 18, यस डिविजिबल है। 1 and 5 6 आता है, 6 भी डिविजिबल है, यस ये भी डिविजिबल होगा। 1995 आपके पास आएगा। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, देखो 21 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो ये 7 से डिवाइड करने पर इतना आया है। अगर इसको 3 से वो डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने टर्म्स है। So 1995 को बेसिकली आपको 21 से डिवाइड करना है। जब 1995 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 285 आता है। अब अगर मैं इसी को 285 को 3 से और डिवाइड कर दूं, so 95 मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं। तो यस नाउ आई एम हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों में जो कॉमन है इट इज 95। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो और लिखा गया है, तो हमें और वाला ही डेटा निकालना है कि n ऑफ a यूनियन b क्या बनेगा। इट इज n ऑफ a, इट इज n ऑफ b माइनस n ऑफ a कॉमन b, n ऑफ a 666, n ऑफ b 285 एंड इट इज 95। 285 में से 95 हटाएंगे तो 85 से 85 चला गया, 200 आया, और 10 और हटा दीजिए 190। ये 190 आपके पास है, ये 6 आ गया, 856 मेरे पास से नंबर बनता है 856। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए
फेवरेबल आपके पास है 856 है और टोटल आपके पास है 2000 है, बट हम इंटरेस्टेड है 500 टाइम्स पी के अंदर, जो बनेगा 856 अपॉन 2000 इंटू 500। इससे कैंसिल होगा 4 बार, 4 से ऊपर वाले को कैंसिल कर देंगे। द नंबर आई एम गेटिंग इज 214। 214 शुड बी द फाइनल आंसर। आपने देखा 33% लोगों ने इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक के साथ जे की तैयारी कीजिए तो आपको बातें समझ में आएंगी। 214 और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके मतलब हर चैप्टर के एक एवरेज लेवल तक जरूर तैयार कर सकते हैं। सो यू कैन मार्क फॉर 214 एज द फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2021 a question on ellipse is being asked. If let E be the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1 for any three distinct points P, Q and Q dash on capital E, let M, P, Q be the midpoints of line segment joining P and Q, and M, P, Q dash be the midpoint of line segment joining P and Q dash. Then find the maximum possible distance between M and M as P, Q dash are varies on E. कॉनिक सेक्शन चैप्टर के ऊपर इलिप्स के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया, जहां पर स्टूडेंट्स का क्या रिस्पांस था सबसे पहले तो वही हम डिस्कस करते हैं कि उस टाइम पे जब ये स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ताकि हमें एक पता चले कि देखो टीचर और स्टूडेंट में तो हमेशा आपको ये लगेगा कि सर को तो हमेशा ज्यादा आता है, अभी तो हमेशा कम आता है। आपका एक्चुअल एनालिसिस उस टाइम के स्टूडेंट के साथ करते हैं, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। तो लेट्स सी क्या रहा होगा, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। फुल मार्क्स मिले हैं अगर आपको 4 मार्क्स, और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, 0 मार्क्स बाकी सारे केसेस के अंदर, यानी नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं। फिर भी आप देखिए लोगों ने फिर तुक्के लगाए होंगे, पर इन नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप में इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस द आंसर। 18.93 19% स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर किया, वहीं पर 60% स्टूडेंट्स ने इसका गलत आंसर किया। 21 को तो पता ही नहीं चला कि अगर थोड़ा कुछ तुक्का भी लगा देते तो कुछ तो मार्क्स बनने के चांसेस थे, तो उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। अटेम्प्ट नहीं करने के दो तरीके हैं, या तो कॉनिक सेक्शन देख के छोड़ दिया होगा, या फिर एग्जामिनेशन के अंदर टाइम नहीं बचा होगा, या मार्किंग स्कीम ध्यान से नहीं पढ़ी होगी कि हो सकता है -1 मिल जाए, इस वजह से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि कॉनिक सेक्शन के कौन से कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है। Let E be the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. There are 3 points, distinct point P, Q and Q dash are taken on E. तो एक ellipse बनाया गया है, ये मैंने ellipse बनाया। इस ellipse में अगर आप देखें तो इक्वेशन ये है, मेजर एक्सिस होगा इसका A, 4,0 पर 16 लिखा हुआ है, A डैश होगा -4,0, एक बी पॉइंट होगा जो होगा 0,3 क्योंकि अपॉन में 9 है, एक बी डैश होगा 0,-3, और यहीं पर हमारे पास अब 3 पॉइंट्स हैं। लेट्स कॉल इट एज अ पी पॉइंट, लेट्स कॉल इट एज अ क्यू पॉइंट, और एक और क्यू डैश भी हमारे पास लिखा गया है। ये कहीं पर भी आपके पास से 3 पॉइंट्स बनाए गए, क्यू डैश। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। 3 points P, Q, Q dash are taken on ellipse E. M be the midpoint of line segment joining P and Q. P and Q पर एक midpoint लिया है यहाँ पर M, जो PQ का midpoint है। वहीं पर M, P, Q dash भी है लाइन सेगमेंट इसके ऊपर, यहाँ भी एक और पॉइंट है M, दोनों का midpoint है। midpoint को M1, M2 से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, एक नोटेशन लिखा गया है कि M अकेला नहीं है, M, P, Q है, तो P और Q का मिड पॉइंट, और M, P, Q डैश लिखा है, ये P और Q डैश का मिड पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो इसकी हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। सो रिक्वायर्ड थिंग इज ये जो दो डेटा है इनका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है कि M और M डैश का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फेयर इनफ। तो एक ट्राइंगल बन चुका है, ट्राइंगल में 2 साइड्स के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, सामने एक थर्ड साइड भी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा केस हम डिस्कस करते हैं, जिन लोगों को ये बात पता है वो तो ठीक ही बात है, जिनको नहीं पता वो आके समझिए। एक मैंने जनरल केस लिया, ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूँ,
लेट्स कॉल इट एज एन ओरिजिन, और ये हमने एक पॉइंट ले लिया है, लेट्स कॉल इट एज ए साइड लेंथ अल्फा, और ये पॉइंट है आपके पास से बी जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। सिंपल कोऑर्डिनेट के तरीके से आपको समझाना। यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास m पॉइंट यहाँ है, m1 ले लिया, एक मिड पॉइंट यहाँ पर है। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताइए, x1 प्लस अल्फा y2 y1 y2। m1 का कोऑर्डिनेट बता दीजिए, x1 y2 y1 y2, करेक्ट, यही कॉन्सेप्ट। यहाँ भी अब हम क्या करते हैं कि मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की लेंथ निकाल लेते हैं, m1 m2, कि m1 m2 आखिर है क्या। दो साइड्स इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, y1 y2 आप देख सकते हैं। तो लेंथ कितनी बनेगी, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो है x1 प्लस अल्फा y2 माइनस x1 y2, दोनों कैंसिल हो गए, डेटा बन गया अल्फा y2 कैंसिल है, अल्फा y2 आपके पास से आता है। और अल्फा क्या है, अल्फा इज दिस। तो m1 m2 क्या है आपको अगर पता चला होगा, दिस इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो जो हमें चाहिए m ऑफ pq और m ऑफ pq डैश, ये क्या होगा, दिस विल बी द हाफ ऑफ qq डैश। थर्ड साइड इसका, ये थर्ड साइड से हाफ हो जाएगा। और अगर हमें ये ग्रेटेस्ट चाहिए, सोचिए इफ वी आर लुकिंग फॉर दिस टू बी ग्रेटेस्ट, इसको मैक्सिमम करना है तो हाफ को तो क्या मैक्सिमम करेंगे, QQ डैश हमें मैक्सिमम करना होगा। QQ डैश दो ऐसे पॉइंट जो इलिप्स के ऊपर है, इलिप्स के ऊपर दो फार्थेस्ट पॉइंट कहां पर बनाए जा सकते हैं, इलिप्स के अंदर दो फार्थेस्ट पॉइंट बनाए जा सकते हैं जब वो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स बनेंगे। When they are at major point, major axis के एंड पॉइंट यहां बनाइए, ये Q ले लिया, ये Q है, ये Q डैश है, P आप कहीं पर भी बना दीजिए, डजंट मैटर। तो ये आपके पास है QQ डैश, ये मैक्सिमम यहां पर बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये लेंथ 4 है, ये लेंथ भी 4 है, दोनों 4 है, तो मैक्सिमम लेंथ अगर हम बना के देखें तो ये 8 आता है। 8 का हाफ अगर आप बनाएंगे तो फिर आपके पास से 4 आता है। तो 4 इज द फाइनल आंसर। वैसे ये बात कई लोग पता रहती है कि ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली इस लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती है। ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लीजिए। तो यहां से सीधा ही हमें मैक्सिमम चाहिए तो यहां बना दिया। मिनिमम पूछते तो मिनिमम लेंथ आपकी जो होगी वो माइनर एक्सिस के अलोंग आती, तो माइनर एक्सिस पे हम चले जाते हैं, वहां से लेंथ निकाल के लेकर आते। सो गुड क्वेश्चन। अब बताइए कॉनिक सेक्शन से इतना डरने की जरूरत कहां है, सिंपल सी बात पूछी है। लेकिन स्टूडेंट्स एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का नाम सुनते ही भागते हैं। सीखिए, अपने जेई में सेलेक्ट होने के चांस को इतने हल्के में मत लीजिए। थोड़ा सा आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी दोस्ती इनके साथ हो जाएगी, और दोस्ती कराने के लिए माध्यम है आप जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। बस अगर आप मैथमेटिक्स की यहाँ पर रिसोर्स को सॉल्व करते हुए चलते, चाहे वो मेरी कोई बुक हो या वीडियो लेक्चर्स हो, आपकी प्रिपरेशन टॉप क्लास जरूर होती चली जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए। ये स्टूडेंट जे एडवांस 2021, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। फॉर एनी रियल नंबर x, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x if इंटीग्रेशन इज रिटन फ्रॉम 0 to 10 greatest integer root of 10x upon x plus 1 dx। 9 टाइम्स i हमें यहाँ पर निकाल कर बताना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिससे एक पढ़ने वाला स्टूडेंट तो बहुतों का फेवरेट होता है, वहीं पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंटीग्रेशन से डरते हैं। ठीक है, तो चलिए उस टाइम के स्टूडेंट्स का एनालिसिस कर लेते हैं, उनका क्या बिहेवियर था। 7.5% स्टूडेंट्स का ही ये क्वेश्चन सही हुआ था, क्योंकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछा था, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, और 74% स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया, इन्होंने छोड़ दिया, और इतने स्टूडेंट्स का ये सही हुआ। तो क्या सच में इतना डिफिकल्ट है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है और एक इंटीग्रेशन हमें करके दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रोल ये है कि जब जब इसकी वैल्यू अंदर फंक्शन की वैल्यू इंटीजर बनेगी, तब तब हमें उस इंटीजर के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करना होगा। और कब किस फंक्शन की कौन सी वैल्यू बनेगी, इसके लिए उस फंक्शन का एनालिसिस करना जरूरी है कि उसका बिहेवियर क्या है, कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सब एनालिसिस करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को अज्यूम करते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा गया है, जो लिखा गया है हमारे पास है
10x अपॉन x प्लस 1, x की जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 10 के बीच में बात हो रही है। ठीक है, फेयर इनफ, क्योंकि अंडर रूट है तो ऑब्वियस सी बात है पहले से ही पॉजिटिव ही आएगा। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। नाउ आई एम हैविंग 10x अपॉन x प्लस 1। जो डेटा अगर आप थोड़ा बना के देखें, ये प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ऐसा डेटा बनाने के बाद मेरे पास एफ स्क्वायर एक्स आता है, 10 तो अलग हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डेटा बनता है। डिफरेंशिएट करते हैं, 2f(x) आता है, फिर f'(x) आता है, 10 डेटा रहेगा, 1 का 0, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि एक पॉजिटिव डेटा है। पॉजिटिव में अगर हम बात करें एक्स ग्रेटर देन के लिए तो ये पॉजिटिव आता है, और f(x) तो आपको ऑलरेडी पता है कि दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसका मतलब ये पता चला कि f'(x) इज पॉजिटिव। तो f(x) हमारे पास से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो इतना हमें आइडिया लग गया कि जो फंक्शन अंदर लिखा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर के, इसका बिहेवियर बढ़ने का है, इंक्रीज करने का है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये जो फंक्शन है कब कब इंटीजर बनेगा। सो लेट्स अज्यूम दिस डेटा कि कब इंटीजर बनता है। सो आई एम टेकिंग दिस एज सम इंटीजर p। ठीक है, where p is सम इन नेचुरल नंबर या होल नंबर्स की हम बात कर लेते हैं। स्क्वायर करने गए, 10x प्लस 1 आपके पास डेटा बनता है p स्क्वायर, ये 10x आता है, 10x आता है, p स्क्वायर आता है, ये फिर से p स्क्वायर आता है, 10x p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, x हमारे पास से कॉमन आएगा, 10 माइनस 10 टाइम्स, थोड़ा x को हम लेकर आते हैं, यहाँ x है और एक यहाँ भी x लिखा हुआ है। एक सेकेंड, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। देखो यहाँ x था, यहाँ 10x हमने लिख दिया। थोड़ा सही डेटा लिखेंगे तो सही सॉल्व करेंगे, वरना क्वेश्चन कुछ और होगा, हम सॉल्व कुछ और कर देंगे, फिर मार्क्स कुछ और आ जाएंगे, जो IIT सोचा है कुछ और मिल जाएगा या ना भी मिले। 10x अपॉन x प्लस 1, यहाँ पर p स्क्वायर हमने लिखा है, डेटा वी आर गेटिंग 10x एज p स्क्वायर x प्लस p स्क्वायर। ठीक है, आइए बढ़ाएं, क्या डेटा बनता है। x अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास डेटा है 10 माइनस p स्क्वायर की वैल्यू आती है p स्क्वायर। वी आर हैविंग दिस एज p स्क्वायर एंड 10 माइनस p स्क्वायर। हम जानते हैं x पॉजिटिव है, p एक इंटीजर है, p स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो पूरा अटेंशन अब हमारे पास यहाँ आ गया है कि भाई ये तो इंटीजर है, ये डेटा आपके पास से पॉजिटिव होना जरूरी है। दिस डेटा हैज टू बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आपके पास तभी बनेगा जब p की वैल्यू 1 होगी, या आप 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। आपने अगर p की वैल्यू 4 ले ली तो 10 माइनस 16 नेगेटिव डेटा बन जाएगा, वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पता चल चुका है कि इसकी वैल्यू कुछ इंटीजर्स पॉसिबल है। अब वो कौन से इंटीजर्स पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए आएगा, बस ये हमें डिफरेंशिएट करना है, ये हमें पता करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा काम हो चुका है। तो यहाँ पर हमें p के डेटा पता चल गए, p और x में क्या रिलेशन है, वो ये रहा, x और p का रिलेशन, दिस इज द डेटा। सो इफ p इज 0, हमारे पास से x का जो डेटा है वो आता है p स्क्वायर अपॉन 10 माइनस p स्क्वायर, x भी 0 आ गया है। p जब 1 होगा तो आपके पास से 1/9 आता है, p जब 2 है तो x का वैल्यू 4/6 आता है, जो 2/3 है, और p जब 3 बनता है तब x का वैल्यू आपके पास से 9/1 यानी 9 आता है। ठीक है, तो x की अलग अलग डेटास के लिए हमने पता कर लिया क्या बात है। अब आइए इंटीग्रेशन को देखते हैं। So now let's discuss the integration. 0 से लेके x का वैल्यू जब 1/9 होगा, 0 से लेके 1/9 होगा, तो ये जो डेटा है जिसकी वैल्यू इंटीजर में 0 से लेके 1 तक जाएगी, यानी 0 से लेके 0.1, 0.2, 0.3, लेकिन 1 नहीं पहुंचेगा। 1 नहीं पहुंचेगा तो f(x) का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनेगा। अगला इंटीजर 1/9 के बाद ये पहुंचता है 2/3, तो इसके इंटीजर्स वैल्यू किसके बीच में रहेंगे, 1 से 2 के बीच में रहेंगे,
1/3 से 2/3 के बीच में इसकी इंटीग्रल वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगी, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 से लेके 1.1 1.2 1.2 की बिहेवियर इंक्रीजिंग है, फंक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो 1 से लेके यहाँ से 1/9 से 2/3 के बीच में 1 से लेके 2 के बीच में रहेगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनेगा। गोइंग फॉरवर्ड आगे चले, 2/3 से 9 के बीच में अगर आप देखो तो इंटीजर 2 से 3 जाता है, यानी फंक्शन की वैल्यू इंटीजर में 2 से लेके 3 तक पहुंचेगी, यानी 2 2.1 2.2 2.3 2.999 तक पहुंचेगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा अपने पास से 2। लेकिन फंक्शन का बिहेवियर हमें पता है, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ता चला जाएगा। 9 पहुंचने के बाद हमें भी और इंटीग्रेशन करना है 9 से लेके 10 तक, पर इसमें 3 के आगे किसी और इंटीजर पे नहीं जाएगा। 3 पहुंचने के बाद बिहेवियर इंक्रीजिंग का ही होगा और बढ़ेगा, तो 4 नहीं पहुंचेगा। 4 पहुंचने पर ये नेगेटिव आ जाता है, x नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये 3 से 3 पॉइंट जितना भी जाता हो 4 नहीं पहुंचेगा। अब 3 से 4 से बीच में अगर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास है 3 बनेगा। ये इंटीजर ये 0 है, ये x आएगा, ये है 1/9, ऊपर आएगा 2/3, ये 2x है, ये है 2/3, यहां से आता है 9, ये है 3x, ये 9 आता है और ये 10 आता है। 2/3 1/9 आता है, 9 - 2/3 आता है, 3 आता है, 10 - 9 आता है। चलिए इस डेटा को बना लीजिए, इसके अकॉर्डिंग अब हम बना लेते हैं क्या डेटा अपने पास से आएगा। 9 एलसीएम लेंगे तो आपके पास है 6 - 1 is 5। यहां से आप देखिएगा 27 - 2 is 25, 25 का डबल आप कर दीजिए 50 बनता है, 50/3 प्लस 10 - 1 is 1, इट इज 3। 9 एलसीएम है, यहाँ 5 है, ये 150 है, 27 है, ये i है। 9 टाइम्स i हमारे पास आने वाला है कितना, ये 32 है, थोड़ा सा आराम से इसको चेक कर लेंगे। 32 182 मेरे पास से नंबर बनता है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो 9i ही हमसे पूछा गया है, 9i का डेटा हमारे पास से आ रहा है 182। ठीक है, मैं ठीक लिखा हूं, ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 6 - 1 is 5। ठीक है ना, कभी अगर लास्ट में आके कैलकुलेशन गलत हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है इस सवाल को करने का, आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले। मार्क्स तभी मिलते हैं जब कॉन्सेप्ट प्लस टाइम आपका ठीक हो और कैलकुलेशन भी बेटर हो, तब जाके आपको मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। टाइम ज्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन बेकार है, तो फिर तो आप आंसर तक पहुंच नहीं सकते हैं। 3 से हमने लिया 150 27 32 182, यस 182 वी विल मार्क एज द फाइनल आंसर। तो क्या इतना डिफिकल्ट था? तो अगर आप कोशिश करेंगे और इस तरह का मटेरियल सॉल्व करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली जेई के आसपास, जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है,
मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।